अध्याय 31 3 दिन बाद दान राजा गूहे को चुनौती दें। ये शब्द अभी मेरे मुंह से निकले ही थे। ज़ियाओ बाई को इसका पछतावा हुआ और वह खुद को 2 बार थप्पड़ मारना चाहता था। कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसी बात नहीं कहेगा। उसने तो यूं को अपने साथ स्नान करने के लिए आमंत्रित करने का भी साहस किया। मुझे डर है कि मुझे आपकी तीसरी टांग तोड़नी पड़ेगी। नहीं, यूं को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने बहुत धीरे से कहा, तो नहाना जारी रखो। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। बस बात यह है कि गति सामान्य से कुछ अधिक है। ये पुष्टि करने के बाद कि यूं वास्तव में चली गई थी, ज़ियाओ बाई ने आखिरकार राहत की सांस ली। यह क्या बदतमीजी है। ज़ियाओ बाई को अचानक से डर महसूस हुआ और वह आत्मा तालाब की ओर वापस मुड़ा। वह सुंदर लड़की के साथ संवाद करने वाला था, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वह जा चुकी थी। लोग कहां हैं? ज़ियाओ बाई उलझन में थी। यहाँ किए जाने वाले जादू के कर्तव्यों के बारे में क्या कहना है? अचानक परिवर्तन। ज़ियाओ बाई ने जल्दी से चारों ओर खोज की। आप इसे चाहे जैसे भी कहें, ये लड़की भी पहली बार सेक्स कर रही है और वह उसकी औरत है। वह अचानक कहीं से कैसे प्रकट हो सकता है और अचानक कैसे चला जा सकता है? शुरू से अंत तक तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। 1/4 घंटे बाद ज़ियाओ बाई आत्मा तालाब के पास कमजोरी से बैठी थी। उसने परी महल को उलट-पुलट कर दिया, लेकिन फिर भी वह लड़की नहीं ढूंढ सका। ऐसा लगता है कि अगर मैं उसे ढूंढना चाहता हूं तो मैं केवल लॉन्ग एओटियन से ही पूछ सकता हूं। सोचते हुए ज़ियाओ बाई को अचानक पता चला कि उसके दिमाग में 2 सिस्टम प्रॉम्प्ट बचे हुए थे। छिपे हुए मिशन को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई, महिला भाई को पत्नी में बदलना। सिस्टम इनाम प्राप्त करें, 9 सितारा डूजोंग लड़ाकू शक्ति अनुभव का तारांकन 3। इन 2 सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखकर ज़ियाओ बाई जहां था वहीं दंग रह गया। एक महिला भाई को पत्नी में बदलने का क्या मतलब है? ज़ियाओ बाई को बस अपना सिर भनभनाता हुआ महसूस हुआ। महिला भाई, लॉन्ग एओटियन। ओह नहीं, क्या आप गंभीर हैं? यह आदमी लॉन्ग एओटियन वास्तव में एक महिला है। पुरुषों के कपड़ों का बॉस। अच्छा काम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी कल मेरे मजाक को गंभीरता से लेगा। एक भाई के रूप में वह वास्तव में बहुत कुछ दे रही है। ज़ियाओ बाई बहुत देर तक चुप रहा और उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। ये भावना बहुत जटिल है, कोई भी नहीं समझ सकता। हम भाई बनने को राजी हो गए, लेकिन उसी दिन ये रिश्ता टूट गया। क्या इसके बाद जब हम मिलेंगे तो ये बहुत अजीब नहीं होगा? अगले 1 महीने तक ज़ियाओ बाई ने खुद को जियानलिंग पैलेस में बंद कर लिया। बस सचमुच बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। अपने भाई के साथ ऐसा करना बहुत शर्मनाक है। आज तक यूं फिर आया। ज़ियाओ बाई, क्या तुम भावनात्मक रूप से आघातग्रस्त हो? तुम पहले से ही बड़े हो, तुम्हें समझना चाहिए कि भावनाओं को मजबूर नहीं किया जा सकता। यूं ने सलाह के बहुत सारे शब्द कहे, लेकिन ज़ियाओ बाई ने एक शब्द भी नहीं सुना। समुद्र के राजा के रूप में, ओह नहीं, समुद्र के देवता। वह प्यार से कैसे आहत हो सकता है? बात बस इतनी थी कि लॉन्ग एओटियन की स्थिति बहुत शर्मनाक थी। ओह, ये सही नहीं है। यूं ये कैसे सोच सकता था कि वह प्यार में निराश था? मास्टर, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। ज़ियाओ बाई ने कड़वी मुस्कान के साथ एक कहानी गढ़ी। मैं हाल ही में सिर्फ गोलियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। क्या आप गोलियां बना सकते हैं? यूं के निर्दोष चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। ज़ियाओ बाई ने पहले कभी इस मामले का जिक्र नहीं किया था। मैंने सुना है कि गूहे अपने गुरु की वजह से यूनान संप्रदाय में रहने को तैयार है। ज़ियाओ बाई ने अचानक कहा। ये सच है। ज़ियाओ बाई को अचानक इस मामले को उठाते देख यूं ने आंख भरी और कहा, यूनान संप्रदाय को उसकी छठी रैंक के कीमियागर की जरूरत है। इसे आपके गुरु ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था और मुझे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उपकार तो स्वामी का होता है, परंतु लाभ तो संप्रदाय का होता है। ज़ियाओ बाई ने गंभीरता से कहा, यह मास्टर के लिए उचित नहीं है। यूं ने जिस महान गुरु का उल्लेख किया वह कोई और नहीं बल्कि यूनान संप्रदाय के पूर्व नेता यूनशान थे। मूल उपन्यास में यूनशान ने सोल पैलेस की शक्ति की मदद से डूजोंग स्तर को तोड़ दिया, लेकिन अंततः नायक द्वारा मारा गया। इसे छोटा बॉस माना जा सकता है। सच कहूं तो ये बुरा आदमी सचमुच बेशर्म है। अवसर ढूंढो और इस बुरे आदमी को मार डालो। आखिरकार अब उसके पास 3 9 सितारा डूजोंग अनुभवकार हैं। यूनशान को मारना आसान है। संप्रदाय के लिए यदि मैं अपना जीवन भी बलिदान कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं को सोचा, उसकी त्वचा हाथी दांत की तरह सफेद और चमकदार थी। उसका चेहरा बेहद सुंदर था। यदि वह संप्रदाय से बंधी न होती तो शायद वह पहले ही डूजोंग क्षेत्र में पहुंच चुकी होती। भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से महान होंगी। ज़ियाओ बाई ने अपने सामने यूं को देखा और गंभीरता से कहा, मैं मास्टर के लिए स्थिति को बदलना चाहता हूं। 3 दिन बाद मैं गूहे के साथ कीमिया में प्रतिस्पर्धा करूंगा। यह अनौपचारिक शब्द सुनकर यूं का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसने अविश्वास से ज़ियाओ बाई को देखा और अपना ज़हर हाथ धीरे से ज़ियाओ बाई के गाल पर रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या ज़ियाओ बाई को कोई मानसिक समस्या है। चिंता मत करो, मेरे दिमाग में कोई खराबी नहीं है। ज़ियाओ बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मास्टर मुझ पर एहसान करें और संप्रदाय से बंधे रहें। गुरुजी, जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। इतनी दूरी पर भी ये 3 वाक्य दिल को छू गए। यूं का दिल तुरंत उलझन में पड़ गया। ज़ियाओ बाई ने अपनी जीत का पीछा करना जारी रखा और धीरे से कहा, मैंने मास्टर को जो अमृत दिया था वह मैंने व्यक्तिगत रूप से बनाया था। मास्टर, मेरे साथ विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे कभी ले लो। आखिरकार मैं अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए मास्टर पर भरोसा करता हूं। शब्दों की यह श्रृंखला सुनने के बाद यूं पूरी तरह से दंग रह गया। यह एक ऐसी देखभाल थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ये बहुत गर्मजोशी और आश्वस्त करने वाली थी। गूहे, वह छठी कक्षा का कीमियागर है। भले ही आप छठी कक्षा की शाही गोली को परिष्कृत कर लें, फिर भी उसे हराना आसान नहीं होगा। यूं ने धीरे से याद दिलाया। ज़ियाओ बाई ने हल्के से मुस्कुराया, फिर एक पतली उंगली बढ़ाकर धीरे से यूं के माथे को छुआ और प्यार से कहा, अगर छठी कक्षा की गोली पर्याप्त नहीं है तो मैं 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करूंगी। ये सुनकर यूं पूरी तरह से हैरान रह गई। 7वीं कक्षा का अमृत। यूं की आंखें चमकीली थी, उसकी त्वचा परियों की तरह सफेद थी और उसका सुंदर शरीर चमक रहा था, मानो वह इस दुनिया में नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब और कहां, एक 7वीं कक्षा के कीमियागर की स्थिति एक साधारण डूजोंग के लिए अतुलनीय है। भले ही वह सिर्फ 7वीं कक्षा का जूनियर कीमियागर हो, लेकिन उसकी प्रसिद्धि और संपर्क अधिकांश डूजोंग से अधिक है। जब तक वह अमृत का उत्पादन कर सकता है, तब तक उसे अपनी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए एक दर्जन डूजोंग ढूंढने में कोई समस्या नहीं होगी। पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 7वीं कक्षा का कीमियागर मिलना मुश्किल है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना दुर्लभ है। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारे लिए 7वीं कक्षा के अमृत को परिष्कृत करना कैसे संभव है? यूं की पलकें बहुत लंबी हैं और होंठ चमकीले लाल हैं। हालांकि वह शुद्ध और असाधारण है, लेकिन उसके पास एक तरह का आकर्षण भी है जो अनजाने में लोगों के दिलों को मोह लेता है। इस बिंदु तक उसे पूरी तरह से विश्वास भी नहीं था कि ज़ियाओ बाई छठी कक्षा की युवान की गोली को परिष्कृत कर सकती है। 7वीं कक्षा की गोली की तो बात ही छोड़िए। मुझ पर विश्वास करो। ज़ियाओ बाई बहुत शांत था क्योंकि उसे यह आत्मविश्वास था। हालांकि वह थोड़ा चिंतित था कि 7वीं श्रेणी के अमृत को परिष्कृत करने के बाद कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। लेकिन सौभाग्य से 9 स्टार डूजोंग एक्सपीरियंस कार्ड ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। अल्पविराम। इस दिन मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल को एक चुनौती पत्र भेजा गया। विषय वस्तु संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली है। 3 दिन बाद ज़ियाओ बाई दुकान तोड़ने आया। अल्पविराम। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरा यूनान संप्रदाय फिर से उबल रहा था। इतना ही नहीं, शाही राजधानी में भी हंगामा मच गया। यूनान संप्रदाय का युवा गुरु वास्तव में दान राजा गूहे को चुनौती देना चाहता है और ये दवा शोधन के क्षेत्र में है। ये खबर निस्संदेह विस्फोटक है। यहां तक कि लॉन्ग एओटियन ने भी, जिसने ये समाचार सुना था, किसी और चीज की परवाह नहीं की और चेहरे पर चिंता भरी नजर लिए सीधे जियानलिंग पैलेस की ओर भागा। ये बेवकूफ। अल्पविराम। पीस 1। मैंने पुस्तक का कवर बदल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कवर पाठकों को आकर्षित नहीं कर रहा है। यदि आपके पास कोई अच्छा कवर है तो कृपया उसकी अनुशंसा करें। पीस 2। पुनः भेजें, स्थिति गंभीर है। ये पुस्तक वर्तमान में प्रतियोगिता में है। यदि पठन और संग्रह की संख्या आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है तो इसे रद्द करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कृपया इसे देखें और जब आपके पास समय हो तो इसके लिए वोट करें। मैं अमीर नहीं बनना चाहता, नहीं मैं इस किताब को लिखना अपना काम बनाना चाहता हूं। मैं बस यह नहीं चाहता कि यह किताब इतनी जल्दी खत्म हो जाए।
आखिरकार मेरे पास लिखने के लिए अभी भी बहुत सारे विचार हैं। गंभीरता से, दुनिया गिरने वाली है। जो लोग दुनिया को बचाना चाहते हैं, कृपया खड़े हो जाएं। 32 अध्याय 32 मैं उससे शादी करना चाहता हूं और तुम गर्भवती हो। भाई, मैंने सुना है कि आप 3 दिनों में डैन किंग को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। जैसे ही लॉन्ग एओटियन ने परिमहल में कदम रखा, वह पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका, डैन वांग छठी कक्षा का कीमियागर है। आप ऐसा करने के लिए बहुत लापरवाह हैं। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो क्या मैं उसे माफी मांगने के लिए आपके साथ जाऊं? उसकी नजर में जियाओ बाई, जो इतनी छोटी थी, कभी भी गुहे का मुकाबला नहीं कर सकती थी। निस्संदेह, अब दूसरे पक्ष को चुनौती देना मूर्खतापूर्ण होगा। लॉन्ग एओटियन, जियो बाई ने लॉन्ग एओटियन के वीर रूप को देखा, लेकिन उस दिन लड़की की सुंदर आकृति उसके दिमाग में उभर आई। मैं ये कहना चाहूंगा कि वह पुरुषों के कपड़ों के बिना अधिक अच्छी लगती है। ये जानने के बाद कि उस दिन वह लड़की लॉन्ग एओटियन थी, वह लॉन्ग एओटियन को अजीब नजरों से देखता है। दूसरे पक्ष के हाव भाव को देखकर यह स्पष्ट है कि वह अभी भी मेरे साथ नाटक जारी रखने के लिए तैयार है। जियो बाई उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सकी। भाई एओटियन, आप अंततः यहां आ गए। जियाओ बाई उत्साह से आगे बढ़ा, दूसरे व्यक्ति को गले लगाया और फिर अपना दाहिना हाथ दूसरे व्यक्ति के कंधे पर रख दिया। उसने अपना सिर लॉन्ग एओटियन के कान के पास ले जाकर धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने ही उस दिन मेरे लिए लड़की का इंतजाम किया था? उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग एओटियन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ बाई को गुहे के साथ प्रतिस्पर्धा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने उस दिन जो हुआ उसके बारे में बात की। उलझन में वह केवल चावल पर चोंच मारती हुई लड़की की तरह से हिला सकती थी। आखिरकार अब उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अच्छा लड़का, अच्छी क्लास। जियाओ बाई ने लॉन्ग एओटियन की छाती थपथपाई और नशे में कहा, मुझे उस लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया था और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह गायब हो गई। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? तुम उससे शादी करना चाहते हो? जब लॉन्ग एओटियन ने ये सुना तो उसका चेहरा तुरंत शर्मिंदगी से लाल हो गया। मेरे दिल में अजीब सी भावनाएं एक बांध के फटने की तरह उमड़ पड़ी। वह भी उसका पहला मौका था। उसने सोचा कि जब तक वे इस बारे में फिर से बात नहीं करेंगे, वह और जियाओ बाई धीरे-धीरे इस बारे में भूल जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियो बाई को मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा। क्या तुम अभी मुझसे शादी करने के लिए दृढ़ हो? तो उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद जियाओ बाई ने खुद को 1 महीने के लिए परिमहल में बंद कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह खुद को खो रहा था? लॉन्ग एओटियन की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई महान रहस्य खोज लिया हो। इस विचारधारा के अनुसार सब कुछ आसानी से समझाया जा सकता है। हालांकि उसके मन में जियाओ बाई के लिए कुछ भावनाएं थी, लेकिन उसके कंधों पर बोझ बहुत भारी था। मुलान साम्राज्य अब मुलान घाटी द्वारा दबा दिया गया है और उसके पिता की कोई संतान नहीं है, इसलिए उसे मुलान साम्राज्य को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। बच्चों के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं होना चाहिए। वह अंततः जियाओ बाई को निराश कर सकती है। इस जीवन में हम केवल भाई ही हो सकते हैं। इस समय लॉन्ग एओटियन थोड़ा दोषी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। मैं भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं। उसने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया। उस दिन के बाद वह गायब हो गई। गुम। जियाओ बाई ने हल्की सी आह भरी और कड़वी आवाज में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस दिन मैं बहुत ज्यादा कठोर हो गया था और लड़की को डरा दिया था? जब लॉन्ग एओटियन ने ये सुना तो उसके मन में अचानक बिखरे हुए टुकड़े उभर आए और उसके सुंदर गाल और भी लाल हो गए। जैसे ही वह उसे मनाने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, उसने पाया कि जियो बाई हॉल के केंद्र में आ गई थी और अकेले शराब पी रही थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और वह अपने आप से बुदबुदाया, मैंने प्रकाश की एक किरण देखी, लेकिन वह मंद हो गई, फिर चमकी, फिर बुझ गई। ये सुनकर लॉन्ग एओटियन भावुक हो गए। ऐसा लग रहा था कि वह इस वाक्य के मूड में थी और व्यक्तिगत रूप से दुख महसूस कर रही थी। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने जियो बाई को अब धोखा न देने का फैसला किया। वास्तव में, दरअसल मैं सब कुछ जानता हूं। जियो बाई ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, अगर मैं गुहे को हरा सकता हूं तो तुम मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दोगे। लॉन्ग एओटियन की खूबसूरत आंखों में लहरें थीं। एक पल सोचने के बाद उसने भारी सिर हिलाया और फुसफुसाया, हम अल्पविराम। वरक्राफ्ट पर्वत, नीले आकाश के ऊपर लगातार तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव के कारण धीमी गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। जियो यान, जो दूरी पर राक्षसों का शिकार कर रहा था, सदमे से बहरा हो गया। उस दिन जब से उसे जियाओ बाई ने समर्थन के लिए बुलाया था, तब से वह मॉन्स्टर पर्वतों में प्रशिक्षण के दौरान याओलाओ का अनुसरण कर रहा है। उनकी साधना में भी बहुत तेजी से सुधार हुआ है और अब वह पहले से ही 3 सितारा सेनानी है। ये कहा जा सकता है कि यह एक बड़ी छलांग है। गुरुजी, क्या वे 2 सबसे शक्तिशाली लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं? जियो यान दूर आसमान की ओर देखता रहा। वहां नीले और लाल रंग ने लगभग आधे आकाश को भर दिया था और यहां तक कि सफेद बादल भी 2 रंगों के प्रकाश में दिखाई दे रहे थे। जियाओ यान के बगल में खड़े होकर याओलाओ ने दूर क्षेत्र में लड़ाई को देखते हुए थोड़ा मुंह से कुड़ी और खुद से फुसफुसाया, वो महिला और बैंगनी क्रिस्टल पंख वाला शेर राजा दोनों रूहान स्तर पर हैं, इसलिए युद्ध का दृश्य स्वाभाविक रूप से शानदार है। जियो यान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उनकी लड़ाई देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पिछली सभी लड़ाइयां सिर्फ घर-घर की लड़ाई थी। वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति बनने से पहले उसे अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। मैं अभी यह नहीं जानता कि जियाओ बाई अपनी साधना में किस स्तर तक पहुंच गया है। चलो, मैं तुम्हें सचमुच शक्तिशाली लोगों के बीच की लड़ाई करीब से दिखाने ले चलता हूं। याओलाओ ने अपना हाथ हिलाया और उसका शरीर प्रकाश की एक किरण में बदल गया और जियो यान के शरीर में जा लगा। अचानक एक गहरी सफेद ऊर्जा ने उसे घेर लिया। इस दौरान मैं आपके शरीर को नियंत्रित करूंगा। ये कहने के बाद गहरी सफेद ऊर्जा बड़ी और जियो यान के शरीर के साथ बाहर निकल गई। अल्पविराम, इस समय वह महिला जिसने आकाश में नीलम पंख वाले शेर राजा के साथ लड़ाई की थी। ये यून था। गलती से यह जानने के बाद कि 7वीं श्रेणी का अमृत जिसे जियाओ बाई 3 दिनों में परिष्कृत करने जा रही थी, उसमें अभी भी बैंगनी आत्मा क्रिस्टल की कमी थी। उसने गुप्त रूप से यूनान संप्रदाय को छोड़ दिया और जियाओ बाई को आइटम को जब्त करने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में चली गई। उसने एक सादी पोशाक पहनी हुई थी जो उसके मोटे शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसने एक अजीब सी दिखने वाली तलवार पकड़ी हुई थी जो हरे रंग की चमक छोड़ रही थी। उसके काले बाल एक शानदार फीनिक्स हेयर एक्सेसी में बंधे हुए थे। उसका सुंदर चेहरा शांत और शांतिपूर्ण था। उसने बिना कोई डर दिखाए अपनी तलवार खींची और प्रत्येक तलवार की ऊर्जा अपने साथ एक हिंसक सी जैसी ध्वनि लेकर आई जो पागलों की तरह नीलम पंख वाले सिंह राजा की ओर बढ़ रही थी। जहां भी तूफान गुजरा, नीचे का जंगल पीली मिट्टी की एक पट्टी में तब्दील हो गया। साफ आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजती रही। अल्पविराम, मुझे नहीं मालूम कितना समय बीत गया है। रात हो जाती है, देवताओं की गोधूली की तरह। कुछ हद तक कठोर धातु जैसी चिरमराहट की ध्वनि के साथ यून अंततः पराजित हुई और उसने थोड़ा सा खून थूक दिया। उसके गाल थोड़े पीले पड़ गए थे। उसका शरीर अचानक पीछे मुड़ गया। उसके हरे पंख फड़फड़ाने लगे और उसका शरीर अचानक अजीब तरह से चमक उठा और तुरंत क्षितिज में गायब हो गया। इनतिस पंख वाला शेर राजा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी जानलेवा मंशा से भरी क्रूर दहाड़ पूरे वरक्राफ्ट पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी थी। मुझे खोजो, तुम्हें वह मानव स्त्री अवश्य मिलनी चाहिए। अल्पविराम, जबकि पूरे पहाड़ पर राक्षस उस रहस्यमयी महिला की खोज में लगे हुए थे। हालांकि याओलाओ के मार्गदर्शन में जियो यान गुप्त रूप से उस स्थान पर पहुंच गया जहां यून किसी भी राक्षस को भयभीत किए बिना था। मैंने इसे झरने के नीचे नदी में देखा। वहां सादे कपड़ों में एक खूबसूरत महिला तैर रही थी। उसकी बंद आंखें और पीले गाल देखकर लोगों को पता चल रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल है। उस दुबली पतली आकृति को देखते हुए जियो यान ने अचेतन रूप से अपनी लार निगली और फिर हल्के से कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आप मुझसे मिले। ये कहने के बाद वह तेजी से पानी में उतरने और सादे स्कर्ट वाली महिला को उठाने के लिए तैयार हो गया। 33 अध्याय 33। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, मुझे इसे करने दें। इस तरह का काम बहुत जोखिम भरा है, मुझे ये करने दो। अचानक कुछ ही दूर से एक उदासीन आवाज आई। कौन? इससे पहले कि जियो यान प्रतिक्रिया कर पाता, अचानक एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। जिस क्षण उसने दूसरे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, जियो यान ने अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण खो दिया और गुस्से से चिल्लाया, जियो बाई। ये सही है, आने वाला व्यक्ति जियो बाई है। ये जानने के बाद कि यून ने यूनान संप्रदाय छोड़ दिया है, वह तुरंत उसके पीछे चला गया। मुझे तो बस इस बात का डर है कि छठा भाई जियो यान आकर स्थिति का फायदा उठाएगा। वह यून को गुफा में ले गया, कामोद्दीपक औषधि की एक बोतल निकाली और उसका फायदा उठाया। सौभाग्यवश वह महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया। मुझे कहना होगा, नायक नायक है। कथानक बहुत बदल गया है, लेकिन वह अभी भी संस्करण के अनुसार खेल सकता है। अगर मैंने समय रहते इसकी खोज नहीं की होती तो यून सचमुच ही मर गया होता।
इस पर विचार करें। जियोबाई को अचानक किंगशान टाउन की छोटी मेडिकल परी का ख्याल आया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे इस बच्चे जियाओयांग ने पकड़ लिया है? लगता है मुझे बाद में जाकर देखना पड़ेगा। आखिरकार नायक का प्रभामंडल अभी भी बहुत शक्तिशाली है। क्या जियाओबाई, अब तुम्हें मुझे कबीले का नेता कहना होगा? जियोबाई ने जियोयांग के कंधे पर थपथपाया, मन मुस्कुराए और कहा, युवक, तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे करने देना होगा। ऐसा कहने के बाद जियोबाई ने यूयुंग को एक राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में पकड़ लिया, फिर बिना पीछे देखे मुड़ गया और चला गया। थोड़ी देर में वह पहले ही जियोयांग के सामने से गायब हो चुका था। जियोयांग जी, ये तुम्हारे लिए बुरी बात नहीं होगी। याओ लाओ ने जियोयांग के कंधे पर थपथपाया और सांत्वना देते हुए कहा, आखिरकार इस महिला को अब पूरे मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के राक्षस चाहते हैं। यदि आप उसे बचाते हैं तो यह आसानी से आपको परेशानी में डाल देगी। जियाओयांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें अपमान से भरी हुई थीं। एक पल की चुप्पी के बाद उसने अनिच्छा से कहा, ऐसा क्यों है कि जब भी मैं कुछ करता हूं तो वह हमेशा सामने आ जाता है। अल्पविराम। दूसरा पहलू, अपने मन में उपन्यास के अंशों के रिकॉर्ड के आधार पर जियोबाई ने यूयुंग को उस चट्टान तक पहुंचाया जो उपन्यास जगत में प्रसिद्ध थी। चट्टान से नीचे गिरो और खजाना पाओ, इसे इस उपन्यास का क्लासिक कथानक कहा जा सकता है। ये यही होना चाहिए। जियोबाई ने उस अजीब चट्टान को देखा और खुद से बुदबुदाया। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे तो समझ लीजिए कि नीचे एक ऐसी गुफा छिपी हुई है जिसे ढूंढ पाना कठिन है। जियोबाई ने सबसे पहले यूयुंग को उसकी चोटों को स्थिर करने के लिए कुछ उपचार की गोलियां दी और फिर उसने अपने पैर की उंगलियों को हल्के से टैप किया और खड़ी चट्टानों पर उड़ गया। कुछ ही देर में वे चट्टान के आधे रास्ते तक पहुंच गए। इधर उधर देखने के बाद जियोबाई को वह अंधेरा स्थान मिला और वह वहां पहुंची। हंसना, हवा में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और एक विशाल चट्टान सांप नीचे झपटा। जियाओबाई ने सांप के सिर पर एक मुक्का मारा, बूम बूम। एक क्षण में सांप का सिर टूट गया और उसका विशाल शरीर सीधा चट्टान से नीचे गिर गया। जियाओबाई गुफा में और भी अंदर चला गया। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने एक पत्थर का दरवाजा देखा जिसमें से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। ये बात है, जियोबाई मन मुस्कुराया, फिर पत्थर के दरवाजे के नीचे एक छोटा सा उभरा हुआ स्थान ढूंढा और अपनी उंगली से थोड़ा दबाया। चरमराहट की आवाज के साथ पत्थर का दरवाजा धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। जियोबाई ने यूयुंग को पकड़े हुए पत्थर के गेट में कदम रखा और उसकी दृष्टि अचानक व्यापक हो गई। पत्थर के द्वार के अंदर एक विशाल पत्थर का कक्ष है। पत्थर के कक्ष के मध्य में एक कुर्सी है और उस कुर्सी पर एक मुरझाया हुआ कंकाल बैठा हुआ है। सूखी हड्डियों के सामने नीले पत्थर का एक चौड़ा और लंबा मंच था जिस पर 3 पत्थर के बक्से करीने से रखे हुए थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा उपन्यास में वर्णित है। जियोबाई ने सबसे पहले रिंग में मौजूद सामान का इस्तेमाल करके एक छोटा सा बिस्तर बनाया और धीरे से यूयुंग को बिस्तर पर लेटा दिया। उसकी नजर उस नाजुक चेहरे पर पड़ी और जियाओबाई ने धीरे से अपनी नजर नीचे की ओर घुमाई। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थी। यूयुंग की गर्दन के नीचे छाती पर खून के साथ 5 भयानक पंजे के निशान थे जिससे उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। जब जियोबाई ने ये दृश्य देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि इस समय यूयुंग जिस स्थान पर घायल हुई थी वह बिल्कुल उपन्यास में वर्णित स्थान जैसा ही था। लेकिन अब समय और वातावरण पूरी तरह से अलग है। वह अपने आप से बुदबुदाया, क्या ये संयोग है या आवश्यकता? यदि यह महज एक संयोग था कि यूयुंग बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल की तलाश में वर्ल्डक्राफ्ट पर्वत श्रृंखला में आई थी तो क्या घाव का स्थान भी एक संयोग था? या फिर उपन्यास में घटित सभी महत्वपूर्ण बातें आज भी घटित होती हैं, बस एक अलग रूप में? बिना कुछ सोचे समझे जियाओबाई ने यूयुंग के कपड़े खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए ताकि उसके घाव भर सकें। हालांकि जब उसकी हथेलियां यूयुंग के शरीर को छूने ही वाली थी तो यूयुंग, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। जब उसने देखा कि उसके सामने वाला व्यक्ति जियाओबाई है तो उसकी खूबसूरत आंखों में अचानक आश्चर्य और शर्म का भाव दिखाई दिया। क्या तुम जाग रहे हो? जियाओबाई ने धीरे से पूछा। यह मूर्ख महिला तो अपनी मदद के लिए एमेथिस्ट पंख वाले शेर राजा से लड़ने तक चली गई। यूयुंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक पल बाद उन्हें खोला, अपने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, इतना बेकार होना मेरी गलती है। न केवल मैं आपको बैंगनी आत्मा क्रिस्टल पाने में मदद करने में विफल रही, बल्कि मैंने आपको और मुझे एक साथ खतरे में डाल दिया। मास्टर हमेशा मेरे दिल में बहुत शक्तिशाली रहे हैं। ये सिर्फ इतना है कि बैंगनी क्रिस्टल पंख वाला शेर राजा बहुत मजबूत है। जियोबाई ने यूयुंग की भौहों के नीले बालों को संवारने में मदद की और उसे सांत्वना दी। मैं पहले मास्टर के घावों को ठीक करने में उनकी मदद करूंगी और फिर बाद में जाकर शेर राजा से हिसाब चुकता करूंगी। हम यूयुंग ने हल्का सा सिर हिलाया। उनकी आवाज कानों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शायद उनकी पहचान के कारण उनकी आवाज में हमेशा एक बड़प्पन की झलक दिखती है जिसे छिपाना मुश्किल होता है। जियाओबाई ने मन ही मन पूछा, सिस्टम क्रॉस फ्लावर चैप्टर के अलावा क्या अन्य 2 गंभीर हैं? डिंग, सिस्टम जो कहता है वह बिल्कुल वैध है। ये सुनकर जियाओबाई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह अवाक होकर बोला, क्या आपको ऐसा कहते समय दोषी महसूस नहीं होता? कांटा फूल अध्याय, उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया है और यह वास्तव में उचित नहीं है। जियोबाई के पास अपना रूप बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने पूछना जारी रखा, बस मुझे बताओ कि इन 2 तकनीकों में से कौन सी तकनीक का उपयोग करने से यूयुंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? यद्यपि अमृत का प्रभाव अच्छा है, फिर भी यह कुंच चरित्र सूत्र से बहुत कमतर है, क्योंकि कुंच चरित्र सूत्र की पोषण विधि सीधे मूल तक जाती है, भीतर से बाहर। यहाँ हम मेजबान को जेड चैप्टर का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ये तय है। जियाओबाई को थोड़ी राहत महसूस हुई, इससे मुझे बहुत राहत महसूस हुई। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीरे से यूयुंग के कपड़े का एक टुकड़ा उसकी छाती पर फाड़ दिया। तभी एक हल्के नीले रंग का धातु का आंतरिक कवच दिखाई दिया। यह आंतरिक कवच भव्य और सुंदर है, लेकिन अब इसमें 5 गहरे पंजे के निशान हैं और पंजे के निशानों से खून के निशान निकल रहे हैं। जियोबाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के यूयुंग को ऊपर उठाने में मदद की। उसने आसानी से उसके ऊपरी और भीतरी कवच को उतार दिया। इस समय यूयुंग का ऊपरी शरीर जियोबाई के सामने लगभग नग्न था। चाहे वह पीछे हो या सामने, यूयुंग अपने शिष्य के सामने टॉपलेस थी। चाहे वह कितनी भी दृढ़ निश्चय क्यों न हो, उसके सुंदर बच जैसे सफेद चेहरे पर एक हल्की लाली दिखाई दे रही थी। सुरक्षा की दृष्टि से जियोबाई ने पहले ही पूछ लिया, मास्टर, मेरे पास तकनीकों का एक सेट है जो आपको जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता है, लेकिन इस पद्धति के दुष्प्रभाव प्रत्याशित हैं, मुझे डर है। बस आगे बढ़ो और यह करो। यूयुंग ने जियाओबाई को देखकर मुस्कुराया और वह मुस्कान वास्तव में साधारण थी। 34 अध्याय 34, मेरी प्रिय पत्नी, तुम कहां हो, जरूर पढ़ें। अच्छा, यूयुंग की सहमति प्राप्त करने के बाद जियोबाई ने कुंच चरित्र तकनीक को सक्रिय करना शुरू कर दिया और हजारों विचार उसके दिमाग में भर गए। पलक झपकते ही उसकी हथेली हल्के सुनहरे दिव्य प्रकाश की परत से ढकी हुई थी। जैसे जैसे परछाइयां आपस में जुड़ती गईं, जियाओबाई की पतली उंगलियां बदलती रहीं। जियाओबाई की तकनीकों के साथ-साथ यूयुंग के शरीर में एक हल्की और कोमल शक्ति प्रवाहित हुई, जिससे उसे अपने क्षतिग्रस्त शरीर को गर्म करने में मदद मिली। जैसे जैसे जियाओबाई की तकनीक बदलती गई, यूयुंग की पलकें थोड़ी-थोड़ी कांपती रहीं। उसके सिर के ऊपर लगा हुआ फीनिक्स के आकार का आभूषण भी थोड़ा गिर गया था, जिससे वह कम सुंदर और अधिक सुयोचित लग रही थी। यूयुंग की खूबसूरत आंखें उसके सामने खड़े युवक को देख रही थी जो अपना सिर नीचे करके उसे गंभीरता से मालिश कर रहा था। महिला की आंखें शर्म और उदासी से भरी हुई थी। सब कुछ स्वप्न जैसा लगता है। जियाओबाई की तकनीक बहुत कुशल थी और उसने जो शक्ति प्रदर्शित की वह अत्यंत कोमल थी। ये शक्ति उसकी आत्मा में गहराई तक पहुंच गई। यूयुंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और अपनी सुंदर नाक से आराम की धीमी आवाज निकाली। यूयुंग की चोटें भी अकल्पनीय गति से ठीक हो रही थीं और वह करा रही थी। यह जियाओबाई के लिए किसी नाट्य प्रशिक्षण से कम नहीं है। जियोबाई की उत्कृष्ट तकनीक के तहत यूयुंग का सुंदर चेहरा एक आकर्षक लाली से ढक गया था। इस समय मूल रूप से जीवंत आंखें धुंधली हो गईं। जियोबाई ने अपनी नजर नीचे की ओर घुमाई और पाया कि यूयुंग की पतली गर्दन भी लाल हो गई थी। उसकी आंखें नीचे की ओर चलती रहीं। सुंदर गोरे शरीर को देखकर जियोबाई निगलने में मदद नहीं कर सका। नहीं, इधर उधर मत देखो। यूयुंग के लाल होंठ थोड़े खुले और एक धारा के समान कोमल आवाज निकली। जब मैंने यह मंत्र प्रयोग किया तो मेरी आंखें धुंध से ढक गईं और मैं कुछ भी नहीं देख सका। जियोबाई ने गंभीरता से कहा, बेशक वह इसे देख सकता था और यूयुंग भी जानती थी कि वह इसे देख सकता है, लेकिन ऐसा कहने से उन दोनों के बीच की असहजता को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता था। निश्चित रूप से जियोबाई की बातें सुनने के बाद यूयुंग स्पष्ट रूप से बहुत अधिक निश्चिंत थी। इस तरह जियाओबाई का काम अधिक आसानी से किया जा सकता है और उसके तरीके अधिक से अधिक बैलगाम हो जाते हैं। इससे पहले कि आप ये जानें, जियोबाई के हथियार ने स्वचालित रूप से अपना असली रूप प्रकट कर दिया, जो पीले दिव्य प्रकाश से चमकता हुआ एक भाला था।
यूं को हथियार के अस्तित्व का एहसास हो गया था। पहले तो वह चौंक गई, लेकिन जब उसने देखा कि ज़ियाओ बाई अभी भी बिना किसी और हरकत के उसे सावधानी से संभाल रही है, तो वह शर्मा गई और उत्सुकता से उसे देखने लगी। वह हथियार इतना शक्तिशाली है कि ऐसा लगता है कि वह आकाश और पृथ्वी को भेद सकता है। ये पहली बार था जब उसने ऐसा हथियार देखा था, इसलिए वह उत्सुकता से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ियाओ बाई ने यूं की निगाहें देखी हों और उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन सौभाग्यवश वह अच्छी तरह से सुसज्जित था। यद्यपि यूं उसे घूर रहा था, फिर भी वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। केवल इसे देखें, जब तक आप इसे अपने मुंह से नहीं काटेंगे, तब तक सब ठीक रहेगा। अल्पविराम, मुझे नहीं मालूम कितना समय बीत गया है। ज़ियाओ बाई ने अंततः उन चरित्र तकनीकों का एक सेट पूरा कर लिया। इस समय उसका माथा पसीने से लथपथ था। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उसे चक्कर आ रहा था। इसके तुरंत बाद डांटियन से गर्मी की एक अवर्णनीय अनुभूति उत्पन्न हुई और तुरंत ही फैल गई। इस समय भला अंदही ऊर्जा से घिरा हुआ लग रहा था और अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। कुछ गलत है। ज़ियाओ बाई को बहुत डर लगा और उसने अपने शरीर में कुछ असामान्यता देखी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह एक साइड इफेक्ट था। कैसी घटिया व्यवस्था है। ये सच है कि मेरा मूल इरादा कभी नहीं बदला है। उसने स्वयं को होश में रखने के लिए मजबूर किया और अपने सामने यूं को देखा, लेकिन पाया कि उसे कुछ भी परेशानी नहीं थी और उसकी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। इससे निसंदेह ये पता चलता है कि व्यवस्था झूठ नहीं बोलती। लेकिन समस्या यह है कि अब वह बहुत असहज महसूस कर रहा है। ज़ियाओ बाई, क्या तुम ठीक हो? यूं ने देखा कि ज़ियाओ बाई के साथ कुछ गड़बड़ है और जल्दी से खड़ी हुई और ज़ियाओ बाई के पास आई, अपने नाजुक हाथ से ज़ियाओ बाई की बाहों को सहारा दिया। उसकी खूबसूरत आंखें ज़ियाओ बाई के शरीर को घूर रही थीं। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। ज़ियाओ बाई का शरीर एक धधकती हुई लौ की तरह था, बहुत गर्म। यूं का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया और वह चिल्ला उठी, ये बहुत गर्म है। क्या ये संभव है कि यह तकनीक उल्टी साबित हो गई हो? यूं के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था और उसने जल्दी से ज़ियाओ बाई को अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसके शरीर में जो कीवी को प्रसारित किया, ज़ियाओ बाई को ठंडा करने में मदद करने के लिए अपने नाजुक शरीर का उपयोग करने की तैयारी की। मूल रूप से ज़ियाओ बाई अभी भी होश में था और मुश्किल से अपने शरीर को सहारा दे पा रहा था, लेकिन यूं के आलिंगन ने ज़ियाओ बाई की सुरक्षा को लगभग तोड़ दिया। यूं छिलके उतारे हुए संतरे की तरह है, इतना निकट संपर्क आग में घी डालने जैसा है। लगभग पूरी तरह से अवचेतन रूप से वह ज़ियाओ बाई से मुक्त होने वाली थी, लेकिन ये जानकर आश्चर्यचकित थी कि ज़ियाओ बाई ने पहले ही उसके चारों ओर अपनी बाहें डाल दी थीं। उसकी बांह पर लगे शक्तिशाली बल के कारण एक क्षण के लिए भी उसका मुक्त होना असंभव हो गया। अगर वह अपनी लड़ाकू भावना का इस्तेमाल करती तो वह स्वाभाविक रूप से मुक्त हो सकती थी, लेकिन इससे ज़ियाओ बाई को चोट लग सकती थी। जब वह हिचकिचा रही थी, तभी ज़ियाओ बाई ने उसे चूम लिया था। उसने यूं के सुंदर कान को बहुत कुशलता से काटा, जबकि उसके हाथ भी खाली नहीं थे। यूं का शरीर तुरंत नम पड़ गया। ज़ियाओ बाई के विचारों को समझने के बाद उसका सुंदर चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने अपने दांत पीस लिए और मुश्किल से फुसफुसाया, ज़ियाओ बाई उठो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ज़ियाओ बाई ने उसे फिर से चूमा। इससे यूं जिसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, लगभग गिर पड़ा। लेकिन यूं की दृढ़ इच्छाशक्ति ने उसे अभी भी कुछ हद तक संगत बनाए रखने की अनुमति दी। उसने सही समय पाया और ज़ियाओ बाई की बाहों से मुक्त हो गई। यूं का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसके ज़हर हाथ उसके शरीर के सामने चले गए, जिससे एक अनोखा ठंडा जादुई चक्र बन गया जिसने ज़ियाओ बाई के शरीर को ढक दिया। ज़ियाओ बाई को ठंडा करने और बुरी आग को तोड़ने में मदद करने के लिए बर्फ और ठंड की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार रहें। ज़ियाओ बाई, बाओ युआन शौही, अपनी इच्छाशक्ति को बाहरी चीजों से नष्ट न होने दें। यूं चिंतित होकर चिल्लाई, उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से भर गईं। चर्चा, इस महत्वपूर्ण क्षण में ग्रीन लोड सर्च फायर अचानक उभरा। भयानक उच्च तापमान ने तुरंत ही बर्फीली शक्ति को दबा दिया, जिसे यूं ने जादुई चक्र की मदद से इकट्ठा किया था। अच्छा नहीं, यह अजीब आग अपने मालिक की स्वतः ही रक्षा कर रही है। यूं ने अपने लाल होठों को अपने मोती जैसे दांतों से कसकर काटा। उसका सुंदर चेहरा टिमटिमा रहा था और उसके पास अपनी लड़ाई की भावना को मजबूत करने और अजीब आग की शक्ति को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बस इसी क्षण ज़ियाओ बैना की अंगूठी में अचानक एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। फिर एक भयानक और असीम लाल अंगूठी से बाहर निकली, ज़ियाओ बाई को घेर लिया और तुरंत यूं द्वारा जारी बर्फीली शक्ति को हरा दिया। नीले कमल पृथ्वी अग्नि और लाल कमल कर्म अग्नि की आड़ में। ज़ियाओ बाई ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया, ठीक उसी तरह जैसे कि पौराणिक राजा जोंग ने गुफा में मेरी प्यारी पत्नी कहां है का खेल खेलते हुए किया था। जब यूं चकमा दे रही थी तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बुरी आग पहले ही ज़ियाओ बाई के हृदय मेरिडियन के आसपास तक जल चुकी थी और इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, इससे उसके हृदय मेरिडियन को नुकसान पहुंचेगा। सबसे बुरी स्थिति में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाएगी। अपने पीछे ज़ियाओ बाई को देखते हुए यूं की खूबसूरत आंखों से अचानक क्रिस्टल आंसू टपक पड़े और उसके लाल होठों से एक स्पष्ट आवाज निकली, ज़ियाओ बाई, तुम मर नहीं सकती। 35 अध्याय 35 स्वर्गीय स्तर कुंग फू पवन देवता तकनीक। यूं ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कीचड़ से बिना दाग लगे उड़ने वाले कमल की तरह ये स्थिर, पवित्र और महान है। अगले ही पल एक हल्की हवा उसके गाल को छू गई। ज़ियाओ बाई पहले से ही उसके सामने आ गया था, अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उसे जोर से चूमा। यूं की पहचान के कारण उसने अनगिनत युवक देखे थे, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो इतने सुंदर थे कि महिलाएं उन पर फिदा हो जाती थीं। हालांकि उसने उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी कारण से उसके सामने वाला आदमी उसके दिल को छू सकता था और उसे खुश कर सकता था। इस बार यूं ने विरोध नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और ऐसा लगा कि यह चुंबन हमेशा के लिए चलता रहेगा। बस इतना ही। अल्पविराम, अल्पविराम। कोमल सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर चमकती है। मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला के एक कोने में एक विशाल झरना है। सूर्य के प्रतिबिंब में एक क्रोधित ड्रैगन की तरह तेजी से दौड़ता है तथा लगातार पहाड़ की चोटी से टकराता रहता है। यह एक तेज बहाव की तरह है जो हजारों मील दूर से बढ़ रहा है और पत्थर का कक्ष धीरे धीरे शांति की ओर लौट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी सब कुछ हुआ। तुम नम्र होना नहीं जानते। यूं ज़ियाओ बाई की बाहों में सिमट गई, थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर नाराजगी का भाव था। ज़ियाओ बाई वास्तव में चिल्लाना चाहता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि यूं खुद भी उस समय निष्क्रिय नहीं थी। मैं अगली बार और अधिक नम्रता से काम लूंगा। ज़ियाओ बाई ने धीरे से यूं के माथे पर काले बालों की एक लट उठाई और प्यार से कहा। इस बार भी वह अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। प्राचीन पवित्र शरीर और दिव्य हाथी की कारागार दमन शक्ति के संयोजन से उसका रक्त और ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली हो गई तथा उसकी शारीरिक शक्ति प्रचुर हो गई। ये कहा जा सकता है कि यह सचमुच अजय है। हालांकि इस समय ज़ियाओ बाई का दिल अपराध बोझ से भर गया था। अगर यूं को अपनी जान की परवाह नहीं होती तो वह उसे इतनी आसानी से कभी नहीं लड़ती। इसी समय सिस्टम के प्रति ज़ियाओ बाई का आक्रोश भी चरम पर था। मेरे हृदय में विद्यमान व्यवस्था को सुंदर शुभकामनाओं का सिलसिला जारी रहा। हे कमीने, ये पूरी तरह से हृदयहीन है। मैं पहले ही उसे 2 बार धोखा दे चुका हूं। इस बार अगर यूं इतना क्रूर है कि वह यहां से चला जाएगा तो उसे सचमुच ही मरना होगा। ये कुछ चरित्र तकनीक वास्तव में अपमानजनक है। डिंग, यूं को अपनी पत्नी बनाने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार इंटरमीडिएट स्वर्गीय रैंक कुंग फू पवन देव तकनीक। स्वर्गीय रैंक मध्यवर्ती लड़ाई कौशल पवन कलंक। 7वीं कक्षा का अमृत परिवर्तन अमृत। ज़ियाओ बाई के दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट की एक श्रृंखला गूंज उठी। जब उसने पहली बार इनाम देखा तो ज़ियाओ बाई का दिल अचानक थोड़ा शांत हो गया। पवन देव कला और फीनिक्स पवित्र चिन्ह स्पष्ट रूप से यूं के लिए तैयार किए गए थे। वे सभी मध्य स्तर के स्वर्गीय ग्रेड हैं और गुणवत्ता बिल्कुल दोषरहित है। तुम्हारे पास अभी भी कुछ विवेक है, ज़ियाओ बाई ने नाराजगी से कहा। यदि वह अकेला ही इस पुरस्कार का लाभ उठा सकता है तो उसे सहज महसूस करना कठिन लगेगा। क्या आप एक और बार चाहते हैं? यूं ने धीरे से नाक भान से कोड़ी। उसका सुंदर चेहरा जिसमें बड़प्पन समाया हुआ था कोमलता से भरा था। मास्टर निश्चिंत रहें, मैं ज़ियाओ बाई आपसे भव्य तरीके से शादी करूंगी। ज़ियाओ बाई ने यूं के सुंदर चेहरे को देखा और गंभीरता से कहा। हालांकि उसने यह बात कई लड़कियों से कही थी, लेकिन वह सच कह रहा था। बस इतना है कि जब शादी का समय आएगा तो वहां ज्यादा लोग आ सकते हैं। अनाड़ी, ये सुनकर कि ज़ियाओ बाई उसे शादी करना चाहती है, यूं का दिल थोड़ा हिल गया। उसने उस युवक की तरफ देखा जिसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कोमलता की झलक दिखाई दी। ये निर्विवाद है कि ज़ियाओ बाई का सुंदर रूप उसकी उम्र से मेल खाता है और वह काफी मासूम और हानिरहित दिखता है।
इतना प्रतिभाशाली युवक, उसे ही नुकसान उठाना पड़ा है। ये सोचते हुए युन युन ने धीरे से अपना नाजुक हाथ जियाओ बाई के गाल पर रखा, उसकी खूबसूरत आंखें मुस्कुराईं और कहा, आपको अभी भी भविष्य में एक लंबा रास्ता तय करना है और आपको खुद को मुझ तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये घटना एक दुर्घटना थी, आज के बाद मैं अभी भी तुम्हारा स्वामी रहूंगा और तुम अभी भी मेरी जियाओ बाई रहोगी। युन युन ने यह बात बहुत गंभीरता से कही और यद्यपि उसकी सुंदर आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, फिर भी उसने यह बात कही। वह वास्तव में आशा करती है कि जियाओ बाई का भविष्य बाधाओं से मुक्त होगा। नहीं, तुम्हारे बिना भविष्य बेहतर है। जियो बाई ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, फिर युन युन की हैरान निगाहों के सामने उसे फिर से चूमा। लंबे समय के बाद दोनों अनिच्छा से अलग हो गए। जियो बाई ने युन युन को गले लगाया और स्नेहपूर्वक फुसफुसाया, आपकी प्रतिभा मुझसे कम नहीं है, लेकिन आप धर्मनिरपेक्ष दुनिया से बंधे हैं। यदि आपके पास बेहतर कौशल और बेहतर संसाधन हो सकते हैं तो आप निश्चित रूप से भविष्य में आगे बढ़ेंगे। युनलान संप्रदाय मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। युन युन ने सोचा कि जियो बाई उसे दूर ले जाना चाहती है और उसने धुंधली आंखों से कहा, वह जन्म से ही यही है, अब वह कैसे जा सकती है? मास्टर, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जियाओ बाई ने हल्के से मुस्कुराकर प्यार से कहा, ये मेरे पास हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और असाधारण आभा वाले दो स्क्रॉल अचानक उनकी हथेली में प्रकट हो गए। स्वर्गीय स्तर की तकनीक, स्वर्गीय स्तर की युद्ध कौशल। युन युन ने दोनों स्क्रॉल को देखा, उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। यहाँ तक कि पृथ्वी स्तर की तकनीकें और युद्ध कौशल भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि युनलान संप्रदाय, जो कि जियामा साम्राज्य से भी श्रेष्ठ है, के पास एक भी पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट या युद्ध कौशल नहीं है। अप्रत्याशित रूप से जियो बाई ने वास्तव में इस समय अपने स्वर्गीय स्तर के कौशल और लड़ाई तकनीकों को निकाल लिया। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा युन, मुझे पता था कि वे केवल तुम्हारे हैं। जियो बाई ने धीरे से कहा। बेशक वह ये नहीं कह सकता था कि वह चीज सिस्टम की ओर से इनाम थी, इसलिए वह केवल ये बहाना बना सकता था कि वह इस चीज के माध्यम से युन युन की तलाश कर रहा था। अन्यथा युन युन के लिए संदेह करना आसान हो जाएगा कि उसका शिष्य बनने के पीछे उसके कुछ और इरादे हैं। लेकिन युन युन थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि यह चीज बहुत मूल्यवान थी। किसी भी यादृच्छिक स्क्रॉल से संपूर्ण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और यहाँ तक कि संपूर्ण डॉकी महाद्वीप भी हिल सकता है। आखिरकार ये पौराणिक स्वर्गीय स्तर है, तुम और मैं, इन बातों की चिंता मत करो। जियो बाई ने मन मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में मैं अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए युन एक पर भरोसा करना चाहती हूँ। वह हमेशा अपनी महिलाओं के प्रति उदार रहे हैं। इसके अलावा उसे युन युन के प्रति एक कथनीय अपराध बोध भी महसूस हुआ। हम ये सुनकर युन युन ने नाराजगी से कहा, आप पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी आपको मेरी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? जियो बाई ने युन युन के कहने का मतलब तुरंत समझ लिया और जानबूझकर उसके करीब आकर चिढ़ाते हुए कहा, यह मेरी गलती नहीं है कि तुम इतनी शक्तिशाली हो, क्या मैं इस बार थोड़ा नर्म हो जाऊं? ये सुनकर युन युन का खूबसूरत चेहरा अचानक हल्का लाल हो गया और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा, जियो बाई तुरंत उस पर टूट पड़ी। भेड़िया आ रहा है, वयस्क दुनिया में यदि कोई नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि वह सहमत है। बस पूर्वक आगे बढ़ो। अल्पविराम। पुनश्च मैंने इन 2 अध्यायों को 20 से अधिक बार संशोधित किया है और उनमें से अधिकांश को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाइयों, कृपया इनसे काम चलाओ। ओह, 36 अध्याय 36 सम्राट हुआन तियान, स्वतंत्रता में परिवर्तन की विधि। पत्थर के कक्ष में असीम हरे प्रकाश ने सभी दिशाओं को घेर लिया। युन युन पैरों को मोड़कर बैठी थी, उसके चारों ओर तेज हवा के झोंके से लड़ाकू भावना फैल रही थी। दूर से देखने पर यह बहुत सुंदर और भव्य दिखाई देता है तथा इसकी शीतलता में गर्व की झलक भी दिखती है। वह अपनी तकनीक बदलने की प्रक्रिया में है। यद्यपि वह दोहान क्षेत्र में थी, फिर भी मध्यवर्ती स्वर्गीय स्तर की तकनीकों का सामना करने पर वह स्वयं को शक्तिहीन महसूस करती थी। लेकिन सौभाग्य से ये पवन देव कला विशेष रूप से सिस्टम द्वारा उसके लिए चुनी गई थी और यह युन युन के साथ बेहद संगत थी, इसलिए प्रतिस्थापन प्रक्रिया के दौरान कोई प्रतिरोध नहीं था। जैसे जैसे कौशल धीरे धीरे विलीन होते गए, युन युन की अपनी आभा बढ़ती गई। उसके शरीर में व्याप्त वायुजनित लड़ाकू भावना अधिकाधिक शुद्ध होती जा रही है। कुछ मिनट बाद युन युन का नाजुक शरीर कांपने लगा। उसके शरीर से हवा की एक भयानक लहर फूट पड़ी जो जियाओ बाई को लगभग उड़ा ले गई, जो कुछ ही दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। प्रभाव बहुत मजबूत है, सफलता। जियाओ बाई की आंखें चमक उठी और उसने आश्चर्य से कहा, 8 सितारा भगवान। अगर मैं भगवान की गोली ले लूं जो उन्होंने मुझे बाद में दी थी, तो क्या मैं सीधे भगवान के शिखर तक नहीं पहुंच पाऊंगी? युन युन की खूबसूरत आंखें धीरे धीरे खुली और उसकी राशि शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। वह बेहद हैरान लग रही थी और बोली, यह एक मध्यम स्तर का स्वर्गीय कौशल होने के योग्य है। एकीकरण के बाद ये पुनर्जन्म होने जैसा है। उसकी लड़ने की शक्ति अब पहले से कई गुना अधिक मजबूत है। अगर मैं उसे मैथिस पंख वाले शेर राजा से दोबारा लड़ूंगा तो निश्चित रूप से जीत जाऊंगा। जब आप अभी बहुत खुश हैं तो बस भगवान की गोली निकलने और एक ही झटके में 9 सितारा भगवान बन जाएं। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके बगल में आकर्षक चेहरे को देखते हुए। यह महसूस करना बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मैंने अपने हाथों से अपनी पत्नी को एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। हम युन युन ने थोड़ा सा हिलाया और अपने जैद हाथ से अंगूठी से भगवान की गोली निकाल ली। जैसे ही गोली बाहर निकाली गई, एक अवर्णीय सुगंध फैल गई जिससे लोगों को आराम और सहजता महसूस हुई। गुलाबी सा छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुला और भगवान की गोली मुंह में पिघल गई। जियाओ बाई को इस भगवान की गोली की औषधीय शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। आखिरकार उन्होंने इसे स्वयं बनाया है और इसकी औषधीय शक्ति साधारण भगवान की गोलियों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। ये युन युन को 9 सितारा भगवान स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। हालांकि युन युन को शाही गोली की औषधीय शक्ति को और अधिक तेजी से परिष्कृत करने में मदद करने के लिए उसने युन युन के शरीर में लाल कमल की आग की एक किरण खींची। लाल कमल की अग्नि के शोधन के तहत औषधीय शक्ति की विशाल मात्रा शीघ्र ही लड़ाकू भावना में बदल गई, जो ज्वाला की तरह मध्याह्न रेखाओं से प्रवाहित हो रही थी। इसके अलावा इस अवधि के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा का एक सतत प्रवाह था, जिसे अंततः पवन देव तकनीक द्वारा परिष्कृत किया गया और शुद्ध लड़ाई की भावना में बदल दिया गया, जिसे इस बड़ी सेना में एकीकृत किया गया। दिन परिवर्तन की महान विधि प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। जियाओ बाई के दिमाग में एक अत्यंत अचानक इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंजी। इनाम कहाँ है? जियाओ बाई थोड़ा उलझन में था, उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे इनाम मिला। और ये तो स्वर्ग विरोधी पुरस्कार है, क्या ये बहुत सुगंधित नहीं है? यह मेजबान द्वारा युन युन को सफलतापूर्वक अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला सिस्टम इनाम है। सिस्टम रिवॉर्ड इतने लंबे समय के बाद दिया गया। आपने 2G नेटवर्क पर कब स्विच किया? जियाओ बाई शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सकी। इस प्रणाली के पुरस्कार वास्तव में विलंबित हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। लिंग, इस विधि में बहुत अधिक कारण संबंध है, कारण संबंध को खत्म करने में समय लगेगा। सिस्टम की आवाज में लाचारी और थकान की झलक थी, मानो उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी हो। कारण और प्रभाव बहुत बड़ा है। ये सुनकर जियो बाई ने सोच समझकर सिर हिलाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार यह मनमाने सम्राट हुआन तियान द्वारा बनाई गई सबसे शक्तिशाली विधि है, इसलिए कारण और प्रभाव साधारण होना चाहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद जियो बाई रूपांतरण और स्वतंत्रता के दावा को पुनः प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। परिवर्तन का धर्म दूसरे लोगों या चीजों में बदल सकता है, दूसरे लोगों या चीजों को बुला सकता है और यहाँ तक कि दुश्मनों को भी अपने उपयोग में ला सकता है। इसके अलावा परिवर्तन की विधि युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए बुलाए गए तावफलों को भी एकीकृत कर सकती है और इसे विभिन्न समय और स्थान में प्रकट और अभ्यास किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति साधना के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाता है तो वह दूसरे व्यक्ति में रूपांतरित हो सकता है और अपने उपयोग के लिए दूसरों के तावफल उधार ले सकता है। इसके अलावा प्रत्येक अवतार वास्तविक शरीर है, बिना किसी अंतर के। ये स्वर्ग की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है। यदि वह इस पद्धति में निपुण हो जाए तो वह डॉकी महाद्वीप में अधिक आसानी से घूमने में सक्षम हो जाएगा। जियाओ बाई पालती मारकर बैठ गया और रूपांतरण के धर्म को समझने लगा। यह विधि स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के दायरे को पार कर गई होगी। ये किस स्तर तक पहुंच गई है, इसका अनुमान लगाना उसके लिए कठिन है। वह स्वतंत्रता में बदल जाता है, वह अनंत काल में बदल जाता है, वह समय में बदल जाता है, वह पुनर्जन्म में बदल जाता है। जियाओ बाई ने पूरे मन से चिंतन में खुद को डुबो दिया। शरीर में स्वर्णिम ऊर्जा और रक्त मर रहा था और प्राचीन पवित्र शरीर जयकार कर रहा था, मानो वह परिवर्तन और स्वतंत्रता के महान नियम के साथ प्रतिध्वनित हो रहा हो। एक विचार आकाश तक पहुंच सकता है और ब्रह्मांड को दबा सकता है। एक पत्ता आपकी दृष्टि को अवरुद्ध कर सकता है तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों को काट सकता है। और जियाओ बाई अजीब दृष्टि में क्रॉस लेग बैठा हुआ एक महान सम्राट के बेटे की तरह था।
अल्पविराम। खेती के दौरान समय जल्दी बीत जाता है। तीसरे दिन की सुबह युंयुन के अभ्यास में अंततः प्रगति के कुछ संकेत दिखे। उसके सिर के ऊपर स्थित ऊर्जा भंवर कुछ समय के लिए हल्का सा कांप उठा और फिर धीरे-धीरे समाप्त हो गया तथा उसके चारों ओर का स्थिर स्थान भी धीरे-धीरे शांत हो गया। ऊर्जा भंवर के गायब होने के कुछ ही देर बाद युंयुन की खूबसूरत आंखें थोड़ी कांपने लगीं और एक पल के बाद वे धीरे-धीरे खुल गईं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके चारों ओर का आभामंडल तेजी से बढ़ा और शीघ्रता से 8 सितारा स्तर को तोड़कर 9 सितारा स्तर में प्रवेश कर गया। 9 सितारों तक पहुंचने के बाद गति नहीं रुकी, बल्कि तेजी से बढ़ती रही। युंयुन ने सादी स्कर्ट पहन रखी थी, जो बिना हवा के भी हिल रही थी। कुछ देर बाद वह अंततः 9 तारों की चोटी पर पहुंच गया। एक अदृश्य झिल्ली चुपचाप प्रकट हुई, जिसने बढ़ते वेग को दबा दिया। यही डू ज़ोंग स्तर पर अड़चन है। इस समय डू ज़ोंग स्तर तक पहुंचने का समय नहीं है। मानो युंयुन की आभा में परिवर्तन को महसूस करते हुए जियो बाई ने धीरे से अपनी आंखें खोली। युंयुन के सामने चमक उठी और अनजाने में उसकी पतली कमर को गले लगा लिया, मुस्कुराते हुए। बधाई हो युना, तुम सफलतापूर्वक 9 सितारा 2 अंक के शिखर तक पहुंच गए हो। अपनी कमर के आसपास गर्माहट महसूस करते हुए युंयुन का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। मेरा मन 2 दिन पहले मेरे और शियाओ बाई के बीच हुई उलझन के दृश्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि उसकी साधना में 2 सितारों की वृद्धि हुई है और उसका भौतिक शरीर भी काफी बढ़ गया है, फिर भी वह जियाओ बाई की भयानक युद्ध शक्ति से कुछ हद तक डरता है। हालांकि वह बहुत बुरा नहीं है, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है। आज वह दिन है जब तुम और गुरु प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हुए थे। हमें भी जाकर बैंगनी आत्मा क्रिस्टल को जब्त करना है। हम अब और देरी नहीं कर सकते। युंयुन ने अपने लाल होठों को थोड़ा सा सिकुड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा की तरह उदासीन दिखना चाहती थी। हालांकि जब भी वह लड़के की शानदार मुस्कान पर नजर डालती तो उसके चेहरे पर जबरदस्ती की उदासीनता हमेशा जल्दी ही खत्म हो जाती। युंयुन केवल चुपचाप आंखें भर सका, थोड़ा सा हिलाया और धीरे से कहा, तुम्हारी जीतने के बाद मैं रात में तुम्हें खोजने के लिए परी महल जाऊंगा। ये सुनकर जियो बाई ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर एक पतली उंगली बढ़ाकर धीरे से युंयुन के गोरे माथे को छुआ और प्यार से कहा, यही सौदा है। 37 अध्याय 37 सच्ची खुशबू के नियम का कोई विरोध नहीं कर सकता। रवाना होने से पहले जियाओ बाई टूटी हड्डियों के पास आया और टूटी हड्डी वाले हाथ में छिपा हुआ स्क्रॉल पाया। उसने इसे और 3 पत्थर के बक्सों को रिंग में डाल दिया। 3 पत्थर के बक्से हैं। जुबान स्तर का उन्नत युद्ध कौशल ईगल विंग्स। 7 रंग वाला विश्व सूत्र। जुबान स्तर का उन्नत युद्ध कौशल शेर की दहाड़। टूटी हुई हड्डी वाली भुजा में छिपा हुआ स्क्रॉल शुद्ध कमल राक्षसी अग्नि को खोजने के लिए एक टूटा हुआ नक्शा है। इस बार फसल काफी बड़ी थी, लेकिन ये युंयुन के लिए किसी काम की नहीं थी, इसलिए जियो बाई ने इसे अपने लिए ले लिया। युंयुन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। आखिरकार जियो बाई ने उसे बिना किसी शर्त के स्वर्गीय ब्लेड मार्शल आर्ट्स और स्वर्गीय ब्लेड लड़ाई कौशल जैसे अमूल्य खजाने दिए। दोनों रहस्यमय गुफा से बाहर निकल आए। जियाओ बाई ने अपने बगल में खड़े आकर्षक चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एक पल के लिए मेरा इंतजार करो। ऐसा कहने के बाद उसने लापरवाही से जुबान स्तर के उन्नत युद्ध कौशल की मात्रा निकाली। ईगल विंग्स। गहरे काले रंग का स्क्रॉल खुला और बैंगनी रंग के बादलों के पैटर्न वाले 2 गहरे काले रंग के ईगल धीरे-धीरे उड़े। उड़ने की लड़ाई का कौशल। युंयुन की खूबसूरत आंखें थोड़ी हिल गईं और उसने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, उड़कर लड़ने का हुनर बहुत दुर्लभ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पत्थर के कमरे में अभी ऐसा मौका मिलेगा। जियाओ बाई ने अपनी हथेलियां स्क्रॉल पर रखी और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। क्षण भर में ही भयानक आत्मिक शक्ति ने ईगल के पंखों में बची हुई आत्मा को आसानी से मार डाला। मन थोड़ा सा हिलता है। जियाओ बाई के पीछे लगभग आधा फुट लंबे काले ईगल पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। प्राचीन पवित्र शरीर की मूल शक्ति के आशीर्वाद से रहस्यमय प्राचीन पैटर्न अचानक काले ईगल के पंखों में फैल गए और इसकी शक्ति मजबूत और मजबूत हो गई। इतनी तीव्र शोधन प्रक्रिया को देखकर पास खड़ा युंयुन दंग रह गया। जियाओ बाई की प्रतिभा वास्तव में अकल्पनीय है। चला जाना। अल्पविराम। कुछ मिनट बाद जिस चट्टान को जियो बाई ने छोड़ा था, वहां अचानक एक आकृति प्रकट हुई। जो व्यक्ति आया था उसका नाम जियाओ यान था। जियो यान ने थोड़ा सा भौंकने से कुनी और चट्टान की ओर देखा। वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। गुरुजी, क्या आपने जिस अवसर का उल्लेख किया वह सचमुच यहाँ है? अच्छा, अंगूठी से एक पुरानी प्रतिध्वनि आई। ठीक है, तो मैं नीचे जाकर देखूंगा। जियो यान ने थोड़ा सा हिलाया, पास के एक प्राचीन पेड़ से एक रस्सी बांधी और सावधानी से चट्टान से नीचे उतरने लगा। याओ लाओ के मार्गदर्शन से जियो यान ने जल्दी से गुफा ढूंढ ली। ये सचमुच एक अवसर है। जियो यान बहुत खुश हुआ और धीरे-धीरे गुफा की गहराई की ओर चला गया। सांसों की गिनती करने के बाद उसमें से गर्जना की आवाज आई। अरे, मैं फिर वहां पहले पहुंच गया। किस कमीने ने ये किया? अल्पविराम। वॉकराफ्ट पहाड़ों की गहराई में 2 आकृतियां बहुत ही शानदार तरीके से आसमान में ऊंची छलांग लगाती हैं और फिर उस विशाल गुफा की ओर उड़ती हैं, जहां दूरी पर बिजली की तरह चमकने वाले नीलम पंख वाले शेर राजा खड़े थे। क्योंकि दोनों पुरुषों की आकृतियां बहुत अधिक स्पष्ट थीं, जब वे हजारों मील दूर गुफा के आसपास के क्षेत्र में पहुंचे तो पहाड़ों पर जानवरों की दहाड़ की आवाजें गूंजने लगीं। युंयुन की आंखें चमक उठी और जैसे ही उसने अपने ज़ैद हाथों को कस लिया, उसकी हथेली में एक अजीब हरे रंग की तलवार दिखाई दी। एक तलवार निकली। हजारों तीक्ष्ण तलवारें तलवारों की वर्षा की तरह बरसने लगी और जानवरों की तीखी दहाड़ें गूंजने लगीं। कई राक्षस डर गए और घबराकर भाग गए। शीर्ष स्तर पर 9 सितारा दोहुआन के हाथों में ये क्रूर राक्षस कुछ और नहीं बल्कि ऐसे गुलाम हैं जो मंच पर आने के योग्य नहीं है। मानव महिला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की? मैं तुम्हारे सींग के विनाश का बदला लेने के लिए आज तुम्हें मार डालूंगा। विशाल गुफा के अंदर नीलम पंख वाले शेर राजा की उग्र दहाड़ अचानक पूरे आकाश में गूंज उठी। दहाड़ते ही गुफा से बिजली की तरह बैंगनी रंग की रोशनी निकली। विशाल शरीर ने आकाश को ढक लिया और बेहद क्रूर लग रहा था। बस करो, अब और बकवास मत करो। जियाओ बाई ने बस अपना हाथ हिलाया और सहजता से कहा, बस आत्मसमर्पण कर दो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस अचानक अहंकार ने एमेथिस्ट पंख वाले शेर राजा को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। एक महान लड़ाकू मास्टर, क्या एक चीटी जैसे आदमी ने अपना मुंह खोलकर मुझसे आत्मसमर्पण करने को कहा? अगर उसने ये सब अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे अपने कानों पर विश्वास न होता। मानव, तुम पागल हो गए हो। बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा ने जियो बाई को तिरस्कार से देखा और अहंकार से कहा, हम बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा चारों दिशाओं पर हावी हैं और कभी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। युंयुन जो पास ही खड़ी थी, उसकी खूबसूरत आंखें भी थोड़ी हिल रही थी और वह उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। जियो बाई, बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा अलग और महान है और वह कभी भी मनुष्यों के अधीन नहीं होगा। प्राचीन काल से उसने कभी नहीं सुना था कि कोई भी नीलम पंख वाले शेर राजा को वश में कर सकता है। ये सच है कि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर यही गोली हो तो क्या होगा? जियो बाई ने मन मुस्कुराकर स्टोरेज रिंग से 7वीं कक्षा की परिवर्तन की गोली निकाल ली। एक अवर्णीय समृद्ध सुगंध ने तुरंत ही शून्य को भर दिया। यदि शून्य में नीलम पंख वाले सिंह राजा गिरी सभी दिशाओं पर प्रभुत्व नहीं जमाते तो मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में असंख्य राक्षस बहुत पहले ही दंगा कर चुके होते। 7वीं कक्षा की परिवर्तन की गोली। नीलम पंख वाला शेर राजा दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस परिवर्तन की गोली के लिए वह तरस रही थी वह एक चीटी के हाथ में दिखाई देगी। मैं 7वीं कक्षा का कीमियागर हूं। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दोगे तो इस परिवर्तन की गोली की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें भविष्य में 8वीं कक्षा की गोली आजमाने का मौका मिलेगा। जियो बाई ने उदासीनता से कहा। वह तो बस कोशिश कर रहा था। यदि बैंगनी क्रिस्टल पंख वाला शेर राजा वास्तव में आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है तो युंयुन को सीधे कार्रवाई करने दें, उसे पीटें, बैंगनी आत्मा क्रिस्टल लें और छोड़ दें। मास्टर से मिलो। नीलम पंख वाले सिंह राजा ने झुककर आदरपूर्वक कहा। रवैया पहले से बिल्कुल अलग है। एक कीमियागर का प्रभाव वास्तव में असाधारण है। यहाँ तक कि नीलम पंख वाले शेर राजा को भी 7वें दर्जे के कीमियागर द्वारा लुभाया जा सकता है। आखिरकार कोई भी सच्ची सुगंध के नियम का विरोध नहीं कर सकता। अब आप आत्मसमर्पण करेंगे। युंयुन ने अपना गुलाबी छोटा सा मुंह थोड़ा सा खोला और अविश्वास में कहा, आपका गौरवपूर्ण और महान व्यक्तित्व कहाँ है? तब नीलम पंख वाले शेर राजा के नेतृत्व में जियो बाई और युंयुन सीधे विशाल गुफा में चले गए। गुफा के मध्य में 1 मीटर से अधिक ऊंचा वर्गाकार चबूतरा बना हुआ है। पूरा चौकोर मंच पूरी तरह से एमेथिस्ट पत्थरों से बना है, जो बेहद शानदार है। नीलम पत्थर के मंच पर जियो यान के सिर जितनी बड़ी एक बैंगनी गोलाकार वस्तु चुपचाप रखी गई थी। ये साथ में मौजूद एमेथिस्ट स्रोत है। एमेथिस्ट विंगलान किंग शावर के साथ पैदा होने के कारण इसमें अत्यधिक प्रचुर शक्ति होती है। आउच! पास से एक भयंकर और प्यारी आवाज सुनाई दी।
यह एक बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा शावक था। इस समय यह जियाओ बाई को घूर रहा था, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति बेहद प्यारी लग रही थी। लो, कुछ कैंडी लो। जियो बाई ने सहजता से भंडारण रिंग से एक गोली निकाली और उसे एमेथिस्ट पंख वाले शेर राजा के शावक की ओर फेंक दिया। इस कार्रवाई से एमेथिस्ट पंख वाला शेर राजा डर गया। जब उसने स्पष्ट रूप से वह गोली देखी जिसे जियाओ बाई ने फेंक दिया था, तो जियाओ बाई की ओर देखते समय उसकी आंखों का भाव तुरंत बदल गया। वह छठी कक्षा की तियानमाई फाउंडेशन बिल्डिंग पर थी। ये राक्षस शावकों के लिए एक सर्वोच्च आधार का निर्माण कर सकता है। इसका मूल्य तो अथाह है। गुरु आपका धन्यवाद। नीलम पंख वाला सिंह राजा बहुत दुखी होकर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे बेहद खुशी हुई कि मैंने सही व्यक्ति का अनुसरण किया। ऐसे उदार और युवा साथ में दर्जे के कीमियागर का अनुसरण करने में सक्षम होने के कारण मेरा भावी जीवन निश्चित रूप से अत्यंत खुशहाल होगा। गुफा में मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करना आपके लिए बेकार है। पहले उन्हें मेरे पास छोड़ दो। मैं उन्हें परिष्कृत करके तुम्हारी जरूरत की गोलियां बना दूंगा और तुम्हें दे दूंगा। जियो बाई ने कहा। सब कुछ मालिक पर निर्भर है। नीलम पंख वाले शेर राजा ने इस समय अपनी राय खो दी थी और बस वही किया जो जियो बाई ने कहा था। बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा की मांग को खाली करने के बाद जियो बाई ने युनलान संप्रदाय की दिशा में देखा और खुद से कहा चलने का समय आ गया है। 38 अध्याय 38 भव्य रात्रिभोज। युनलान संप्रदाय लंबी पहाड़ी सड़क बादलों और धुंध में लिपटी हुई है। बादलों और धुंध के ऊपर एक विशाल चौक है जो पूरी तरह से बड़े पत्थरों से बना हुआ है। ये देखने में सरल और सुंदर लगता है। चौक के चारों ओर देखने पर पता चला कि हजारों लोग एक दूसरे पर पैर रखकर बैठे हुए थे। ये लोग वृत्ताकार में बैठे थे, बिना किसी अपवाद के। वे सभी चांद सी सफेद पोशाक पहने हुए थे। उनकी आस्तीन की कड़ियों पर हवा में तैरती हुई बादल जैसी तलवारें थीं, जैसे कि जीवित प्राणी हो। तलवार की नियत का हल्का सा संकेत। चौक के शीर्ष पर कुछ ऊंचे पत्थर की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाती हैं और जितना अधिक आप ऊपर जाते हैं उतनी ही ताकत बढ़ती जाती है। सबसे ऊंचा पत्थर का मंच इस समय खाली है और उसके नीचे सफेद वस्त्र पहने एक दर्जन बूढ़े लोग अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठे हैं। हालांकि चौक पर करीब 1000 लोग थे, लेकिन वहां पूरी तरह सन्नाटा था। हवा की सीटी के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। कभी-कभी चौक पर थोड़ी तेज हवा चलती थी और अचानक आप केवल सफेद वस्त्र लहराते हुए देख सकते थे, जैसे आसमान से बादल उतर रहे हों। ऐसा दृश्य पहली नजर में काफी चौंकाने वाला है। कभी-कभी अचानक हवा के झोंके की आवाज आती थी और फिर ऊंचे पेड़ों की चोटियों पर मानव आकृतियां दिखाई देती थी। जब कैमरे ने नजर घुमाई तो पाया कि चौक के आसपास कुछ विशाल पेड़ों की चोटियों पर बहुत सी मानव आकृतियां खड़ी थी। वहां न केवल अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष फामा थे, बल्कि जियामा साम्राज्य के पूर्वज जिया जिंगटियन भी थे। शाही राजधानी में शीर्ष परिवारों के कुछ मुखिया और युवा पीढ़ियां भी आई। ये देखा जा सकता है कि आज की घटनाओं का प्रभाव कितना बड़ा है। गामा साम्राज्य के लगभग सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति यहां आ चुके हैं। पिलकिंग गुहे एक अद्वितीय छठी कक्षा के कीमियागर हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि युनलान संप्रदाय के युवा गुरु ने पिलकिंग गुहे को चुनौती देने की हिम्मत क्यों की। शायद दोनों के बीच कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी है। युवा मालिक युवा और ऊर्जावान है, इसलिए यह अपरिहार्य है कि वह आवेगपूर्ण तरीके से काम करेगा। दान राजा गुहे इस युवा संप्रदाय गुरु की चुनौती को इतनी औपचारिकता से स्वीकार करने में सक्षम थे। मेरी राय में ये ज्यादातर संप्रदाय मास्टर जुन के चेहरे की खातिर था। अरे, जवानी गर्म खून वाली होती है, लेकिन अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप पर सिर्फ हंसी उड़ाई जाएगी। शाही राजधानी में कई बड़े लोग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। बेशक वे यहाँ शीर्ष स्तर की प्रतियोगिता देखने के लिए नहीं बल्कि यहाँ आने के लिए तैयार थे। ये सिर्फ दान वांग गुहे और युनलान संप्रदाय को चेहरा देने के लिए है। आखिरकार कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि एक किशोर लड़का छठी कक्षा के कीमियागर को चुनौती देने की क्षमता रखता है। यही परीक्षा है, इसमें आपके लिए दिवास्वप्न देखने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। डैन किंग को नमस्कार। कई कीमियागर अचानक खड़े हो गए और मंच की ओर आदरपूर्वक झुके। जब लोगों ने आवाज सुनी तो सबने उधर देखा। हरे वस्त्र पहने एक आदमी महल से बाहर उड़ आया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें जानबूझकर या अनजाने में ऊपर के पत्थर के मंच पर घूम रही थी, मानो वह ये देख रहा हो कि युन मौजूद है या नहीं। जब उसने देखा कि पत्थर का मंच खाली था तो उसकी आंखों में एक तरह की कोई भी भावना उभर आई। ऊंचे मंच के पास एक स्वतंत्र सीट पर आकर उन्होंने सभी को थोड़ा सा झुकाया, फिर शांति से बैठ गए। युनलान संप्रदाय के युवा गुरु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उसे इस लड़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस युन को देखना और उससे बात करना चाहता था। दुर्भाग्यवश वह अभी तक नहीं आई है। अल्पविराम। सूरज चमक रहा है। समय धीरे-धीरे बीतता गया और कई घंटे बीत गए। युन और शियाओ बाई अभी भी सबके सामने नहीं आए। इससे कई लोगों में असंतोष पैदा हो गया। युनलान संप्रदाय के युवा गुरु, आप बहुत बड़े चेहरे वाले हैं। आपने हमें इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया है और फिर भी आप अभी तक नहीं आए हैं। हम प्रतिस्पर्धा करेंगे या नहीं? युवा मास्टर अभी तक क्यों नहीं आए? संप्रदाय गुरु और युवा संप्रदाय गुरु कई दिनों से लापता हैं। वे अभी तक नहीं आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हुआ हो और उन्हें आने में देरी हो गई हो? क्या बकवास है। मेरी राय में उसे शर्मिंदा होने का डर होगा, इसलिए वह बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यद्यपि भीड़ में चर्चाएं जोर से नहीं हो रही थी, लेकिन गुहे जो डूबांग के उच्चतम स्तर पर थे उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। यद्यपि वह बहुत धैर्यवान था, फिर भी वह इस क्षण अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। यदि युन की खातिर ऐसा न होता तो वह बहुत पहले ही चले गए होते। युनलिंग ने ठंडी नाक से नाक सिकोड़ी और असंतुष्ट होकर कहा, ये लड़का बहुत लापरवाह और असभ्य है। वह आवेग में आकर पिलकिंग को चुनौती देना चाहता था, लेकिन अब वह डर के कारण सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उसे जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उन्हें तुरंत कई प्राचीनों का अनुमोदन प्राप्त हो गया, क्योंकि वे कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। मेरे दिल में पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था। मेरी राय में ये तमाशा यहीं खत्म होना चाहिए। युनलिंग धीरे से खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में बोला, जब तक यह मामला इस तरह जल्दबाजी में समाप्त नहीं हो जाता, हम जियाओ बाई के संप्रदाय में लौटने और जियाओ बाई को युवा संप्रदाय के नेता के पद से हटाने और महाभियोग लगाने के लिए बुजुर्गों की बैठक बुलाने का इंतजार कर सकते हैं। वह युन पर गंदे पानी का एक कटोरा भी फेंक सकता था। बहुत बढ़िया, चलो तितर बितर हो जाएं। किसी ने अधीरता से अपना सिर हल्का सा हिलाया। कई घंटों तक व्यर्थ इंतजार करने के बाद जो भी आता वह नाराज हो जाता। किसी के नेतृत्व में मैदान में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, गुहे अचानक बोला। हालांकि उसे जियाओ बाई पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसे युन पर विश्वास था। भले ही जियाओ बाई वास्तव में आने की हिम्मत नहीं करती है, युन निश्चित रूप से आएगी। गुहे की बातें सुनने के बाद सभी रुक गए, एक दूसरे को देखा और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट गए। युन की आंखें थोड़ी ठंडी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार इस मामले के कारण छठी कक्षा के कीमियागर को नाराज करना उचित नहीं है। इस तरह एक और घंटा बीत गया। कुछ लोग बहाने बनाकर एक के बाद एक चले गए हैं, क्योंकि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता और कोई नहीं जानता कि यह इंतजार कब खत्म होगा। इस समय गुहे का चेहरा भी अत्यंत उदास था। वह वास्तव में एक छोटे से बदमाश द्वारा खड़ा किया गया था। इसी समय दूर आकाश में अचानक एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। अच्छा नहीं, एक सम्राट स्तर का राक्षस पहाड़ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। युनलान संप्रदाय के एक शिष्य ने भयभीत होकर कहा, मैंने इसे पास ही आकाश में देखा। आसमान से बैंगनी लपटें उठ रही थी, मानो आग का विशाल समुद्र हो। शून्य उसे जल रहा था और आकाश भी उसे पिघलने वाला था। विशाल शरीर और असाधारण आभा वाला बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला सिंह राजा आग के समुद्र में बादलों और धुंध पर सवार होकर आया। इस भयावह आभा ने सचमुच बहुत से लोगों को डरा दिया। संप्रदाय संरक्षण संरचना को सक्रिय करने के लिए तैयार हो जाओ। युनलिंग अचानक उठ खड़ा हुआ, गुर्राया और सभी को दुश्मन से लड़ने के लिए एक संरचना बनाने के लिए कहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, रुको, ऐसा लगता है कि नीलम पंख वाले शेर राजा की पीठ पर कोई है। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक मंडल तुरंत ही शोर मचाने लगा। वास्तव में कोई है जो इस दोवान स्तर के नीलम पंख वाले शेर राजा को नियंत्रित कर सकता है। यहां सुना है, इस व्यक्ति की ताकत हर किसी की कल्पना से परे होगी। जब सभी लोग एक दूसरे शत्रु का सामना कर रहे थे, तभी लॉन्ग एवरियन ने पास स्थित अवलोकन देख से आश्चर्य से कहा, ये संप्रदाय मास्टर युन और शियाओ बाई हैं। क्या? ये सुनते ही युनलिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह विश्वास से नीलम पंख वाले शेर राजा की पीठ पर बनी आकृति को देखने लगा। जब उसने उस आकृति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वह तुरंत चौंक गया। ये तो वे दोनों ही निकले। इस समय पूरा युनलान संप्रदाय हंगामा में था। यहाँ दोवान राक्षस की सवारी करते हुए इतिहास में कभी भी कोई इतना प्रभावशाली नहीं रहा है।
39 अध्याय 39 आसमान में बादलों को देखो, वे उड़ती हुई भीड़ की तरह दिखते हैं। सभी लोग जल्दी आ गए हैं। एक स्पष्ट और युवा हंसी धीरे धीरे आकाश में गूंजने लगी। आसमान में गूंजती स्पष्ट हंसी सुनकर चौक में मौजूद असंख्य लोगों के चेहरे एक पल में काले पड़ गए। यदि यहाँ सभी लोगों का आचरण उच्च स्तर का न होता तो मुझे डर है कि लोग भी चौक में गालियां देना शुरू कर देते। ऊंचे मंच पर यूलिन जियाओबाई पर आरोप लगाने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, लेकिन नीलम पंख वाले शेर राजा से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस करने के बाद उसने आज्ञाकारी रूप से चुप रहना चुना। दोहुआन स्तर के बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा पर विजय प्राप्त करना निसंदेह यूनान संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि जिया जिंटिन जो विशाल पेड़ के शीर्ष पर था, उसके चेहरे पर एक शिकंजी और वह शून्य में नीलम पंख वाले शेर राजा और यून को एक भद्दे भाव से देख रहा था। वह महसूस कर सकता था कि यद्यपि यून ज्यादा समय से दूर नहीं थी, फिर भी उसकी साधना में काफी सुधार हुआ था। यह बहुत संभव है कि उसके बराबर होना ही पर्याप्त हो। इस नीलम पंख वाले शेर राजा के जुड़ने से यूनान संप्रदाय की ताकत कल्पना से परे होगी। जनता की सतत निगाहों के नीचे इस पंख वाले सिंह राजा का विशाल शरीर चौक के मध्य में उतरा, जिससे उसके चारों ओर की हवा में हलचल मच गई। फिर सबके आश्चर्य के सामने वह एक आकर्षक शरीर वाली खूबसूरत महिला में तब्दील हो गई। परिवर्तन की गोली। डैन किंग गूहे अचानक खड़े हो गए और उस महिला को देखा जो अविश्वास में नीलम पंख वाले शेर राजा का परिवर्तित रूप थी। यद्यपि एमेथिस्ट विंगलांड किंग शक्तिशाली है, यदि वह केवल दोहुआन स्तर पर है तो उसके लिए परिवर्तन को पूरा करना संभव है। अतः इसका एक ही स्पष्टीकरण है, अर्थात उसने परिवर्तन की गोली निगल ली और परिवर्तन को पूरा करने के लिए गोली की शक्ति का उपयोग किया। परिवर्तन की गोली 7वीं श्रेणी का अमृत है। यहाँ तक कि पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी 7वीं कक्षा की परिवर्तन की गोली ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। यह नीलम पंख वाला शेर राजा 7वीं कक्षा की परिवर्तन की गोली क्यों निगल सकता है? अचानक उसके मन में एक अत्यंत बेतुका विचार उभरा। ये परिवर्तन की गोली जियाओबाई के हाथों से आई है। वही छुपा हुआ 7वीं कक्षा का कीमियागर है, लेकिन ये कैसे संभव है? जियाओबाई की उम्र कितनी है? भले ही उसने अपनी मां के गर्भ से ही कीमिया सीखना शुरू कर दिया हो, फिर भी उसके लिए इतनी कम उम्र में 7वीं कक्षा का कीमियागर बनना संभव होगा, है ना? सोचते सोचते गूहे की पुतलियां अचानक से उड़ गईं, क्योंकि चौक पर जियाओबाई ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से यून का नाजुक हाथ लिया और धीरे धीरे मंच की ओर चली गई। मैंने सोचा था कि यून विरोध करेगा। किसने सोचा होगा कि यून का चेहरा शर्म से भरा हुआ था, उसकी सामान्य शीतलता के बिना। ऐसी हरकतों से कोई भी देख सकता था कि जियाओबाई और यून के बीच कुछ तो हुआ होगा। चारों ओर सभी की आंखें स्थिर थीं, उनके दिल दर्पण की तरह साफ थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यून जो हमेशा अलग थलग रहता है, इस छोटे शिष्य द्वारा जीत लिया जाएगा। जिया जिंटिन ने आश्चर्य से कहा, आज इसका कोई अच्छा अंत नहीं हो सकता। ऊंचे मंच पर गूहे का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें अंतरिक्ष के माध्यम से देख रही थी, क्योंकि वह सीधे जियाओबाई को देख रहा था जो धीरे धीरे पास आ रही थी। पूरे चौक में भयावह हंसी गूंज उठी। वह सचमुच क्रोधित था। हर कोई जानता था कि वह यून से प्यार करता था और वे ये भी जानते थे कि वह यून के लिए यूनान संप्रदाय में रहा था। हालांकि इस समय जियाओबाई ने जो किया, उसने निसंदेह उसे सार्वजनिक रूप से चेहरे पर थप्पड़ मारा। इससे वर्षों से किए गए उनके सारे प्रयास हास्यास्पद लगने लगे। यूना, तुम इतने दिनों तक कहां थे? गूहे ने यून को देखा जो उसके पास से गुजर रहा था। उसकी आंखों में कोमलता के भाव दिखाई दे रहे थे और वह कड़ी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूं। वह मेरे साथ हनीमून पर गई थी। जियाओबाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो स्वाभाविक बात है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, गूहे के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। जियाओबाई के बेशर्मी भरे उत्तेजक शब्दों ने तुरंत चौक में आश्चर्य भरी फुसफुसाहटों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। आसमान में बादल को देखो, यह उड़ती हुई भीड़ जैसा लग रहा है। ये वास्तव में रोमांचक है। यूनान संप्रदाय में आंतरिक कलह अपरिहार्य है। जियाओबाई ने न केवल पहले यून को पकड़ लिया, बल्कि उसने उसे व्यक्तिगत रूप से चुनौती भी दी। वह बहुत घमंडी है। यदि जियाओबाई गूहे की कीमिया क्षमता को हराने में विफल रहता है तो यूनान संप्रदाय गोली राजा को देगा। गूहे ने नीचे कुछ फुसफुसाहटें भी सुनी, इसलिए भले ही वह एक सौम्य व्यक्तित्व था, उसकी अभिव्यक्ति उस समय थोड़ी बदसूरत दिखने से नहीं बच सकी। जबकि उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, गूहे की आंखें धीरे धीरे यून के सुंदर चेहरे पर घूम गईं, जो बर्फ की तरह सफेद था। जब उसने देखा कि यून ने अपना बचाव करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, तो उसका दिल बैठ गया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गूहे ने अपने गुस्से को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे आशा है कि युवा मास्टर की दवा को परिष्कृत करने की क्षमता आपके अहंकार से मेल खा सकती है। वह किसी भी कीमत पर सार्वजनिक रूप से जियाओबाई को हरा देगा। केवल इसी तरह से वह अपने हृदय में व्याप्त अपार क्रोध को शांत कर सकता है। जियाओबाई ने उदासीनता से कहा, डेटिंग कब से इतनी अहंकारी हो गई? अगर आप इन दिनों शादी करते हैं तो क्या यह हर्षणीय बात नहीं है? आप गूहे गुस्से में था और जियाओबाई को डांटने वाला था। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल जियाओबाई ने वास्तव में यून की पतली कमर को गले लगाया और सबके सामने उसके गुलाबी छोटे होठों को चुमा। इस तरह के अद्भुत ऑपरेशन ने सचमुच सभी को सबक सिखाया। ये पता चला है कि प्रेम इतना भड़कीला हो सकता है। ऐसा लगता है कि एक युवा का जुनून कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है कि एक दिन देवियां भी गिर जाएंगी। अल्पविराम, ये बच्चा अद्भुत है। नालन जी दंग रह गए, फिर चुपचाप अंगूठा ऊपर कर दिया। मैदान में अनगिनत युवा उत्साहित थे। यदि उन्हें बस एक चुंबन मिल जाए तो वे तुरंत मर जाने पर भी संतुष्ट हो जाएंगे। जियाओबाई, तुमने मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? एक गहरी सांस लेने के बाद गूहे ने अचानक अपना सिर उठाया और सख्ती से चिल्लाया। ये सुनने के बाद जियाओबाई ने गूहे को हल्के से देखा, फिर उसे और अधिक जोर से चुमा। इस चुंबन ने सबको चौंका दिया। ये गामा साम्राज्य के इतिहास में दर्ज होना तय है। मरना। गूहे क्रोधित था। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और भयानक लगते हुए जो मौके पर ही जियाओबाई को मारने के लिए तैयार थी। अगले सेकंड नीलम पंख वाले शेर राजा ने अचानक गूहे का रास्ता रोक दिया। उसने गूहे की ओर एक ठंडी नजर से देखा और घृणा से कहा, तुम्हारे पास मेरे प्रभु को चोट पहुंचाने की ताकत नहीं है। भयानक दोहुआन का दबाव सभी दिशाओं में फैल गया और हिंसक हवा की लहरों ने तुरंत गूहे के हाथों की लपटों को बुझा दिया। यद्यपि गूहे डुवान स्तर के शिखर पर है, उसे केवल डुवान स्तर पर एमेथिस्ट विंगलांड किंग का सामना करने पर ही कुछ लगा सकता है। यूलेन चमक उठे और गूहे के पास आ गए। उनका चेहरा उदास था और उन्होंने कहा, यूलेन संप्रदाय के नेता के रूप में आपने वास्तव में सार्वजनिक रूप से अपने शिष्य के साथ खिलवाड़ किया। इससे हमारे यूलेन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को क्या नुकसान होगा? ये सुनकर यून का दिल स्पष्ट रूप से कठोर हो गया। उसने धीरे से अपने नाजुक हाथ से जियाओबाई को दूर धकेल दिया और उसके सुंदर चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी। कोलाहलयुक्त जियाओबाई ने नाखुशी से यूलेन की ओर देखा और शांति से कहा, यूनान संप्रदाय का कौन सा नियम कहता है कि गुरु शिष्य के बीच प्रेम संबंध की अनुमति नहीं है? एक साधारण बुजुर्ग की हिम्मत कैसे हुई कि वह भगवान की महिमा का अपमान करे? वह तो बड़े और छोटे के बीच का अंतर ही नहीं जानता। वह तो पिटाई का हकदार है। अगले ही क्षण नीलम पंख वाले शेर राजा ने निर्णायक कार्रवाई की। एक ही मुक्का लगने से यूलेन दर्जनों मीटर दूर जा गिरा और चौक पर भारी होकर गिर पड़ा। इस दबंग व्यवहार ने यूनान संप्रदाय के बुजुर्गों को तुरंत चौंका दिया जो मंच पर खड़े होने वाले थे। हाँ, बढ़िया। उस स्थिति में कीमिया प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाए। गूहे ने अचानक व्यंग्य करते हुए कहा, हालांकि जो भी हारेगा उसे दूसरे पक्ष की एक शर्त बिना शर्त माननी होगी। क्या तुम्हारी हिम्मत है? अपने सामने गूहे की ओर देखते हुए जियाओबाई मन मुस्कुराई, लेकिन कुछ चौंकाने वाली बात कही। ये तुम्हें कुचलने के लिए पर्याप्त है। अल्पविराम। PS, मुझे आज अपने भाई का बैट्समैन बनना है, इसलिए मैं पहले एक अध्याय अपडेट करूंगा। अगर मैं शाम को नशे में नहीं हो गया तो मैं 3 अध्याय पूरा कर लूंगा। यदि आपके पास पैसा है तो कृपया पैसा खर्च करके मेरा समर्थन करें। यदि आपके पास टिकट है तो कृपया वोट दें। यदि आपको लगता है कि लेखन थोड़ा ठीक है तो कृपया इसकी अच्छी समीक्षा करें। नई किताब लिखना आसान नहीं है, कृपया इसका ध्यान रखें। 40 अध्याय 40। एक बहुत ही ध्यान देने वाला व्यक्ति को रुकावा। सबकी निगाहें जियाओबाई और गूहे पर टिकी थी। यहाँ तक कि इस समय गूहे के चेहरे पर जो हत्या की मंशा का संकेत दिखाई दे रहा था, उसे भी कई लोगों ने नोटिस किया था। इस समय पूरा यूनान पर्वत शांत लग रहा था। क्या शीर्ष कीमियागरों के बीच बहुप्रतीक्षित शिखर युद्ध आखिरकार शुरू होने वाला है? गूहे के कंधे कांपने लगे और बैंगनी रंग के ज्वलंत पंखों की एक जोड़ी उभरी। जैसे ही पंख फड़फड़ाए, उसका शरीर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा और आखिरकार चौक के बीच में पहुंच गया। कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए मैं पहले शुरू करूंगा। गूहे के चेहरे पर उदासी थी और उसने अपनी आस्तीनें धीरे से हिलाई।
अचानक घनी जड़ी बूटियां उसके भंडारण रिंग से लगातार बाहर निकलकर पत्थर के मंच के ऊपर चक्कर लगाने लगी। संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभवतः उनकी संख्या सैकड़ों में थी। जब ये जड़ी बूटियां दिखाई दी तो तुरंत ही एक तेज औषधीय सुगंध हवा में भर गई। जाहिर है ये औषधीय जड़ी बूटियां कोई साधारण चीजें नहीं है। यूं ने अपनी खूबसूरत आंखों से पास ही खड़े कानून प्रवर्तन अधिकारी की ओर देखा। कानून प्रवर्तन करने वाले बुजुर्ग ने यह बात समझ ली और जल्दी से पत्थर के मंच से नीचे कूद पड़े और यूनान संप्रदाय के शिष्यों को क्षेत्र की सख्त सुरक्षा करने के लिए संगठित करना शुरू कर दिया। जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, गूहे की अभिव्यक्ति धीरे-धीरे गंभीर होती गई। उसकी उंगलियों के बीच की अंगूठी रोशनी से चमक उठी और एक बड़ी दवा की कड़ाही अंगूठी से बाहर निकलकर पत्थर के मंच के केंद्र पर भारी रूप से गिर गई। भारी वजन ने पत्थर के मंच को हिला दिया। अपने सामने दवा के बर्तन को देखते हुए गूहे ने एक गहरी सांस ली, अपना मुंह खोला और हरे रंग की लौ की एक गेंद बाहर निकली। उसकी उंगली के एक झटके से एक सुंदर पूंछ वाली लौ सीधे दवा के बर्तन में घुस गई और फिर अचानक फट गई। दवा की कड़ाही में प्रचंड आग उबलती रही और बढ़ते तापमान के कारण दुनिया का एक टुकड़ा धीरे-धीरे थोड़ा गर्म लगने लगा। जैसे ही लपटें उठने लगी, गूहे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक जड़ी बूटी जो बहुमूल्य प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी, उसे औषधि के बर्तन में फेंक दिया और इस प्रकार अमृत को परिष्कृत करने की अत्यंत कठोर प्रक्रिया शुरू हो गई। गोली राजा वास्तव में छठी श्रेणी की शाही गोली को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा है। फामा की आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उन्होंने आश्चर्य से कहा, वह यामा एम्पायर केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष और शीर्ष स्तर के 5वीं कक्षा के कीमियागर हैं। मैं जानता हूं कि छठी श्रेणी की शाही गोली को परिष्कृत करना कितना कठिन है। यद्यपि गूहे छठी कक्षा का कीमियागर है, फिर भी छठी कक्षा की शाही गोली को परिष्कृत करने की संभावना बेहद कम है। लेकिन इस समय उन्होंने अभी भी छठी श्रेणी की शाही गोली को परिष्कृत करने का विकल्प चुना। यह देखा जा सकता है कि वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए कितना संघर्ष करना चाहता है। गूहे दवा को परिष्कृत करते समय बहुत स्थिर था और वह हर कदम पर सावधान रहता था। वह समय, तापमान और खुराक को बड़ी सटीकता से नियंत्रित करता था, थोड़ी सी भी गलती करने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे जैसे दवा को परिष्कृत करने के चरण आगे बढ़ते गए, वहां मौजूद लोगों की भावनाएं और अधिक तनावपूर्ण होती गईं। कई लोगों ने तो अपनी सांस भी रोक ली। आखिरकार छठी कक्षा की शाही गोली को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है। अगर गूहे वास्तव में इसे परिष्कृत कर सकता है तो उसकी प्रतिष्ठा दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। तब तक तो भगवान के ताकतवर नेता को भी उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। तब उसका प्रभाव हर किसी की कल्पना से परे होगा। चर्चा। दवा की कड़ाही हल्की सी हिलने लगी, मानो वह खत्म होने वाली हो। गूहे के माथे से पसीना टपक रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वह इस समय बेहद घबराया हुआ था। हालांकि मैदान में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी स्थिति गूहे से बिल्कुल विपरीत थी। ऊंचे मंच पर ज़ियाओ बाई सिंहासन पर बैठा था जो मूल रूप से यूनियन का था। उसने अपने सामने आध्यात्मिक चाय उठाई, एक घूंट लिया और हल्के से कहा, यदि आप दवा को परिष्कृत करते समय नियमों का पालन करते हैं तो 10 सांसों के भीतर कड़ाही फट जाएगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी ने आंख भरी। ज़ियाओ बाई ने जो कहा उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि गूहे की औषधि शोधन प्रगति अत्यंत शांत और सुचारू रही है। स्थिति को देखते हुए स्पष्ट है कि सफलता निकट है। तिपाई कैसे फट सकती है, और ये 10 सांसों के भीतर हुआ। फामा, जो पास ही खड़ा था, ने ज़ियाओ बाई को गहराई से देखा और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, शोधन सफल होगा या नहीं यह अभी भी ज्ञात है, लेकिन 10 सांसों के भीतर कड़ाही का फट जाना बिल्कुल असंभव है। फामा ने व्यक्तिगत रूप से बात की। हर कोई पूरी तरह से ज़ियाओ बाई को एक झूठा व्यक्ति मानता था जिसके पास केवल अच्छी शक्ति सूरत थी। यहां तक कि यूं भी ये पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या कड़ाही सचमुच फट जाएगी। उसने देखा कि औषधि के बर्तन में ऊर्जा अत्यंत कोमल थी और उसमें हिंसा का कोई संकेत नहीं था। यह विश्वास करना कठिन था कि 10 सांसों में बर्तन के फटने जैसी अत्यंत दुर्लभ चीज की खोज की जाएगी। निश्चित रूप से ज़ियाओ बाई ने फिर भी बड़ी निश्चितता के साथ कहा। यद्यपि गूहे ने औषधि को परिष्कृत करने के लिए सभी चरणों का पालन किया, लेकिन किसने कहा कि औषधि को परिष्कृत करते समय किसी को निर्देश का पालन करना चाहिए। दवा के बर्तन में रखी दवा में पहले से ही परिवर्तन हो चुका था, लेकिन गूहे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार जब गूहे ने बर्तन में अगली दवा डाली तो यह विस्फोटकों को जलाने जैसा होगा। जैसे जैसे समय बीता गया, गूहे ने भी अपने आप को अहंकारी समझना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह 3, 2, 1 टकराना। आकाश में धरती को हिला देने वाली एक बड़ी गर्जना गूंज उठी। शक्तिशाली प्रभाव बल ने गूहे को सीधे दूर धकेल दिया और वह दर्जनों मीटर दूर पत्थर की सीढ़ियों पर भारी रूप से गिर गया। ठीक 10 सांसें, अत्यंत सटीक। इस क्षण पूरे स्थान पर मृत्यु सी शांति छा गई। सभी की निगाहें ज़ियाओ बाई पर टिकी थी, यहां तक कि गूहे, जो पहले से ही स्तब्ध था, उसने भी हैरान चेहरे से ज़ियाओ बाई को देखा। उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि जब वह सब कुछ योजना के अनुसार कर रहा था तो विस्फोट जैसी घटना क्यों घटी। और इस लड़के ज़ियाओ बाई ने न केवल देखा कि वह विस्फोट करने वाला था, बल्कि उसने समय का भी सटीक अनुमान लगाया। इससे लोगों को लगता है कि वह वास्तव में एक शीर्ष कीमियागर हो सकता है जो अपनी असली क्षमता छुपा रहा है। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे ज़ियाओ बाई धीरे से खड़ी हुई, मंच से नीचे उतरी और चौक के केंद्र में आ गई। पास ही में बहती प्राचीन नदी को देखते हुए ज़ियाओ बाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप वाकई बहुत खास हैं, आप खुद भी बहुत खास हैं। ये सुनकर गूहे का चेहरा एकदम उदास हो गया, कोयले से भी अधिक काला। जैसे ही वह खड़ा होकर इसे फिर से परिष्कृत करने वाला था, ज़ियाओ बाई ने अचानक मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीरता से कहा, आज मैं आपको मुफ्त में सबक सिखाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि दवा बनाने का क्या मतलब है। ये सुनकर मैदान में मौजूद सभी लोग चौंक गए, उनकी आंखें गंभीरता से भर गईं। मैंने देखा कि ज़ियाओ बाई ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। एक प्राचीन तिपाई ने आकार ले लिया, सरल और स्वाभाविक, दो कान yin और yang को जन्म देते हैं, 3 पैर स्वर्ग और पृथ्वी को परिभाषित करते हैं और 2 रूपरेखा में अराजकता होती है। ताओ और ली का विकास मिलकर एक रूप को जन्म देता है जो सभी चीजों को समायोजित करता है, स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत और प्रकृति के नियम की एक धुंधली भावना के साथ। चारों ओर असली ड्रैगन की छाया है, भव्य और शानदार। बस एक नजर, मैदान में मौजूद हर व्यक्ति सदमे से स्तब्ध था। आखिरकार ज़ियाओ बाई ने जो निकाला वह पौराणिक ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन था, जिसे त्यानदिंग सूची में चौथे स्थान पर रखा गया था। इस वस्तु का मूल्य था है, यहाँ अनगिनत शीर्ष कीमियागरों को पागल करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि गूहे भी इस समय अपना गुस्सा पूरी तरह से भूल गया और ज़ियाओ बाई के सामने ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन को ऐसे घूरने लगा जैसे वह अपने प्रेमी को देख रहा हो। ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन को देखकर ऐसा लग रहा था कि यूं भी अपना आकर्षण खो चुका है। 41 अध्याय 41 आपको मजबूत होना चाहिए, कठिन समय आपका इंतजार कर रहा है। आपके पास वास्तव में ऐसा खजाना है। गूहे अपनी नजरें दूसरी ओर नहीं हटा सका और धीरे से बोला, मैंने तुम्हें कहा था। यदि इस ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन की उपस्थिति ने अधिकांश लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि ज़ियाओ बाई वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर ज़ियाओ बाई की अगली चाल ने सभी को यह निश्चित कर दिया कि वह एक शीर्ष कीमियागर होना चाहिए जो अपनी असली क्षमता छुपा रहा है। छठी कक्षा, बस 7वीं कक्षा का कीमियागर भी हो सकता है। मैंने देखा कि ज़ियाओ बाई की पतली उंगलियां हल्की सी हिल रही थी। पृथ्वी के केंद्र से हरे कमल के समान अग्नि का एक गोला फूट पड़ा। उसी समय सैकड़ों बहुमूल्य आध्यात्मिक औषधियां शून्य में पंक्तिबद्ध थी और एक अत्यंत समृद्ध औषधीय सुगंध हवा में भर गई थी। वास्तव में कई औषधीय जड़ी बूटियां तो पूरे साम्राज्य में खोजने पर भी नहीं मिल सकती। क्या किसी सामान्य व्यक्ति के पास विचित्र अग्नि जैसी दुर्लभ वस्तु होना संभव है? क्या एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां रखना संभव है? कदापि नहीं। हे भगवान, इस लड़के की पृष्ठभूमि वास्तव में बहुत गहरी है। यूलिंग कांपते हुए गहरे गड्ढे से बाहर निकला और ज़ियाओ बाई को देखा, उसकी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन, ब्लू लोड फायर और अनगिनत कीमती अमृत। ये बच्चा सचमुच एक उच्च स्तरीय कीमियागर हो सकता है। उसे इतना अपमानित करने के बाद मुझे डर है कि भविष्य में मुझे उसे बदला लेना पड़ेगा। अपने जीवन की खातिर मुझे आज रात जानने पहले जाना होगा और माफी का एक दृश्य प्रस्तुत करना होगा। क्या वह छठी कक्षा की संप्रदाय विरोधी गोली को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा है? फामा ने बड़बड़ाया, हालांकि पोज़ोंग दान और हुआन जी दान दोनों छठी श्रेणी के अमृत हैं, लेकिन पोज़ोंग दान को परिष्कृत करने की कठिनाई हुआन जी दान की तुलना में कहीं अधिक है। यदि ज़ियाओ बाई के पास संप्रदाय तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करने की क्षमता होती तो वह तुरंत पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक लोकप्रिय वस्तु बन जाता। अनगिनत शक्तिशाली ताकतों द्वारा सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मान दिया जाएगा। जब हर कोई अपनी सांस रोककर कीमिया समारोह देखने के लिए तैयार था तो ज़ियाओ बाई ने लापरवाही से उसके सामने सैकड़ों जड़ी बूटियां ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन में फेंक दी। इस आश्चर्यजनक कदम ने तुरंत ही सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।
गूली इतना क्रोधित था कि वह 3 फीट ऊपर उछला, जियाओ बाई की ओर इशारा करते हुए और गुस्से से डांटा, तुम बहुत बेकार हो। उसने औषधियों को परिष्कृत करने का इतना क्रूर तरीका पहले कभी नहीं देखा था। कोई एक साथ सैकड़ों औषधीय जड़ी बूटियां औषधि के बर्तन में कैसे डाल सकता है? एक ही समय पर चौक के एक कोने में गूनी, जो विशेष रूप से निरीक्षण करने के लिए यहाँ आए थे, ने उत्साह से कहा, मैं ये जानता हूँ। उसने अपनी आंखों से जियाओ बाई की कीमिया की चमत्कारी विधि देखी थी। आज इस युनान पर्वत पर जियो बाई निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक शुरुआत करेगी जो पूरे जियामा साम्राज्य और यहाँ तक कि पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को चौंका देगी। फामा, जो ज्यादा दूर नहीं थे, इस बार कुछ नहीं बोले। जाहिर है, लगातार कई भविष्यवाणियों की गलतियों के बाद उन्होंने सीख लिया है कि मौन ही स्वर्णिम है। बहुत युवक की हरकतों को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। शर्मिंदगी से बचने का सबसे अच्छा तरीका चुप रहना है। जियो बाई ने गूली को शांति से देखा और कहा, आप एक छठी कक्षा के कीमियागर हैं जो इंपीरियल को भी परिष्कृत नहीं कर सकते, आप क्या जानते हैं? ये शब्द सचमुच दिल को छू गए। गूली को मौके पर ही अपना बचाव तोड़ने दो। यद्यपि वह छठी कक्षा का कीमियागर होने का दावा करता था, लेकिन उसकी सफलता की दर बेहद कम थी और वह केवल छठी कक्षा की सबसे सरल गोलियों को ही परिष्कृत कर सकता था। हुआंग जी, गोली को परिष्कृत करना अत्यंत कठिन है, इसे परिष्कृत करना भी संभव है। तुम गूली गुस्से में था और लंबे समय तक जियो बाई की ओर इशारा करता रहा, लेकिन वह ये नहीं सोच पा रहा था कि कैसे जवाब दिया जाए। ये देखकर शियाओ बाई को हंसी आ गई और वह खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं सका। लोगों को बोलना सिखाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। उफ, गूली ने अपनी छाती ढक ली और मुंह से खून निकल आया। आसपास के सभी लोग डरे हुए थे। गूली के गुस्से से भरे चेहरे को देखते हुए अब कोई बहुत चिंतित था कि आज जैन राजा को जियो बाई द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस मनोवैज्ञानिक गुण को भी पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है। जियाओ बाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। यदि वह ये छोटा सा आघात भी सहन नहीं कर सकता तो क्या भविष्य में उसका शिष्य प्रतिदिन खून की उद्यान नहीं करेगा? आखिरकार कठिन समय उसका इंतजार कर रहा है। धमाका। ड्रैगन सोल कॉर्डन से अचानक एक हिंसक ऊर्जा तरंग फूट पड़ी और फिर औषधि कॉर्डन की भीतरी दीवार से जोर से टकराई। अचानक तेज और स्पष्ट ध्वनि तरंगें तेजी से फैली, जिससे पूरा चौक प्रभावित हुआ। इस समय भारी दवा की कड़ाही भी कई बार जोर से हिली। अगर यह कोई साधारण दवा की कड़ाही न होती तो शायद इस झटके से सीधे फट जाती। जियाओ बाई की अभिव्यक्ति अत्यंत शांत रही, जिससे औषधि के बर्तन में मौजूद हिंसक शक्ति उसकी इच्छानुसार ढालने लगी। डिंग डिंग, ऊर्जा की लहरें लगातार औषधि के बर्तन की भीतरी दीवार से टकरा रही थीं और तेज आवाज की लहरें पूरे चौक में गूंज रही थीं। इस समय लगभग सभी को पता चल गया था कि शोधन प्रक्रिया में थोड़ी समस्या है। जियाओ बाई की दवा शोधन में एक समस्या है। एक चौथी कक्षा के कीमियागर ने वर्ग के केंद्र को देखा और खुद से फुसफुसाया। आसपास के कई कीमियागरों ने औषधि के बर्तन में असामान्यता देखी, जिससे तुरंत काफी हलचल मच गई। गूली ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अहंकार के कारण अंततः तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय ड्रैगन सोल कॉर्डन में असामान्य हलचल को देखते हुए भले ही जैद सम्राट आ जाए, वह स्थिति को बचाने में सक्षम नहीं होगा। औषधि शोधन की विफलता पहले से ही निश्चित है। क्या आज का दिन हम दोनों के लिए असफलता के साथ समाप्त होने वाला है? फामा खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। यदि इसका अंत सचमुच इसी तरह हुआ तो मुझे डर है कि आसपास के सभी देश इसका मजाक उड़ाएंगे। जब तक दो लोग असफल नहीं हो जाते, उन्हें एक अतिरिक्त मैच मिलेगा। जियाओ बाई को भीड़ की चर्चाओं की परवाह नहीं थी। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी पतली उंगलियों को हवा में हल्के से हिलाया। चर्चा। जैसे ही औषधि की कड़ाही में कंपन हुआ, गहरे लाल रंग की एक मनमोहक ज्वाला का गोला प्रकट हुआ और कड़ाही के भीतर से सिकुड़ गया। जैसे जैसे लपटें बढ़ती गईं, अजीब लाल कमल की आकृतियां बनती गईं। लाल कमल, कर्मग्नि। गूली का शरीर कांप रहा था और वह सदमे से सुन्न हो गया था। इस समय उसे अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसके चारों ओर सब कुछ अत्यंत वास्तविक हो गया। लाल कमल अग्नि, लेकिन यह विचित्र राग सूची में 8वें स्थान पर है। एक साधारण व्यक्ति के लिए ऐसी दिव्य वस्तु का होना इतना गर्व की बात होगी कि उसके पूर्वज भी इस पर गर्व करेंगे। लेकिन जियाओ बाई जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास एक ही समय में ब्लू लोड सर्को फायर, रेड लोड फायर और ड्रैगन सोल कॉर्डन है, तो फिर पूर्वजों की कब्रों में आग लगी होगी। हाँ, आग लगी है। इसके अलावा यह एक ऐसी प्रचंड आग होनी चाहिए जो 10 फुट ऊंची उठती हो। वाह, हे भगवान, इसकी नींव इतनी मजबूत क्यों है? एक कीमियागर ने अपने हाथ में छोटे से आग के राक्षस को देखा और वह इतना प्रभावित हुआ कि रो पड़ा। एक ही समय पर वर्ग का केंद्र लाल कमल कर्मग्नि के प्रकट होने के साथ ही ड्रैगन आत्मा कड़ाही में मौजूद हिंसक शक्ति तुरंत ही दबा दी गई। औषधीय शक्ति पुनः विघटित होकर लाल कमल में एकीकृत हो गई। गूली दवा के बर्तन को घूरता रहा। हरे और लाल लपटों में एक बैंगनी लाल गोली का प्रोटोटाइप दिखाई दिया। गोली का प्रोटोटाइप लगभग लोंगन के आकार का है, जो पूरी तरह बैंगनी लाल है। इसकी सतह चिकनी और पारदर्शी है और ये देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। यद्यपि वे कुछ दूरी पर थे, फिर भी गूली उसमें से राशि और शुद्ध औषधीय शक्ति को महसूस कर सकता था। जोंग को दान का काम लगभग पूरा होने वाला है। हालांकि जैसे ही छठी कक्षा के अमृत के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की अनोखी घटना धीरे धीरे आकाश के ऊपर संघनित हो रही थी, जियो बाई ने अचानक कार्रवाई की और इस घटना को बलपूर्वक बाधित कर दिया। आत्मा परिवर्तन का धर्म वास्तव में इस समय उस पर जोर दिया गया था। कोई नहीं जानता कि वह क्या करने जा रहा है। 42 अध्याय 42। एक तलवार स्वर्ग के द्वार खोलती है और अपने शरीर से गड़गड़ाहट का प्रतिरोध करती है। आखिर वह क्या करना चाहता है? स्वर्ग और पृथ्वी की घटनाओं को बलपूर्वक बाधित करने से कीमिया की विफलता हो जाएगी। ये देखकर कि छठी कक्षा की संप्रदाय भंजक गोली को परिष्कृत किया जाने वाला था, उसने वास्तव में ऐसी असामान्य बात की। क्या ये हो सकता है कि वह चिंतित था कि वह छठी कक्षा की गोली की भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सकता? भले ही वह यहीं रुक जाए, यह तैयार कोजोंग डैंग गुहे को हराने के लिए पर्याप्त है। चौक पर लोग इस बारे में बातें कर रहे थे। अल्पविराम। उसी समय ऊंचे मंच पर यूं की खूबसूरत आंखें थोड़ी हिल गईं और उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने खुद से कहा, तुम्हें हमेशा लोगों को सरप्राइज देना पसंद है। इस बार तुम दुनिया को किस तरह का सरप्राइज दोगी? कुछ समय साथ बिताने के बाद उसे पता चल गया कि जियाओ बाई हार मानने वाली नहीं है। इस समय वज्रपात की विपत्ति दूर करने के लिए अवश्य कोई अन्य व्यवस्था होनी चाहिए। अल्पविराम। वर्ग का केंद्र। जियाओ बाई ने अपनी उंगलियों से मुहरें बनाई। उसकी आंखें चमक रही थीं। भयावह क्यूई और रक्त विशाल मात्रा में आत्मिक शक्ति में लिपटे हुए उसकी उंगलियों के बीच प्राचीन प्रतीकों में संघनित हो गए। वह सब कुछ बदल देता है। वह अनंत काल को बदल देता है। वह वर्षों को बदल देता है। वह पुनर्जन्म को बदल देता है। रूपांतरण के महान नियम का मंत्र जियाओ बाई के दिमाग में गूंजता रहा। अनजाने में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का एक हिस्सा जुड़ा रहा था। वे प्राचीन प्रतीक धीरे धीरे ड्रैगन आत्मा कड़ाई में गिर गए। थोड़ी देर रुकने के बाद वह कोजोंग डैंग के अर्ध तैयार उत्पाद के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। किसी को नहीं पता था कि जियाओ बाई क्या कर रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन प्राचीन प्रतीकों में एक डरावनी और विचित्र शक्ति छिपी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें एक महान कारण और प्रभाव छिपा है जो बाकी लोगों के लिए असहनीय है। जब सबका ध्यान उस अजीब संयोजन पर केंद्रित था, यूनान संप्रदाय के ऊपर का आकाश अचानक अंधेरा हो गया और आसमान पर घने काले बादल छा गए। काले बादलों के बीच कुछ सुनहरी बिजली चांदी के सांपों की तरह इधर-उधर घूमती हुई दिखाई दे रही थी। आकाश में अचानक हुए इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से आकाश में छाए काले बादलों को देखने लगे। ये है डेनलेई। फामा का शरीर एक पल के लिए कांप उठा और वह बहुत उत्साह के साथ समझाने लगा। बहुत उच्च श्रेणी के कुछ अमृत एक बार जारी होने पर इतने शक्तिशाली होंगे कि ये दुनिया में उथल-पुथल पैदा करेंगे और अंततः गोलियों की गड़गड़ाहट का कारण बनेंगे। मैंने अपने जीवन में सिर्फ 2 बार गोलियों की गड़गड़ाहट देखी है। पहली बार तब जब मैं युवा था और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहा था। मैं भाग्यशाली था कि मैंने 7वीं कक्षा के कीमियागर को गोलियों को परिष्कृत करते देखा। दूसरी बार अभी इस बार जियाओ बाई द्वारा की गई गोलियों की गड़गड़ाहट उस समय की 7वीं कक्षा के कीमियागर की गड़गड़ाहट से कहीं ज्यादा भयानक थी। फामा ने जो कहा उसे सुनने के बाद मानो वे एक मत थे। सभी की निगाहें अचानक चौक के मध्य में स्थित ड्रैगन सोल कॉर्डन पर टिक गईं। इस समय ड्रैगन सोल कॉर्डन में ब्रेकिंग सैक्टिल का अर्ध तैयार उत्पाद 3 भागों में विभाजित किया गया है। अनगिनत प्राचीन प्रतीकों से घिरा हुआ ये तेजी से चमकदार और असाधारण हो गया है। अचानक ये संख्या 3 क्यों हो गई? गूली को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखें ड्रैगन सोल कॉर्डन पर टिकी हुई थी। दवा के बर्तन में सचमुच 3 संप्रदाय भंजक गोलियां हैं। इसके अलावा लाल कमल कर्मग्नि और नीले कमल पृथ्वी को द्वारा लगातार होने के बाद 3 ब्रेकिंग सैक्ट गोलियों पर अद्वितीय नीले कमल और रक्त कमल के निशान बन गए, जो और भी अधिक असाधारण लग रहे थे। गुंजन। आकाश में घनी और अस्त व्यस्त बिजली चमकने लगी।
चमकदार बिजली ब्रह्मांड को रोशन करती है और विनाशकारी वर्षा सभी दिशाओं में होती है। इस वज्रपात की शक्ति अधिक से अधिक भयानक होती गई, जिससे यूं को थोड़ी चिंता हुई। इस तरह के भयानक वज्रपात की आड़ में यहां तक कि एक युवान बलवान भी शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। और जियाओ बाई अब सिर्फ एक 5 सितारा महान लड़ाई मास्टर है। हे भगवान, ये तो बहुत शक्तिशाली है ना? जियाओ बाई ने आसमान की ओर देखा और आग भरने से खुद को रोक नहीं सकी। इस भयावह वज्रदंड का सामना करते हुए भले ही उसके पास प्राचीन पवित्र शरीर और दिव्य हाथी कारागार दमन शक्ति थी, फिर भी वह दोषी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यदि आप उसे हरा नहीं सकते तो पहले दबा ले लीजिए। एक विचार में यही है। जियो बाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के रिंग से 2 पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल्स निकाली और उन्हें उसके मुंह में फेंक दिया। इस साहसिक कदम से गूढ़ स्तब्ध रह गया जो बहुत दूर था। क्या वास्तव में ऐसे लोग हैं जो अमृत को परिष्कृत करते हुए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गोलियां निगलते हैं? अगर वह सिर्फ दवा निगल लेता तो भी ठीक रहता, लेकिन उसने वास्तव में एक ही समय में 2 पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल्स निगल ली। वह वास्तव में मौत से नहीं डरता। हालांकि जियो बाई अभी भी असंतुष्ट लग रही थी और वास्तव में उसने अंगूठी से एक और 3 पैटर्न वाली किंगली गोली निकाली और उसे उसके मुंह में फेंक दिया। ये दोनों अमृत किसी ग्रैंड फाइटर की ताकत को एक स्टार तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन जीवित रहते हुए कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 3 गोलियां नहीं ले पाया है, क्योंकि जो लोग ऐसा कर सकते थे वे पहले ही मर चुके हैं। धमाका। जैसे जैसे जियाओ बाई का शरीर हिलता गया, उसकी आभा बढ़ती गई। 6 सितारा ग्रैंड मास्टर, 7 सितारा ग्रैंड फाइटर, 8 सितारा ग्रैंड मास्टर अल्पेराम। क्या यह अभी भी संभव है? ये कैसा शरीर है? यह इतना टिकाऊ कैसे हो सकता है? मैदान में मौजूद बड़े लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। वे जियाओ बाई को भूल रहे थे और लगातार बातें कर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि आज जियाओ बाई ने सभी को कई बार अपने विश्व दृष्टिकोण और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को ताज़ा करने में मदद की है। जियाओ बाई ने धीरे से गंदी हवा छोड़ी, आसमान की ओर देखा और मन मन मुस्कुराया। चलो। जिया जिनके लगभग चिल्ला पड़ा, उसने वास्तव में गड़गड़ाहट का आदेश दिया। धमाका। आकाश काले बादलों से भर गया था। काले बादलों के बीच से एक बड़े वृक्ष जितनी मोटी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उस चमकदार रोशनी ने अंधेरे आकाश और धरती को रोशन कर दिया। गोल्डन लीजेंड, किसी ने कहा। बूम। चांदी जैसी चमकती बिजली काले बादलों में और अधिक तेजी से एकत्रित होने लगी और बाद में पूरे आकाश का वातावरण अत्यंत निराशाजनक हो गया। अगले ही क्षण अचानक काले बादलों में एक दरार दिखाई दी और फिर लगभग 3 फुट लंबी और चौड़ी एक सुनहरी दिव्य गड़गड़ाहट आकाश और पृथ्वी को गूंजती हुई तेज आवाज के साथ एक विशाल सुनहरे ड्रैगन की तरह काले बादलों से बाहर निकली। और जिस लक्ष्य पर यह गोली चलाई जा रही थी, वह के मध्य में से 3 बैंगनी लाल गोलियां थीं। सुनहरी गड़गड़ाहट को आते देख जियो बाई ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और अपने हाथ में लंबी तलवार लेकर आकाश में उड़ गया। एक तलवार स्वर्ग का द्वार खोलती है। तलवार की चमकती हुई रोशनी सुनहरे दिव्य वज्र से भी ज्यादा चमकदार थी। तलवार के एक वार से ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान आधा कट गया हो। इस भयानक शक्ति ने मैदान में लड़ने वाले सभी राजाओं को चौंका दिया। स्वर्णिम दिव्य वज्र एक क्षण में पराजित हो गया। हालांकि आकाश में गड़गड़ाहट तो बहुत बड़ी है, फिर वह एक ही कैसे हो सकती है? बूम बूम बूम। जियाओ बाई की तलवार से सुनहरी दिव्य गड़गड़ाहट के फट जाने के बाद काले बादल और भी उग्र हो गए। अनगिनत सुनहरी किरणें चमक उठी और बिजली काले बादलों को चीरती हुई समुद्र में प्रवेश करने वाले ड्रैगन की तरह टूट गई और जियाओ बाई की ओर बढ़ गई। आसमान से गिरती हुई घनी स्वर्णिम दिव्य गड़गड़ाहट को देखकर जियाओ बाई की आंखों में कटुता की झलक दिखाई दी। उसने वास्तव में अपने हाथ में तलवार वापस खींच ली और अपनी शारीरिक शक्ति से ही अंतहीन दिव्य गड़गड़ाहट का विरोध करने के लिए तैयार हो गया। क्या वह मौत चाहता है? युनलिंग ने चेहरे पर उलझन भरी नजर लाते हुए कहा। ईश्वरीय दंड का विरोध करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करना निश्चित रूप से मृत्यु का मार्ग है। कुछ सेकंड बाद जिस क्षेत्र में जियाओ बाई खड़ा था, वह अनगिनत दिव्य गड़गड़ाहटों से पूरी तरह से घिर गया। उस भयानक शक्ति ने लोगों को चौंका दिया। यहाँ तक कि लॉन्ग एवजिन, जो पहले थोड़ा ईर्ष्यालु था, वह भी यूं के पास आने से खुद को नहीं रोक सका और पूछा, क्या आप कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं? यूं की खूबसूरत आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उसने अपने लाल होंठ थोड़े से खोले और कहा, मुझे उस पर विश्वास है। क्योंकि जियो बाई ने ऐसा करने की हिम्मत की है तो उसे अपना रास्ता खुद ही अपनाना होगा। इसके अलावा उसे अपने भयावह भौतिक शरीर की गहरी समझ थी। चाहे यह वज्रदंड कितना भी भयानक क्यों न हो, जियो बाई को मारना संभव है। लॉन्ग एवजिन के परफेक्ट फिगर को देखते हुए उसे इसकी गहरी समझ होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसने उस दिन बहुत अधिक शराब पी ली थी और उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था। 43 अध्याय 43 रानी मेडुसा को अपना शरीर बढ़ाने में मदद करना। धमाका। स्वर्णिम दिव्य गड़गड़ाहट से आच्छादित चौक के मध्य से एक चौंकाने वाली ध्वनि आई, जैसे सागर अपने किनारों को तोड़ रहा हो, जैसे ब्रह्मांड हिंसा को उतार चढ़ाव और विशालता के साथ टूट रहा हो। स्वर्णिम दिव्य गड़गड़ाहट से एक चीख निकली जिसने सभी दिशाओं को हिला दिया। अब बात खत्म हो गई, वह बच्चा मुसीबत में है, नलन जी ने कहा। उसका शरीर लड़ाकू भावना से भरा हुआ था और उसके पीछे हरे पंख खिल रहे थे, मानो वह किसी भी समय लोगों को बचाने के लिए तैयार हो। आखिरकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि दवा को परिष्कृत करने में जियो बाई की क्षमता गोली राजा गुहे से कहीं बेहतर है। यदि उसकी शक्ति सीमित न होती तो वह निश्चित रूप से इस संप्रदाय भेदी गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होता। इसके अलावा वह अभी भी बहुत छोटा है। समय के साथ वह 8वीं कक्षा का कीमियागर बन सकता है जो पूरे डॉकी महाद्वीप को चौंका देगा। यदि हम संकट के समय में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की मदद कर सकें तो लाभ करना से परे होगा। इस क्षेत्र में ऐसे कई लोग थे जिनके विचार उनके जैसे ही थे। यहाँ तक कि जियाओ साम्राज्य और जिया शिनचेन के पूर्वज भी इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। ये दृश्य देखकर गुहे अत्यंत निराशा में जमीन पर बैठ गया। कुछ ही दूरी पर गरज के सुनहरे समुद्र को देखते हुए उसने अपने दिल में भूतपूर्व थकान महसूस की। ये बच्चा सचमुच बहुत डरावना है। छठी कक्षा के पोज़ोंगदान को वास्तव में 7वीं कक्षा के अमृत की भयानक शक्ति में परिष्कृत किया गया था। यदि यह वास्तव में सफल हो गया तो इन 3 पौधों गोलियों की सफलता दर कल्पना से परे होगी। अचानक गुहे की पुतलियां अचानक से खुल गईं और वह आश्चर्य से बोला, वह वास्तव में ठीक है। मैंने इसे गरज के सुनहरे समुद्र में देखा। जियाओ बाई ने एक सफेद वस्त्र पहना हुआ था, उसका चेहरा जैद की तरह सफेद था और वह एक अमर सम्राट की तरह गड़गड़ाहट और बिजली से बाहर चला गया। और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी साधना ने एक और सफलता प्राप्त कर ली है तथा वह 9 सितारा महान युद्ध गुरु के स्तर तक पहुंच गया है। लड़ने की भावना से केवल एक कदम दूर, वह वास्तव में सफल हुआ। फामा ने आकाश में धीरे-धीरे छठे काले बादलों को देखा और बेहद उत्साहित हुए। खेत में फिर से जियो बाई को देखकर वह लगभग घुटनों के बल बैठ गया। 7वीं कक्षा का कीमियागर, इसका जन्म तो ऐसे ही हुआ था। जियो बाई, जियो बाई, जियो बाई, युवा मास्टर, युवा मास्टर, युवा मास्टर। चौक के चारों ओर से तीव्र जयघोष गूंजने लगे। इस समय भीड़ की भावनाएं बहुत तीव्र थी और उन्हें अत्यंत कट्टर भी कहा जा सकता है। इस समय जियो बाई उनकी नजरों में एक भगवान लग रहा था। समूचे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी 7वीं श्रेणी का कीमियागर अत्यंत दुर्लभ है। जनता की सतत निगाहों के नीचे जियाओ बाई धीरे-धीरे मंच के शीर्ष पर आया और अपने सामने यूं को देखा। उसने हवा में बहती हुई कीमती रोशनी के साथ 3 पोज़ोंग दिखाए। मैंने 3 पोज़ों गोलियों पर गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति का उपयोग करके 3 बड़े शब्द घेरे हुए देखे। 5 2 1 इस बेहद दिल को छू लेने वाले दृश्य ने यूं को रुला दिया। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने खुद को जियाओ बाई की बाहों में फेंक दिया। धन्यवाद। यूं के मुंह से एक नाजुक आवाज निकली। अपने सामने खड़े युवक को देखकर वह अपने दिल में उमड़ते अंतहीन प्यार को दबा नहीं सकी और उसने उसे जोर से चूम लिया। इस चुंबन ने लॉन्ग एवजिन को अचंभित कर दिया। उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थी और इस समय उसके दिल में एक हल्का दर्द प्रकट हुआ जो कई सालों से छिपा हुआ था। यदि मुझे साम्राज्य की जिम्मेदारियां नहीं उठानी पड़ती तो क्या मैं एक युवा पुरुष के प्रेम को उतनी ही स्वतंत्रता से महसूस कर पाता जितनी कि यूं ने महसूस की थी। हालांकि उसे बहुत पछतावा हुआ, फिर भी उसने अपनी शिकायत दबा ली और धीरे-धीरे मंच से नीचे उतर गई। अब जबकि उसके पिता का जीवन खतरे में है और मुलान साम्राज्य में स्थिति अशांत है, उसे जल्द से जल्द मुलान साम्राज्य वापस लौटना होगा। अगर उसे जियाओ बाई की चिंता नहीं होती तो वह 2 दिन पहले ही चली गई होती। अलविदा। मंच पर खड़े सुंदर युवक पर एक आखिरी नजर डालने के बाद वह दृढ़ता से मुड़ी और मुलान संप्रदाय से बाहर निकल गई। अल्पेराम। ये चुंबन काफी देर तक चला। वहां उपस्थित सभी लोगों को कुत्तों का भरपूर भोजन खिलाया गया। गुहे ने यूं को घूर कर देखा जिसे जियो बाई पागलों की तरह काट रहा था और समय समय पर आंखें भर रहा था। मेरा नाम गुहे है। जब आप ये वाक्य देखते हैं तो मेरा दिल मर जाता है। अब से तुम गुहे मेरे जियाओ बाई के अंतिम शिष्य होगे।
मंच के ऊपर से एक शक्तिशाली आवाज आई जिसने सभी को चौंका दिया। गूली की आंखों में तुरंत चमक लौट आई और उसकी आवाज उत्साह से कांप उठी। सचमुच सचमुच सचमुच। आपको ये जानना होगा कि ज़ियाओ बाई अब 7वीं कक्षा का कीमियागर है और वह बहुत युवा है और उसका भविष्य उज्जवल है। उनके अंतिम शिष्य बनना कितने सम्मान की बात होगी। निश्चित रूप से। ज़ियाओ बाई ने हल्के से मुस्कुराया, फिर अपना हाथ लहराया और कहा, अभी जब यूनियन और मैं पहाड़ पर गए थे तो हमने देखा कि पहाड़ का गेट खुला हुआ लग रहा था। आपको तुरंत निकल जाना चाहिए और गेट बंद करने जाना चाहिए। फुरुकावा उलझन में था, फामा उलझन में था, जिया जिंगटियन उलझन में था, हर कोई दंग रह गया। ये है सच्चा बंद शिष्य। सबकी भ्रमित निगाहों के सामने गूहे उदास होकर पहाड़ी द्वार की ओर चला। कीमिया के महान राजा सफलतापूर्वक सच्चे अंतिम शिष्य बन गए। डिंग प्री टास्क पूरा करने और आधिकारिक तौर पर मुख्य खोज शुरू करने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि सुनकर ज़ियाओ बाई की अभिव्यक्ति चौंक गई और उसके विचार तुरंत पीछे हट गए। मुख्य खोज अंततः शुरू होने वाली है। हम जुनर के जूडी वंश को बचाने के एक कदम करीब हैं। डिंग मुख्य खोज शुरू हो गई है। मुख्य खोज सामग्री रानी मेडुसा को कुन चरित्र कौशल का एक सेट विकसित करने में मदद करें। ये सुनकर ज़ियाओ बाई दंग रह गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। रानी मेडुसा को कुन पात्रों का एक समूह विकसित करने के लिए मजबूर करना। धतेरी की वे मुझे मार डालेंगे। वह रानी मेडुसा है। ये ठीक होता यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन दिक्कत है अब तुम और अधिक विकृत होते जा रहे हो। वे वास्तव में इस पर बल दे रहे हैं। घास एक प्रकार का पौधा। ज़ियाओ बाई ने गाली देना शुरू कर दिया और उसका पूरा मूड खराब हो गया। डिंग दोस्ताना अनुस्मारक। जब रानी मेडुसा को कुन चरित्र कौशल का एक सेट विकसित करने में जबरन मदद की जाती है तो मेजबान अनुभव कार्ड का उपयोग नहीं कर सकता है। जब ज़ियाओ बाई ने ये खबर सुनी तो उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। ये किसी अप्रत्याशित घटना से कम नहीं है। मैं अनुभव कार्ड का उपयोग नहीं कर सकता। मेरे जैसा 9 सितारा मास्टर रानी मेडुसा को बलपूर्वक कैसे हरा सकता है। यह मजाक सचमुच बहुत बड़ा है। डिंग समय सीमा 3 महीने है। अंत में इस इलेक्ट्रॉनिक चेतना ने ज़ियाओ बैगन को पूरी तरह से तोड़ दिया। 3 महीने। मुझे डर है कि अगर आप हर पल दवाएं लेते रहेंगे तो भी बहुत देर हो जाएगी। यह मिशन सचमुच अपमानजनक है। हे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा यूनान संप्रदाय 7वीं कक्षा के कीमियागर को जन्म देगा। एक शक्तिशाली और राजसी आभा प्राचीन काल से जागृत एक विशालकाय ड्रैगन की तरह अचानक अद्वितीय दबाव के साथ उतरी। जब ये राजसी गति जागृत हुई तो यूनियन का नाजुक शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। वह दूर यूनान संप्रदाय की गहराइयों की ओर देख रही थी और उसका सुंदर चेहरा जो शांत और दुनिया से अलग था इस क्षण सदमे से भर गया था। गुरुजी वह कैसे जागा। पूरे स्थान पर एक भयानक दबाव छा गया। चौक में यूनान संप्रदाय के सभी शिष्य अपने दिलों में भय को रोक नहीं पाए और उस स्थान की ओर घुटनों के बल झुक गए जहां आभा फैली हुई थी। हालांकि यूलिंग और यूनान संप्रदाय के बुजुर्गों ने घुटने नहीं टेके लेकिन वे भी सम्मानपूर्वक झुक गए। केवल ज़ियाओ बाई अभी भी सीधे खड़ी थी। उस जगह पर नजर डाली जहां यूनशान जाग गया था और उदासीनता से कहा, मैं आज बुरे मूड में हूं। अगर कुछ और नहीं है तो बेहतर होगा कि आप आराम करना जारी रखें। 44 अध्याय 44 यूनियन बनाम यूनशान। समय बदल गया है। कितना घमंडी ज़ियाओ बाई है। जैसा कि एक 7वें दर्जे के कीमियागर से अपेक्षा की जाती है। यह आत्मविश्वास कुछ ऐसा है जिसे डूजोंग भी गंभीरता से नहीं ले सकता है। यूनशान अब एक डूजोंग है। जियामा साम्राज्य में एकमात्र डूजोंग पावर हाउस। अगर ज़ियाओ बाई ने उसे सम्मान नहीं दिया तो मुझे डर है कि उसे परेशानी होगी। जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे यूनान पर्वत की गहराई से निकलने वाली राजसी आभा और अधिक मजबूत होती गई और अंत में एक स्पष्ट सीटी अचानक आकाश में उठी। अनगिनत लोगों की निगाहों के नीचे एक सफेद छाया अचानक यूनान पर्वत की गहराई से उभरी, फिर हवा में कदम रखा और धीरे-धीरे यूनान संप्रदाय चौक की ओर चली गई। सफेद छाया ने लड़ने की भावना के पंख नहीं जगाए लेकिन शून्य में कदम रखने की उसकी गति जिया जिंगटियन और अन्य लोगों की तुलना में धीमी नहीं थी। हर बार जब कोई कदम पड़ता तो शून्य में लहरें दिखाई देती। जब लहरें खत्म हो जाती तो आकृति पहले ही 100 मीटर दूर दिखाई दे चुकी होती जो बेहद रहस्यमय थी। इस प्रकार कुछ कदम चलने पर क्षण भर में ही वह आकृति पत्थर के चबूतरे के ऊपर प्रकट हो गई। उसने एक बहुत ही साधारण सफेद लबादा पहना हुआ था जो हवा में लहरा रहा था जिससे उसे दूसरी दुनिया की शान का एहसास हो रहा था। वह बहुत बुरा नहीं लग रहा था और उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी जो एक बुरे आदमी के चेहरे पर होती हैं। इसके बजाय उसका चेहरा गन जैक के टुकड़े की तरह था जो रोशनी की एक चमक बिखेर रहा था। उसके पीछे लगे लंबे बर्फ जैसे सफेद बाल कितने असाधारण। जो व्यक्ति आया था वह यूनान संप्रदाय का पूर्व नेता यूनशान था। उसने ज़ियाओ बाई को घूरते हुए शांति से कहा, आज वास्तव में कुछ चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है। नहीं, ज़ियाओ बाई ने 2 बार भी नहीं सोचा और बेहद सख्त रवैये के साथ सीधे जवाब दिया। एक साधारण डूजोंग यहाँ परेशानी पैदा करने का साहस कर सकता है। चाहे वह कितनी भी शिकायत करे, ज़ियाओ बाई को अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे एक मानव पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अनुभव कार्ड का उपयोग रानी मेडुसा पर नहीं कर सकता और मैं इसे आपके छोटे बॉस पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूनशान ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक आंख भरकर उसने कहा, यूनान संप्रदाय को तुम्हारे जैसे प्रतिभावान स्तंभ की जरूरत है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इतने घमंडी हो सकते हो। ज़ियाओ बाई ये मेरे स्वामी हैं, क्या आप उनसे ठीक से बातचीत कर सकती हैं। यून थोड़ी शर्मिंदा थी। उसने अपने लाल होंठ थोड़े खोले और उसे मनाने की कोशिश की। वह तुम्हारा मालिक नहीं है। ज़ियाओ बाई ने अपने सामने यूनशान पर्वत को देखा और उदासीनता से कहा। उपन्यास के अनुसार यूनशान ने डूजोंग को तोड़ने के लिए सोल पैलेस के साथ सहयोग किया लेकिन सोल पैलेस द्वारा उसकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई। सोल पैलेस से प्रभावित होने के बाद यूनशान का स्वभाव काफी बदल गया, ध्यान का अभ्यास करने से लेकर महत्वाकांक्षी होने तक। अमृतत्व की साधना में कहावत के अनुसार इसका अर्थ है कि व्यक्ति भटक गया है और शैतान के वश में हो गया है। क्या ये कैसे संभव है। यून की खूबसूरत आंखें थोड़ी हिल गईं और उसने अविश्वास से अपने बदले में यूनशान को देखा। चाहे वह उसकी आभा थी या उसका रूप, वह निश्चित रूप से उसका स्वामी था। लेकिन ज़ियाओ बाई निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति नहीं है जो बकवास बातें करना पसंद करती है। क्या हो रहा है। यूनशान ने चुपचाप हंसते हुए शांति से कहा, अगर मैं उसका स्वामी नहीं हूं तो दुनिया में उसका स्वामी बनने के योग्य कौन है। इस दबंग लहजे से मैदान में मौजूद कई लोग चुप हो गए। आखिरकार डॉकी महाद्वीप एक ऐसी जगह है जहां अनगिनत लोग हैं जो डूजोंग स्तर को पार कर गए हैं तो यून का स्वामी बनने के लिए कोई भी योग्य कैसे नहीं हो सकता है। हालांकि यूनशान अब डूजोंग स्तर तक पहुंच गया है। इतनी ताकत के साथ कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम सच में सोचते हो कि सोल पैलेस का एक छोटा सा सेवक तुम्हें डूजोंग स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। ज़ियाओ बाई ने शांति से कहा। ज़ियाओ बाई के मुंह से यह डरावना नाम सुनते ही यूनशान की पुतलियां अचानक से खुल गईं और उसकी आवाज समय कर्कश और भयानक हो गई। क्या आप वास्तव में आत्मा महल के बारे में जानते हैं और आप गार्डियन के अस्तित्व के बारे में भी जानते हैं। सोल पैलेस एक विशालकाय महल है जो डूजोंग के ऊपर उठा खड़ा है। एक दूरदराज के शहर का एक युवा लड़का न केवल सोल पैलेस के अस्तित्व को जानता है बल्कि यह भी जानता है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने उसे डूजोंग स्तर तक पहुंचने में मदद की। वह आश्चर्यचकित कैसे न हो। ये सुनकर आसपास के लोग हैरान रह गए क्योंकि कोई नहीं जानता कि आत्मा महल क्या है। हालांकि जिया जिंगटियन और नालन जी जैसे पुराने लोमड़ियों ने ज़ियाओ बाई के शब्दों से महसूस किया कि डूजोंग स्तर तक यूनशान की सफलता के पीछे एक और छिपी हुई कहानी थी। संरक्षक हो, ये चीटी जैसी चीज शायद अभी एक कोने में छिपी हुई है और मेरे द्वारा आपके लिए आवश्यक अमृत को परिष्कृत करने की प्रतीक्षा कर रही है और फिर यह मेरी आत्मा को ले जाएगी, है ना। ज़ियाओ बाई ने यूनशान को तिरस्कार से देखा, फिर धीरे से संप्रदाय के नेता के सिंहासन पर बैठ गया, अपने सामने रखी हर्बल चाय उठाई और उसे पीना जारी रखा। आप सचमुच असाधारण हैं। यूनशान ने ज़ियाओ बाई की ओर देखा जो उसके सामने शांत और संयमित थी और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। शुरुआत में वह वास्तव में अपनी पहचान का उपयोग करके ज़ियाओ बाई को उसके लिए कुछ 7वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए धोखा देने की योजना बना रहा था और फिर संरक्षक को ज़ियाओ बाई की आत्मा को छीनने और ज़ियाओ बाई के खजाने को विभाजित करने देना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़ियाओ बाई को ये बात इतनी स्पष्टता से पता होगी। इस बात की अनुभूति ने उसे भयभीत कर दिया और साथ ही अत्यंत क्रोधित भी कर दिया। मास्टर, आपने मुझे बहुत निराश किया। यून के लाल होंठ कांपने लगे और वह गुस्से से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने तलवार को अपने जेड हाथ में कसकर पकड़ लिया और ज़ियाओ बाई के सामने खड़ी हो गई, यूनशान को सतर्कता से देखते हुए किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। वह कभी किसी को भी ज़ियाओ बाई को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले ही 9 सितारा दोवान तक पहुंच चुके हैं। दुर्भाग्य से ये पर्याप्त नहीं है।
युनशान ने युनयुन को ठंडी निगाहों से देखा, फिर अपनी आस्तीन ने लहराई और उसके शरीर की सतह से एक शक्तिशाली गहरे रंग की लड़ाकू भावना फूट पड़ी। एक मुक्का अत्यंत तीव्र गति से फेंका गया तथा उसके चारों ओर का स्थान लगातार कंपन करता रहा। जब जियामा साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर बहुत गंभीरता छा गई। जूझों का शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में भयानक था। हालांकि युनयुन ने शांति से तलवार पकड़ी और क्षैतिज रूप से वार किया। भयानक हवा से लड़ने वाली आत्मा उसके सामने एक प्रतिबंधित क्षेत्र में बदल गई, जिसने वास्तव में युनशान को रोक दिया। तुम इतने मजबूत कैसे हो? युनशान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और बहुत बड़े आश्चर्य से युनयुन को देखने लगा। भले ही युनयुन जूझों तक नहीं पहुंच पाई थी, फिर भी उसकी ताकत उससे कम नहीं थी। तुम बहुत कमजोर हो। जियाओ बाई ने चाय का एक घूंट लिया और हल्के से बोली। एक जूझों जिसे परंपरागत तरीकों से जबरन पदोन्नत किया जाता है, वह एक साधारण जूझों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। युनयुन के पास स्वर्गीय स्तर के कौशल और युद्ध क्षमताएं हैं और उसकी युद्ध शक्ति एक साधारण 9 सितारा डुआन से कहीं अधिक है। एक ऊपर और एक नीचे के साथ अंतर स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं है। इसके अलावा जियो बाई को लगा कि युनयुन के लिए युनशान को हराना कोई समस्या नहीं होगी। आपने गैस पास की। ये संप्रदाय आपको तथ्यों का उपयोग करके बताएगा कि जूझों के ताकतवर लोगों के सामने डुआन सिर्फ एक चीज है और एक भी बार बर्दाश्त नहीं कर सकता। युनशान क्रोधित था, उसका चेहरा क्रूर था और उसके चारों ओर गहरे हरे रंग की ऊर्जा और भी अधिक तीव्र हो गई थी। युनयुन और युनशान पलक झपकते ही आसमान में टकरा गए। इसके तुरंत बाद बिजली के समान ऊर्जा विस्फोट और ऊर्जा की लहरें गूंज उठीं और आसमान में दिखाई देने लगी। जियाओ बाई अभी भी शांति से चाय पी रहा था। जिया जिंगटियन, फामा और अन्य लोग इस समय पहले से ही जियाओ बाई के आसपास इकट्ठा हो गए थे। मेरे प्यारे दोस्त जियाओ बाई, चूंकि अंधेरे में अभी भी ताकतवर लोग छिपे हुए हैं, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। जिया जिंगटियन को ऐसा लगा जैसे वह किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा है और उसने गौर से चारों ओर देखा। वह समझ गया कि केवल जियाओ बाई को बचाकर ही गामा साम्राज्य की उम्मीद की किरण जगेगी। अन्यथा अगर युनशान को सत्ता मिल गई तो गामा साम्राज्य निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएगा। 45 जियो यांग ने जीवन बख्शी गोली निगल ली। तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते। जियो बाई का चेहरा शांत था और उसने मन ही मन अपने दिल में कहा, 9 सितारा डूजों अनुभव कार्ड का उपयोग करें। यदि उसे वास्तव में गार्जियन द्वारा पहला कदम उठाने का इंतजार करना पड़ा तो उसे वास्तव में चिंता थी कि वह अनुभव कार्ड का उपयोग करने से पहले ही मर जाएगा। चर्चा एक क्षण में एक अविश्वसनीय और भयावह शक्ति उसके शरीर में उमड़ पड़ी। जियो बाई को लगा कि इस समय वह एक ही विचार से शून्य को चकनाचूर कर सकता है और सभी दिशाओं को दबा सकता है। हालांकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि शांति से चाय पीना जारी रखा और युनयुन और युनशान को शून्य में लड़ते हुए देखा। आखिरकार परीक्षण कार्ड पूरे दिन तक चलता है, जो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वह बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है। ये सच है, सुंदर महिलाएं लड़ते हुए भी बहुत अच्छी लगती हैं। पतले पैर झूल रहे हैं, जो बहुत सजावटी है। जब जियाओ बाई नजारे का आनंद ले रहा था, अचानक उसके पीछे काले कोहरे का एक बादल दिखाई दिया। काले कोहरे के बीच एक भयावह और अजीब हंसी सुनाई दी, जो कौवे की चीख की तरह आसमान में गूंज रही थी। हे बच्चे, भले ही तुमने इसका अनुमान लगा लिया हो तो क्या हुआ? पूर्ण शक्ति के सामने सारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान मिथ्या है। अगर मैं आज तुम्हें पकड़ लूं तो मुझे डर है कि महल का स्वामी बहुत खुश हो जाएगा। काले कोहरे की गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि जिया जिंगटियन और अन्य लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह जियाओ बाई के सिर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। पूर्ण शक्ति। जियाओ बाई मन मुस्कुराई। एक रात की आभा जो संसार को देखती थी, अतीत और वर्तमान को देखती थी, उससे फूट पड़ी और तुरंत ही पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया। अनंत ताओवादी पैटर्न उसे घेरे हुए थे और सभी प्रकार के रहस्यमय और गहन रूप शून्य में टिमटिमा रहे थे। वह एक देवता के बेटे की तरह लग रहा था, जिसमें अद्वितीय युद्ध शक्ति थी। 9 सितारा डूजोंग संरक्षक का चेहरा अचानक बदल गया और उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विशाल पर्वत उसके दिल पर दबाव डाल रहा है, जिससे उसे घुटन महसूस हो रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पीछे मुड़ा और दूर भागने के लिए तैयार हो गया। अगले ही क्षण वह देखकर चौंक गया कि नीले कमल पृथ्वी को रंगी की एक गेंद एक हल्के नीले अमर श्रृंखला की तरह आपस में गुंथी हुई थी और तेजी से एक रहस्यमय पिंजरे का निर्माण कर रही थी, जिसने उसे अंदर कैद कर लिया था। तुम मुझसे ताकत के नजरिए से बात करने के योग्य नहीं हो। जियो बाई ने संरक्षक को देखा जो उसी स्थान पर कैद था और तिरस्कार से कहा। बहुत मजबूत। जिया जिंगटियन और अन्य जो होश में आए उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। सभी लोग जियाओ बाई को बड़ी भयावहता से देखने लगे। जियो बाई वास्तव में एक 9 सितारा डूजोंग विशेषज्ञ है। ये खबर निस्संदेह विस्फोटक है। ये शक्ति तुम्हारी नहीं है। संरक्षक ने जियाओ बाई को घूरते हुए धमकी दी, मैं आत्मा महल का पृथ्वी स्तर का संरक्षक हूं। यदि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो आत्मा महल द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बूम। जियो बाई ने एक चाल चली। उसकी उंगलियां क्रिस्टल की तरह साफ थी, कीमती रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, स्वर्ग और पृथ्वी को काट रही थी। एक लंबी तलवार जो अनंत दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी, इतनी तेज और अचानक थी कि वह सीधे संरक्षक के शरीर में जा लगी। तलवार से लाल कमल की आग की एक किरण निकली और फिर संरक्षक के शरीर में फैल गई, उसकी आत्मा को भी जला दिया, जिससे कारण और प्रभाव समाप्त हो गया। पूरे आकाश में अत्यंत दुखद चीख पुकार गूंज उठी। इस दुखद दृश्य ने असंख्य भिक्षुओं को भयभीत कर दिया। जियो बाई इतना निर्णायक और निर्दयी था कि खतरों का सामना करते समय भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। बुगाजियन की आत्मा के आखिरी हिस्से को देखते हुए जियो बाई ने उदासीनता से कहा, अगर आत्मा महल वास्तव में मुझे उठाने की हिम्मत करता है तो इसे उखाड़ फेंको। ये सुनकर संरक्षक की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और अंततः अंतहीन भय, भ्रम और अनिच्छा के साथ वह पूरी तरह से गायब हो गया। अपनी मृत्यु तक वह ये नहीं समझ सका कि इस दुनिया में भी ऐसे लोग क्यों हैं जो आत्मा महल से डरते नहीं हैं। यहाँ सामान्य हलचल के कारण शून्य में मौजूद युनशान को अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ तथा उसके पैरों के तलवों से लेकर हृदय तक ठंड का एहसास हुआ। संरक्षक को जियो बाई ने तुरंत आसानी से मार डाला। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा हो तो कौन इस पर विश्वास करेगा। पलायन। युनशान ने जरा भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसका आगे बढ़ता हुआ शरीर अचानक रुक गया और फिर वह हिंसक रूप से पीछे हट गया। और जैसे ही वह पीछे हटा, एक शक्तिशाली गहरे रंग की लड़ाकू भावना अचानक उसके शरीर से ज्वार की तरह बाहर निकल आई। कुछ ही क्षण में शक्तिशाली लड़ाकू भावना ने आकाश में 10 फीट से अधिक ऊंचा एक विशाल हरा बवंडर बना दिया, जो युनयुन की ओर बढ़ रहा था, जो उसका पीछा कर रहा था। मास्टर, आपकी वायु विशेषता चालें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। युनयुन की आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उसने ऊंची आवाज में कहा, फीनिक्स का पवित्र चिन्ह। बस एक पल में मध्यवर्ती स्वर्गीय युद्ध कौशल का उपयोग किया गया और अरबों भयानक हरी तलवार ऊर्जा बढ़ी और युनशान की ओर टूट पड़ी, जिससे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। सर्वोच्च तलवार ऊर्जा ने आकाश को हिला दिया और पूरा शून्य हिंसक रूप से कांप उठा। धमाका। दोनों सेनाएं आपस में टकराईं और अपने साथ एक धुंधली शुभ चमक लेकर आईं। लोगों ने जैसी कल्पना की थी वैसा कोई भयंकर टकराव नहीं हुआ। तलवारों की अरबों ऊर्जाओं ने उस हरे बवंडर को पूरी तरह से कुचल दिया, जिसे युनशान ने अपनी लड़ाकू भावना को सक्रिय करके फैलाया था। फिर वह सब कुछ नष्ट करने की भयावह प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ता रहा। भाड़ में जाओ। स्वर्ग स्तर की युद्ध कौशल। युनशान का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने दया की भीख मांगी। मास्टर, मुझे पता है कि मैं गलत था। अब से मैं कभी भी पीछे के पहाड़ से बाहर कदम नहीं रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी जान बख्श देंगे। युनशान को देखते हुए, जिसके चेहरे पर याचना भरी नजर थी, युनयुन ने आखिरकार खुद को रोक लिया। अरबों तलवार ऊर्जा युनशान से गुजरी और अंतरिक्ष के एक क्षेत्र को चीरती हुई दूर के आकाश में जा गिरी। उफ। युनयुन का सुंदर चेहरा हल्का लाल हो गया और उसके लाल होठों से दान किया हुआ खून बह निकला। उसने अभी फीनिक्स की मूल बातें सीखी थी और जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो वह पहले से ही बहुत दबाव में थी। अब वह जबरदस्ती हमले की दिशा बदल रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। अच्छा सर। युनयुन की असामान्यता को देखते हुए युनशान वापस आया, एक बड़ा हाथ बढ़ाया और अपने चेहरे पर एक अत्यंत क्रूर मुस्कान के साथ युनयुन को पकड़ लिया। ये तो स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल और तकनीकें हैं। यदि वह इसमें निपुण हो जाए तो वह ऐसी नई ऊंचाइयों को छू सकेगा जो उसने पहले कभी हासिल नहीं की होंगी। कुत्ता अपना स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। जियो बाई ने ठंडी सांस ली और उसका शरीर तुरंत वहां से गायब हो गया। धमाका। आकाश के ऊपर प्रकाश की 9 रंग की किरणें आसमान में उठती हैं। दिव्य प्रकाश इतना उज्जवल और विस्मयकारी था कि उससे सूर्य, चंद्रमा और तारे कांपने लगे और ऐसा लग रहा था मानो सूर्य अभी नीचे गिरने वाला है। जियो बाई अचानक एक शाश्वत और भयानक आभा लेकर युनयुन के सामने प्रकट हुई। उसने अपना हाथ उठाया और लापरवाही से तलवार से वार कर दिया। एक अवर्णीय भयावह तलवार की रोशनी आकाश को चीरती हुई निकली और उसकी शक्ति एक पल नहीं पड़ गई। तलवार की ऊर्जा विशाल मार्ग पर गिर पड़ी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और सभी जीवित प्राणी कांपने लगे।
छी, तलवार की चमकदार रोशनी आकाश को रोशन करती है और एक पौराणिक आकृति गिरती है। अल्पविराम। एक ही समय पर एक युवक हताश होकर पहाड़ों की गहराई में भाग रहा था। उसके पीछे असाधारण आभा वाले दर्जनों जादुई जानवर पागलों की तरह उसका पीछा कर रहे थे। टीला, युवक ने सामने देखा और अनिच्छा से अपने दांत पीस लिए। भूल जाओ, चलो लड़ें। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़का सीधे चट्टान से नीचे कूद गया। भूरे सफेद रंग की एक शक्ति की गेंद ने लड़के के शरीर को लपेट लिया और उसे चट्टान के मध्य स्थित रहस्यमय गुफा तक ले गई। ये युवक जियाओ यान है। कुछ मिनट बाद गुफा से एक आश्चर्यचकित आवाज आई। 7वीं कक्षा की जीवन भक्षण गोली। जियो यान ने संयोग से प्राप्त हुई गोली को देखा और दृढ़तापूर्वक उसे निगल लिया। जीवन भक्षण गोली किसी व्यक्ति को बहुत ही कम समय में डूबान के स्तर तक उठा सकती है, लेकिन उपयोगकर्ता केवल 3 साल तक जीवित रहेगा। हालांकि अगर वह 3 साल के भीतर डूबान स्तर तक पहुंच जाता है तो वह जीवन भक्षण गोली के प्रतिकूल प्रभाव को तोड़कर जीवित रहने में सक्षम हो जाएगा। जियो यान इस बारे में आश्वस्त है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन गुफा से एक अत्यंत शक्तिशाली आवाज निकली। क्या ये लड़ाकू राजा है? जियो यान ने अपने शरीर में बढ़ती शक्ति को महसूस किया, मन मुस्कुराया और कहा, जियो भाई, मैं तुम्हें खोजने के लिए यहाँ हूँ। अल्पविराम। पुनश्च ये पुस्तक पीके के महत्वपूर्ण क्षण पर है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिनके पास पैसे हैं वे इसे आर्थिक रूप से समर्थन दें, जिनके पास व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन करने के लिए पैसे हैं और जो लोग छोटे वीडियो बना सकते हैं वे भी इसे बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। जब तक 10,000 से अधिक लाइक हैं तब तक एक उदार इनाम होगा। 46 छोटी डॉक्टर परी, माफ कीजिए, आपको क्या हुआ है? चांदी का चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ है, चांदनी चमकीली है और यह एक नम रोशनी बिखेरती है जैसे धुएं की एक पतली परत जो क्रिस्टल साफ झील के ऊपर फैली हुई है, हल्की और धुंधली। यूं झील के किनारे शांतिपूर्ण चांदनी के नीचे खड़ी थी, उसके सफेद कपड़े चमक रहे थे और उसकी आस्तीन फड़फड़ा रही थी जैसे कि वह दुनिया से आई एक योगिनी हो। उसकी आंखें काले रत्नों की तरह आध्यात्मिक चमक से चमक रही थी। दृश्य शांतिपूर्ण, शांत और सुंदर था, लेकिन जियो बाई को इसकी सराहना करने का कोई मूड नहीं था क्योंकि वह जल्द ही यूनान संप्रदाय को छोड़ने वाला था। रक्षक और यूनशान की हत्या के बाद से जामा साम्राज्य में यूनान संप्रदाय की स्थिति अत्यंत उत्कृष्ट हो गई है। आखिरकार यूनान संप्रदाय के पास अब एक 7वीं श्रेणी का कीमियागर और यून है जो दूसरों को हराने में सक्षम है। इसके अलावा जियाओ बाई ने पहले से ही एक शीर्ष वेट ब्रेकिंग सेक्टल को परिष्कृत किया है जो दूसरों स्तर तक पहुंचने की संभावना को बहुत बढ़ा सकता है। यही पूर्ण निष्कर्ष है कि यून दूसरों स्तर तक पहुंच जाएगा। तुम यूनान संप्रदाय में कब से हो? क्या तुम अब जा रही हो? यून के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे जैसे कि वह गुस्से में थी, लेकिन साथ ही जैसे कि वह शांत और उदासीन थी। मैं बस कुछ काम करने के लिए बाहर जा रहा हूं और जल्दी वापस आ जाऊंगा। जियो बाई ने बिना शर्माए बिना दिल धड़काए यून को पीछे से गले लगा लिया। उसके नाजुक शरीर से निकलती हल्की खुशबू को चूमा, उसका चेहरा नशे से भरा हुआ था। यद्यपि मिशन कठिन था फिर भी उसे जाना पड़ा, क्योंकि उसने जुना से वादा किया था, इसलिए उसे यह करना ही होगा। प्राचीन सम्राट के खून की 10 बूंदें, हमें जीतना होगा। भले ही उसे रानी मेडुसा द्वारा फांसी पर लटका दिया जाए, एक छोटे से कोड़े से मारा जाए, या यहां तक कि उसके चेहरे पर ऊंची एड़ी के जूते से पैर रखा जाए और ऐसी यातनाएं सहनी पड़े जिनकी साधारण लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, तो भी वह संकोच नहीं करेगा। आसमान में चमकता चांद धुंधला चांदी जैसा चमक रहा था। यून बेहद खूबसूरत थी। वह कुछ देर चुप रही, उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा सुबह की रोशनी में चमक रही थी और वह बहुत देर तक हिली नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसने बहुत देर बाद ये कहा। जैसे एक पत्नी अपने पति को याद करती है। ठीक है, लेकिन मैं विशेष रूप से चिंतित नहीं हूं। मैं यहां 3 दिनों तक आपके साथ रहूंगी, जियो बाई ने धीरे से कहा। आखिरकार वह केवल कुछ दिनों के लिए यून के साथ था और उसे आनंद लेने का भी समय नहीं मिला था, इसलिए वह जाने के लिए अनिच्छुक था। जहां तक 3 महीने की समय सीमा का सवाल है तो बस एक तरफ हट जाइए और आराम कीजिए। सच में यून की पलकें बहुत लंबी हैं और होंठ चमकीले लाल हैं। हालांकि वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें एक तरह का आकर्षण भी है जो लोगों के दिलों को मोह सकता है। निश्चित रूप से जियाओ बाई ने अपने सामने खड़ी सुंदरता को देखा और अब अपने दिल में प्यार को दबा नहीं सका। उसने उसके लाल होठों को जोर से चूमा। शुभ प्रकाश ऊपर उठा और धुंध इतनी घनी हो गई कि उसने उन दोनों को एक बड़े कोकून की तरह अपने घेरे में ले लिया, उन्हें अपने अंदर लपेट लिया और उन्हें एक पवित्र परिवर्तन से गुजरने का मौका दिया। और यह यहाँ से दर्जनों मीटर दूर है। गूंगी ने असहाय होकर आह भरी, फिर चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल पहले से ही खून से लथपथ था। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे खोना काफी बुरा है, लेकिन जब वे चुंबन ले रहे हो तो आपको दरवाजा बंद रखना ही पड़ता है। ये सचमुच जानलेवा और हृदय विदारक है। यदि कोई और होता तो वे बहुत पहले ही मौत से लड़ चुके होते, लेकिन गूढ़े सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। चूंकि आप हार गए हैं, इसलिए आपको हार के परिणाम भी भुगतने होंगे। मैं नहीं जानता कि यह शिष्य कितने दिन टिकेगा। मैं उनके लिए दरवाजा बंद नहीं कर सकता, भले ही उनके कई बच्चे और पोते पोतियां हों। ये सोचते हुए गूढ़े की आंखों में रोशनी नहीं थी। अल्पविराम। पूरे 3 दिन जियानली महल में लगातार कांपने वाली आवाजें और तेज कंपन हो रहे थे। ऐसा लगता है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति शीर्ष स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहा है, लेकिन यूनान संप्रदाय के अधिक शिष्यों ने अनुमान लगाया है कि यून की सीमा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। केवल जियाओ बाई ही जानता था कि इन 3 दिनों के दौरान यून को कितना बड़ा झटका लगा था। अब वह ज़ैद बिस्तर पर सो रहा है। गूढ़े की निर्जीव निगाहों के नीचे बर्फ सफेद कपड़े पहने एक पालक आकृति इत्मीनान से परी महल से बाहर चली गई। जो व्यक्ति आया था उसका नाम जियाओ बाई था। उन्होंने गूढ़े की ओर देखा, फिर लापरवाही से एक पुस्तिका उसके हाथ में थमा दी और शांति से कहा, ये औषधि शोध में मेरे अनुभव का एक अंश है। इस अवधि के दौरान आपको इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गूढ़े कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने अचानक खुद को बड़ी खुशी से घिरा हुआ महसूस किया और सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था। वह हमेशा सोचता था कि उसे मरने तक एकांत में रहना पड़ेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह कमीना जियाओ बाई। ओ नहीं, ये प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में उसे शीर्ष स्तरीय दवा शोधन विधि सिखाने के लिए तैयार था। वह तुरंत उनके सामने झुका और कृतज्ञता के आंसू के साथ बोला, धन्यवाद मास्टर। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि जियाओ बाई पहले ही जा चुकी थी। मास्टर सचमुच स्वतंत्र और सहज हैं, असाधारण हैं। गूढ़े द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद उसने बड़ी रुचि के साथ उसके हाथ में रखे कीमिया नोट्स को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद यून कमल और चमकीले नीले पत्थर के रास्ते पर चल रही थी। वह अद्वितीय और स्वतंत्र थी, एक अवर्णनीय सुंदरता के साथ, जैसे कि वह सबसे पवित्र और आध्यात्मिक अमर का पुनर्जन्म थी। हालांकि वह कुछ नहीं बोली और समय समय पर उसकी आंखों में लहरें उभर आती थी, जैसे कि वह किसी को याद कर रही हो। नमस्कार मास्टर की पत्नी। एक ताजा और ऊर्जावान आवाज अचानक यून के कानों में आई और बोलने वाला व्यक्ति गूढ़े था। यून को मानक सलामी देने के बाद वह बड़ी दिलचस्पी के साथ उसके हाथ में कीमिया नोट्स पढ़ना जारी रखा। उन आंखों की चमक पहले से भी अधिक उज्जवल है। निश्चित रूप से उनके लिए परिष्कृत औषधियां महिलाओं की तुलना में अधिक सुगंधित होती हैं। अल्पविराम। एक ही समय पर चिलचिलाती धूप और उच्च तापमान के कारण मिट्टी की जमीन फट गई। विशाल आकाश में सफेद वस्त्र पहने एक युवक आकाश में उड़ रहा था। अंततः आकाश के धीरे-धीरे काला होने से पहले वह किंशान टाउन में पहुंच गया, जो वर्ल्डक्राफ्ट पर्वत के सबसे नजदीक एक छोटा सा शहर था। वह युवक जियाओ बाई था। इस बार वह अकेले ही बाहर गया और अपने साथ नीलम पंख वाले शेर राजा को नहीं लाया। वह हमेशा से मानता था कि साधना करना ही अपनी साधना है। यदि आप अपने साथ किसी और को भी ले आए तो अनुभव बिल्कुल अलग होगा। किंशान शहर में आने का उनका उद्देश्य बहुत सरल था, छोटी मेडिकल परी को ढूंढना। हालांकि सिस्टम ने कोई कार्य जारी नहीं किया है। एक वरिष्ठ प्रशंसक के रूप में जो मूल उपन्यास से परिचित है, वह भी जियोयांग के जहरीले शरीर को ठीक करना और उसकी किस्मत बदलना चाहता है। थोड़ी पूछताछ के बाद जियो बाई सीधे एक साधारण औषधीय उद्यान में गई और दूर से एक सुंदर आकृति देखी। महिला ने हल्के सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी। हालांकि उसका रूप बहुत आकर्षक नहीं था, लेकिन वह एक दुर्लभ सुंदरता थी। उसका चेहरा हल्की सी मुस्कुराहट से भरा हुआ था, जो एक ताजा और अलौकिक स्वभाव को प्रकट कर रहा था। इस अनोखे स्वभाव ने महिला के आकर्षण को तुरंत बढ़ा दिया। जियाओ बाई की नजर उस विलो कमर पर पड़ी। उस विलो कमर को देखकर जो हाथ जितनी विपत्ति नहीं थी, जियाओ बाई उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी और बोली, यह विलो कमर अफवाहें सच हैं। इस समय छोटी चिकित्सा परी औषधि उद्यान में विभिन्न जड़ी बूटियों का अवलोकन कर रही थी ताकि जब वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों में जाए तो वह उन्हें आसानी से पहचान सके। जैसे कि उसने जियाओ बाई को आते हुए देखा हो, उसने अपनी पतली उंगलियां उसके माथे के काले बालों में फेरन और फिर उसने अपनी नजर जियाओ बाई के चेहरे पर घुमाई और उसको हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? हम। जियाओ बाई ने मन मुस्कुराकर सिर हिलाया। ये देखकर कि जियाओ बाई ने सहजता से सहमति व्यक्त की और ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसका जाने का कोई इरादा है, जियाओ इक्सी ने थोड़ा मुंह से कुड़ी अपनी काली आंखें घुमाई और पूछा, क्षमा करें, आपको क्या हुआ है?
हालांकि जियाओ यिक्सिन अभी तक प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उसे एक अच्छा फार्मासिस्ट माना जाता है। कभी कभी मैं लोगों की बीमारियों का इलाज करके कुछ जीविका खर्च जुटा लेता था। इसलिए जो अजनबी लोग उसे ढूंढने आते हैं वे सभी बीमार हैं। 47 अध्याय 47 अपने कपड़े उतारो, मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ। जियाओ बाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर सकारात्मक स्वर में कहा, आप बीमार हैं। दुष्ट शरीर एक अजीब और विशेष शारीरिक संरचना है जो अत्यंत दुर्लभ और स्वाभाविक रूप से अत्यंत जहरीली है। जो कोई भी इसके संपर्क में आता है वह मर जाएगा और जीवित रहने के लिए व्यक्ति को जहर पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि जितना ज्यादा जहर कोई लेता है, शरीर में विषाक्त पदार्थ उतने ही ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं। जब विषाक्त पदार्थ एक निश्चित बिंदु तक संघनित हो जाते हैं तो वे पूरी तरह से फट जाएंगे। जब विषाक्त पदार्थ फटते हैं तो 1000 मील के भीतर का सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। सख्ती से कहें तो इसे एक दीर्घकालिक बीमारी भी माना जा सकता है। आप मजाक कर रहे हैं सर? छोटी मेडिकल परी ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, अप्रसन्नता से अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और जड़ी बूटियों की पहचान करना जारी रखा। किंगशान टाउन में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे डेट करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। हालांकि आपके सामने वाला व्यक्ति असाधारण स्वभाव का होता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास अन्य उद्देश्य न हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पेट के निचले हिस्से पर एक पतली रंगीन छिपी हुई रेखा है। जियाओ बाई ने शांति से कहा, बेशक वह उपन्यासों को पढ़कर यह जानता था, यह उन लोगों की एक सामान्य विशेषता है जिनके पास विषैला शरीर है। विकृत विकृत, ये सुनकर जियो यिक्सिन तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। उसका सुंदर चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। इतना कहकर वह तेजी से पलटा और भाग गया। मैं विकृत क्यों हूं? जियाओ बाई थोड़ा उलझन में था और उलझन में अपना सिर खुजा रहा था। कुछ सेकंड के बाद जियो बाई को एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष ने गलती से सोचा था कि वह एक ताक झांक करने वाला टॉम है। अपने पैर की उंगलियों को थोड़ा सा आगे की ओर रखें। जियो बाई ने जल्दी से उसका पीछा किया। अल्पविराम। दूसरा पहलू, छोटी मेडिकल परी तेजी से अपने कमरे में वापस आई और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। अपनी छाती पर हाथ रखकर वह याद करने लगा कि कब उस पर जासूसी की गई थी। बहन, मैंने गलत समझा। जियाओ बाई अचानक खिड़की से चढ़कर कमरे में आई और असहाय होकर बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी शारीरिक बनावट जानती हूँ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, छोटी मेडिकल परी पहले ही मुड़कर भागने के लिए तैयार हो चुकी थी। जियाओ बाई ने तुरंत कार्रवाई की, अपने चेहरे होठों को पीछे से ढक लिया और धीरे से कहा, यही गलतफहमी है। कृपया पहले मेरी बात सुनो। अपनी बाहों में उस कोमल और सुगंधित शरीर को महसूस करके उसका हृदय जोर से कांप उठा। एक गहरी सांस लेते हुए और भड़कने वाली बुरी आग को दबाते हुए जियो बाई ने भंडारण रिंग से 7 रंग का जहर निकाला। या फिर आप स्वयं देख सकते हैं, ये सुनिश्चित करने के बाद कि जियो यिक्सिन फिर से भाग नहीं जाएगी, जियो बाई ने धीरे से अपना हाथ छोड़ दिया जो उसके छोटे मुंह को ढक रहा था। छोटी मेडिकल परी ने पहले तो जियाओ बाई को गुस्से से देखा, फिर 7 रंगों वाला विष सूत्र लिया और उसे धीरे धीरे फैला दिया। उनकी नजर विभिन्न जहरीले फार्मूलों पर घूमी और फिर अंतिम खंड पर जाकर रुक गई। विपत्ति का विषैला शरीर, छोटी मेडिकल परी का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी आंखों में निराशा दिखाई दी। अंत में उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया और जमीन पर बैठ गई और बीच बीच में कुछ रोने की आवाजें सुनाई दी। लंबे समय के बाद जियो यिक्सिन ने धीरे से अपना सिर उठाया, उदास होकर मुस्कुराई, अपने गुलाबी होठों को कसकर काटा और कहा, धन्यवाद, मैं किसी और को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, तुम जाओ। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। जियो बाई ने मन मुस्कुराकर धीरे से कहा। उसके पास बुरे जहर के दुष्प्रभावों को नष्ट करने की क्षमता है। क्या आप दुष्ट शरीर की समस्या का समाधान कर सकते हैं? छोटी मेडिकल परी की चमकदार आंखों में आंसू रुक गए और उसने अपना मुंह खोलकर जियाओ बाई को देखा। यद्यपि विष सूत्र में कहा गया था कि विषैले शरीर का कोई इलाज नहीं है, फिर भी जियाओ बाई के शब्दों को सुनने के बाद वह अपने दिल में आशा की एक किरण महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। निश्चित रूप से जियो बाई ने जियो यिक्सिन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। जियो यिक्सिन को जहरीले शरीर को तोड़ने में मदद करने के लिए उसने पहले ही लाओ से प्रासंगिक तरीकों के बारे में पूछा था। ओह, जियाओ बाई के सुंदर चेहरे को देखते हुए जो परी की रोशनी में लिपटा हुआ था और एक फीकी मुस्कान थी, इतनी करीब से लिटिल मेडिकल परी को सब तरफ सुंदर महसूस हुआ और उसे भ्रम हुआ कि उसके दिल को काम देकर तीर से मार दिया गया था। अनजाने में मुझे अपने दिल में थोड़ा अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। पहले तो मेरा सारा ध्यान जड़ी बूटियों पर ही था, लेकिन अब लगता है कि इस युवक का रूप सचमुच असाधारण है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनका स्वरूप दिव्य है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। छोटी मेडिकल परी धीरे से बुदबुदाई। वास्तव में उसकी उपस्थिति के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वह जियो बाई पर विश्वास करने को तैयार है। उसका कभी कोई दोस्त नहीं था और किसी ने कभी उसकी परवाह नहीं की। और जियो बाई पहली व्यक्ति थी जो उसकी स्थिति जानती थी और उसे तुच्छ नहीं समझती थी, बल्कि उसकी मदद करने को तैयार थी। तो फिर मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जो तुम्हारे विषैले शरीर को दबाने के लिए सबसे उपयुक्त है। अल्पविराम। एक पल के बाद 2 खूबसूरत आकृतियां आकाश को चीरती हुई बॉर्डक्राफ्ट पर्वतों से होकर गुजरी। इसने अनगिनत जादुई जानवरों को रुकने और देखने के लिए आकर्षित किया, लेकिन जब उन्होंने जियो बाई का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वे डर गए और सभी दिशाओं में भाग गए। आखिरकार नीलम पंख वाले शेर राजा को भी इस आदमी ने वश में कर लिया था, तो फिर ये गुर्गेज बड़े आदमी को भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? हम बिना किसी बाधा के बॉर्डक्राफ्ट पर्वत के सबसे गहरे भाग में स्थित रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। आना। जियो बाई की याद दिलाने के बाद छोटी मेडिकल परी ने सावधानीपूर्वक अपना छोटा सा सिर उसके हाथों से बाहर निकाला। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह वास्तव में उतरा है, उसने अंततः अपनी बाहें ढीली कर दी जो जियाओ बाई की कमर के चारों ओर कसकर बंधी हुई थी। आप वास्तव में उड़ सकते हैं। क्या आप इतनी कम उम्र में ही जुबान के ताकतवर खिलाड़ी बन गए हैं? छोटी मेडिकल परी ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई और जियाओ बाई के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा प्रकट की। इतने सालों तक दुनिया में रहने के बाद जियाओ बाई सबसे मजबूत व्यक्ति है जिसे उसने कभी देखा है। और वह इतना युवा है, उसका भविष्य असीम है। बहुत जैसी किसी महिला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते थे जो दलदल में जी रही थी, लेकिन फिर भी वह मदद के लिए तैयार थे, जो वास्तव में सराहनीय है। जियो बाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मन मुस्कुराया। मैं एक लड़ाकू राजा नहीं हूं, मैंने सिर्फ उड़ान से लड़ने का कौशल इस्तेमाल किया है। ये भी बहुत प्रभावशाली है। छोटी मेडिकल परी ने खूबसूरती से मुस्कुराया और प्रशंसा की। ये गुफा मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला के बहुत अंदर है और कोई नहीं जानता कि इस गुफा में कुछ अत्यंत शक्तिशाली राक्षस रहते हैं या नहीं। उसे तो भयभीत होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से जियाओ बाई का पीछा करते हुए वह अत्यंत सहज महसूस कर रही थी। दोनों आगे बढ़े और गुफा के मध्य में आ गए। इमेथिस्ट विंगलान किंग की आभा यहाँ छिपी हुई है। साधारण जादुई जानवर यहाँ पैर रखने की हिम्मत नहीं करते। इस तरह ये सुरक्षित है। अपने सामने कुछ घबराई हुई छोटी मेडिकल परी को देखकर जियो बाई ने हंसते हुए कहा, चलो शुरू करते हैं। ये सुनकर छोटी मेडिकल परी ने थोड़ा सा हिलाया, एक गहरी सांस ली, अपने दिल में तनाव को दबाया और फिर जियाओ बाई के निर्देशों के तहत गुफा के बीच में चौकोर मंच पर क्रॉस लेग बैठ गई। उसका ऊपरी शरीर सीधा था और उसकी पतली गर्दन और कमर एक गतिशील वक्र की तरह दिख रही थी। जियो बाई ये देखकर थोड़ा दंग रह गया और जब उसने अपने दिल में प्रशंसा की क्या शानदार आकृति है, तो वह भी क्रॉस लेग करके बैठ गया। राजसी स्वर्णिम ऊर्जा फैल गई और नीलम द्वारा निर्मित पत्थर के मंच में सारी शक्ति तुरंत एकत्रित हो गई। एक क्षण में ही अत्यंत सकारात्मक और शुद्ध शक्ति की विशाल मात्रा ने पूरे स्थान को घेर लिया। यद्यपि यह शक्ति बहुत अधिक प्रबल नहीं है, फिर भी यह उस विशेष शरीर पर एक निश्चित सीमा तक दमन करने के लिए पर्याप्त है, जो अभी तक पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है। इस तरह ये पूरे शरीर को बीच में ही टूटने से भी रोक सकता है, जिससे कुछ अनावश्यक परेशानी पैदा हो सकती है। जियाओ बाई का चेहरा गंभीर था, उसका मन पहले से कहीं अधिक केंद्रित था और उसने गहरी आवाज में कहा, अपने कपड़े उतारो, मैं कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। 48 अध्याय 48 रानी मेडुसा अंदर है, स्नान कर रही है। जब लिटिल मेडिकल परी ने ये सुना तो वह दंग रह गई और उसके सुंदर गालों पर एक लाली उभर आई। लेकिन जब उसने जियो बाई के गंभीर चेहरे को बिना किसी अन्य भावना के देखा तो उसने आखिरकार अपने दांत पीस लिए और उस पर विश्वास करने का फैसला किया। इस विचार से वह स्वयं शर्मा गई। छोटी मेडिकल परी ने अपने जैन हाथों से धीरे से अपनी पोशाक खोली और फिर पोशाक उसकी नाजुक और गोरी त्वचा पर नीचे सरक गई, जिससे उसका संपूर्ण शरीर प्रकट हो गया, जो गुफा में मटन बसा वाले जय के समान सफेद था। जब वह संपूर्ण शरीर आपके सामने नग्न अवस्था में हो, भले ही जियो बाई ने पहले से ही कोमल और मधुर गुना, आकर्षक और मनमोहक से आखिर सुरुचिपूर्ण और सुंदर और रहस्यमय और सुंदर लड़की का अनुभव किया था, फिर भी उसकी आंखें समय मिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। क्योंकि हर सुंदरता की एक अलग शैली होती है, इसलिए उनसे प्यार न करना मुश्किल है, लेकिन सौभाग्य से इस बार जियो बाई ने जल्दी से अपना मन शांत किया और अपनी स्थिति को समायोजित किया।
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने लगातार 3 दिनों तक ज्ञाननी पैलेस में यूं के साथ लड़ाई की थी, जिसमें उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। जियोबाई ने एक बार फिर अपनी नजर लिटिल मेडिकल परी के शरीर पर केंद्रित की। मैंने उसके गोरे और कोमल पेट पर एक पतली रंगीन छिपी रेखा देखी और मैं उसमें मौजूद अत्यंत घातक जहर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। सौभाग्य से जियो की शारीरिक स्थिति अभी तक पूरी तरह से नहीं खुली है, इसलिए वह भी इसे दबा सकता है। जियाओबाई की आंखें केंद्रित हो गईं और उसने अपनी उंगलियां आपस में मोड़ लीं। उसकी उंगलियों पर एक हरे कमल की पृथ्वी को आज्ञा आकार ले लिया। उसने इसे बिजली की तरह बाहर निकाला और फिर छोटी मेडिकल परी के सपाट और चिकने पेट पर जोर से थपथपाया। सफेद धुआं फुफकारने की आवाज के साथ निकलता रहा और एक पतली रंगीन छिपी रेखा धीरे धीरे रेंगती रही, फिर जल्दी ही लाल और काले रंग के मिश्रण में बदल गई। अजीब आग का वास्तव में दमनकारी प्रभाव है। जियाओबाई का दिमाग चला गया और जैसे ही उसने ड्रैगन सोल कॉर्डन से लाल कमल की आग की एक लौ निकाली, उसकी भौहों के बीच एक प्राचीन प्रतीक प्रकट हुआ और धीरे धीरे सुनहरी लौ की एक लौ उभरी। यह जुनून का स्वर्ण सम्राट जलती हुई आकाश वाला थी। बेशक ये सिर्फ एक झलक थी, असली चीज नहीं। ये कुछ ऐसा था जिसके लिए जियाओबाई ने पहले जुन ए से खास तौर पर पूछा था। इसका उद्देश्य जियो को जहरीले शरीर को दबाने में मदद करना और फिर एक जहर की गोली को बड़ा करना है। आग की 3 गेंदें ऊपर उठी और एक दूसरे के संपर्क में आते ही जोरदार टक्कर हो गई। मेरे लिए इकट्ठा हो जाओ। जियाओबाई के शरीर में 1000 विशाल हाथी करने की समय में चमक उठे, जो अपने साथ प्राचीन पवित्र शरीर की विशाल सुनहरी ऊर्जा और रक्षक ले गए और अपनी पूरी ताकत से अजीबा की 3 गेंदों को कुचल दिया। बनी बिक्री के बिना भी वह भी अजीबा को एक साथ ला सकता है। बात बस इतनी सी है कि एक नरम है और दूसरा कठोर। भनभनाना। भयानक बल के दबाव में अजीबा के 3 समूह धीरे धीरे एक साथ विलीन हो गए, जिससे सोने, लाल और हरे रंग की एक जादुई लौ दिखाई दी जो बदलती और आपस में जुड़ती रही। जैसे जैसे लपटें बढ़ती गईं, एक विनाशकारी शक्ति धीरे धीरे फैलती गई। जियोबाई ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने अपना हाथ हिलाया और लिटिल मेडिकल परी के पूरे शरीर को ढकने के लिए सोने, लाल और हरे रंग की जादुई लपटों को नियंत्रित किया। ची जिस क्षण लपटों ने शियाओ की आंख को घेर लिया, उसके निचले पेट में छिपी रंगीन रेखाओं में निहित मजबूत जहरीली गैस अचानक एक हिंसक फुफकार के साथ फट गई, जैसे कि वह अपने दुश्मन से मिल रही हो और फिर बिजली की गति से सिकुड़ती रही। जहरीली गैस इकट्ठा हो गई है, इसे हटाने के लिए जादुई कोड का उपयोग करें और इसे बदलने के लिए बुद्धि का उपयोग करें। जियोबाई ने एक गहरी सांस ली, अचानक अंगूठी से 8वें स्तर के जादुई जानवर के क्रिस्टल कोड को पकड़ लिया और फिर उसे छोटी मेडिकल परी के चिकने और सपाट पेट पर पटक दिया। मुझे नहीं मालूम कितना समय बीत गया है, एक गोल जहर की गोली धीरे धीरे जियोलिक्सियन के निचले पेट में तैरने लगी। ओह, हो गया। जब जियाओबाई ने लिटिल मेडिकल इमोर्टल के शरीर में चिकनी सांस महसूस की, तो उसने धीरे धीरे गंदी हवा को बाहर निकाल दिया। जैसे ही जहर की गोली ने आकार लिया, छोटी मेडिकल परी के नग्न शरीर से गंध जैसी हल्की चमक निकलने लगी। दूर से देखने पर वह आसमान में एक परी की तरह लग रही थी, जो पवित्रता का एहसास करा रही थी। जियोबाई ने केवल एक नजर डाली और मदद नहीं कर सकी, लेकिन दूसरी ओर देखने लगी। साधारण लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब इस प्रकार की पवित्रता बिना किसी बचाव के आपके सामने खुलती है, तो प्रलोभन कितना अनूठा होता है। ये लोगों के दिलों में एक देवी की तरह है, जो अचानक आपके सामने अपना सबसे आकर्षक पक्ष दिखा रही है, उस तरह का अचानक प्रलोभन। जब जियाओबाई मुड़कर ठंडक पाने के लिए झरने की तलाश में जाने ही वाली थी, तो छोटी मेडिकल परी अचानक आ गई, जियाओबाई को घूरने लगी और शर्माते हुए पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? सुंदर? जियोबाई ने लगभग अचेतन रूप से उत्तर दिया। आखिरकार बहुमूल्य उपन्यास की सुंदरियों में से एक है, वह सुंदर कैसे ना हो सकती। जब जियोबाई सोच रही थी, तो लाल होठों वाला एक जोड़ा अचानक पास आया और जियोलिक्सियन के मुंह पर चुमा। इस साहसी कदम ने जियाओबाई को थोड़ा चकित कर दिया। हाँ, पेट ग्रस्त है। जब जियोबाई ने जियोलिक्सियन के गोरे गालों पर 2 लालिमाएं देखी, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर भी शर्मीली हूं, ये सही है। अपने सामने शरीर की हल्की सुगंध और अंतहीन कोमलता को महसूस करते हुए जियोबाई इसमें डूबने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन शारीरिक कमजोरी का एहसास अभी भी उसे याद दिलाता था। तुम्हारा काम हो गया, लड़के। इस बार जहर की गोली को गाढ़ा करने में जियोलिक्सियन की मदद करते हुए उसने लगभग अपनी सारी ताकत खर्च कर दी। अफसोस के भाव के साथ जियोबाई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लिटिल मेडिकल परी की बाहों में बेहोश हो गया। छोटी मेडिकल परी ने जियाओबाई को देखा, जो अत्यधिक थकावट के कारण बेहोश हो गया था। उसे अपनी बाहों में लिया और धीरे से उसके माथे पर चुमा। उसकी आंखें कोमलता से भरी थी। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। अल्पविराम। एक ही समय पर अंतहीन टैगोर रेगिस्तान में एक युवक आकाश में उड़ रहा था। ये व्यक्ति नायक है, जियोयान। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि इस रेगिस्तान में सचमुच एक अजीब आग छिपी हुई है? जियोयान ने संदेह से पूछा। मूल रूप से वह जियाओबाई को चुनौती देने के लिए मिलान संप्रदाय में जाने की योजना बना रहा था, लेकिन याओ चेन ने अनुमान लगाया कि टैगोर रेगिस्तान में एक अजीब आग छिपी हुई थी। इसलिए वह अजीब आग पाने के लिए सबसे पहले यहां पहुंचा। बेशक वहां अजीब आग है। याओ लाओ मुस्कुराई और आशा भरी निगाहों से बोले, और वहां एक अद्वितीय सुंदरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। महिलाएं केवल मेरी तलवार खींचने की गति को प्रभावित करेंगी। अब मैं बस मजबूत बनना चाहता हूं। जियोयान विचलित रहा, उसका चेहरा दृढ़ था। आखिरकार 3 वर्षों के भीतर भगवान स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। मूर्ख। याओ लाओ ने आगे बढ़कर शियाओयान के सिर पर थपथपाया और उसे समझाया कौन सा शक्तिशाली आदमी है जिसके पीछे सुंदरियों का झुंड नहीं होता। गुरुजी, आपके पास नहीं है। बकवास। जब मैं छोटी थी तो मेरे कई रोमांटिक रिश्ते थे। छोटी रांझी, तुम अभी भी बहुत छोटी हो। लेकिन मैं अभी भी जवान हूं, तो फिर मेरे पास तुम्हारा शिक्षक बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। आधे दिन बाद जियोयान धीरे धीरे सांप लोगों की बस्ती में आ गया। कुछ ही दूरी पर कई सारे पुरुष गार्ड लगातार गश्त कर रहे थे, लेकिन उनसे जियोयान को कोई खतरा नहीं था। वह पूरा रास्ता तय करके सीधे सांप लोगों के घर में जा पहुंचा। रानी मेडुसा का महल हमारे सामने होना चाहिए। याओ लाओ ने याद दिलाने के लिए अपना मुंह खोला। पास में कई अत्यंत शक्तिशाली आभाएं छिपी हुई हैं। वे सांप लोगों के लड़ाकू राजा होने चाहिए। तो फिर चलो एक चक्कर लगाते हैं। जियोयान ने कहा। नहीं। याओ लाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और गंभीरता से कहा, चलो बस अंदर घुसते हैं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियोयान थोड़ा स्तब्ध रह गया और संदेह से पूछा, क्या अंदर अजीब आग है? नहीं, बाहर रानी मेडुसा है, नहा रही है। 49 मेडुसा ने बैटल थ्रू द हेवेंस की एक प्रति उठाई। सांप लोग, रानी के शयन कक्ष। मेडुसा ने एक सुंदर बैंगनी ब्रोकेट का वस्त्र पहना हुआ था और वह सिंहासन पर बैठी हुई थी। ब्रोकेट के लबादे के नीचे नाजुक शरीर मोटा और सुंदर था, बिल्कुल पके आड़ू की तरह एक हल्का सा आकर्षण बिखेर रहा था। उसके 3000 काले बाल लापरवाही से उसके कंधों से गिर रहे थे और उसकी पतली कमर के बीच लंबवत लटक रहे थे। और ब्रोकेट बागे के नीचे एक बैंगनी सांप की पूंछ दिखाई दे रही थी, जो थोड़ा थोड़ा हिल रही थी, एक जंगली और मोहक प्रलोभन के साथ, जिसने लोगों को बेवजह पूरे शरीर में गर्मी महसूस कराई। इस समय वह अपने लाल होठों को अपने मोती जैसे दांतों से काट रही थी और प्राचीन पुस्तक को पकड़े हुए उसके जैद हाथ थोड़े काम रहे थे। यदि जियाओबाई ने रानी मेडुसा के जैद हाथ में प्राचीन पुस्तक देखी, तो वह निश्चित रूप से चिल्लाएगा, भाड़ में जाओ। स्वर्ग के माध्यम से लड़ाई, भाग 1। ये सही है। अभी रानी मेडुसा के हाथ में जो प्राचीन पुस्तक है, वह वास्तव में एक निश्चित दूत द्वारा लिखित फाइट्स शेक्सपियर का मूल संस्करण है। लेकिन उसके हाथ में जो प्राचीन पुस्तक थी, वह केवल प्रथम खंड थी। आखिरकार मूल कृति में 5 मिलियन से अधिक शब्द हैं, जो इस पुस्तक में समाहित नहीं हो सकते। ये खंड पहले अध्याय में मरने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति से शुरू होता है और अध्याय 592 में विभिन्न अग्नियों के संबंध के बाद की कहानी बताता है। ये सही है। ये वह अध्याय था जहां उसे जियोयान ने धोखा दिया था। जियोयान, रानी मेडुसा की आंखें लाल थीं और उसके शरीर से अत्यंत शक्तिशाली हथियारी मंशा और आक्रोश निकल रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जियोयान और मेडुसा अजीब आग के कारण दोस्त बन गए। लेकिन बाद के वर्षों में रानी को जियोयान और उसके प्रशिक्षु द्वारा पूरी तरह से धोखा दिया गया था। तथाकथित छठी कक्षा के रोम लिंक को प्राप्त करने के लिए उसने न केवल लंबे समय तक जियोयान के ठग के रूप में काम किया, बल्कि जियोयान द्वारा भूमिगत मैग्मा में भी ले जाया गया। इस प्रकार उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी। लेकिन फिर भी कई दिन को अंत में वह रोम लिंक गोली नहीं मिली जो वह चाहती थी, जिसने कहावत को साबित कर दिया, रानी मेडुसा बोली है और सिर्फ एक गोली के साथ 3 साल तक लोगों को धोखा देती है। इस समय रानी मेडुसा, जिसने पहले ही स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, स्वाभाविक रूप से बेहद क्रोधित थी। महल के बाहर जियोयान, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, ने अचानक महसूस किया कि उसके बाल खड़े हो गए और एक चुभने वाली ठंड तुरंत उसके पैरों के तलवों से उसके दिल तक फैल गई। इतना भयानक हत्या का इरादा। जियोयान ने खुद से कहा, रानी मेडुसा अचानक पागल क्यों हो गई?
ये बहुत ही भयानक बात है जब एक शीर्ष दोहवान योद्धा पागल हो जाता है। यद्यपि याओ लाओ के कब्जे से निपटा जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक आत्मा शक्ति भी खर्च होगी। ब्रह्मांड की नियति बदल गई है, यही बुरा शगुन है। जल्दी जाओ। याओ लाओ लगभग चिल्ला पड़े। उसे अचानक यह अंदेशा हुआ कि अगर जियोयान यहाँ रुका तो उसे मौत का सामना करना पड़ सकता है। याओ लाओ ने जो कहा उसे सुनने के बाद जियोयान बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ा और दूर भाग गया। इससे पहले कि वह कुछ दूर भाग पाता, वह अचानक रुक गया। एक प्राचीन संरचना अचानक पूरे शहर में फैल गई, जिसका केंद्र रानी मेडुसा का शयन कक्ष था। यही प्राचीन संरचना है जिसे स्नैक पीपल केवल तभी सक्रिय करते थे जब उनका अस्तित्व दांव पर होता था या जब उनका सामना किसी शक्तिशाली दुश्मन से होता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस समय अचानक सक्रिय हो जाएगा। इस संरचना के कवरेज के तहत सभी सांप लोगों को संरक्षित किया जाएगा और बाकी लोगों के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी और वे सीधे रानी मेडुसा के सामने आ जाएंगे। बहुत देर हो चुकी है। याओ लाओ का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने सीधे जियोयान को अपने वश में कर लिया। दूध या सफेद आत्मा शक्ति ने उसके शरीर को पूरी तरह से घेर लिया और उसकी भागने की गति सैकड़ों गुना बढ़ गई। भनभनाना अचानक रानी मेडुसा के शयन कक्ष से प्रकाश की एक धारा निकली और प्राचीन संरचना की मदद से तेजी से जियोयान तक पहुंच गई। जो व्यक्ति आया था वह रानी मेडुसा थी। उसने ठंडी आंखों से जियोयान को देखा और पूछा, तुम कौन हो? ये देखकर कि उसके पास कभी मुस्कान के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जियोयान ने कहा, मैं जियोयान एक कीमियागर हूं और मैं यहाँ कुछ व्यवसाय करने की योजना बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि रानी मुझे देखेगी। बुतान शहर के जियाओ परिवार से रानी मेडुसा ने जियोयान को घूर कर देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर अनजाने में ही परी जैसा आकर्षण झलक रहा था। आप मुझे जानते हैं? जियोयान ने अपनी लाल को ढकने के बाद आश्चर्य से कहा। ये स्पष्ट टैगोर रेगिस्तान में मेरा पहला दौरा था, फिर दूसरा पक्ष मुझे कैसे जान सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओ परिवार के पूर्ववर्तियों में से कुछ लोग कभी टैगोर रेगिस्तान गए हों? जैसे ही वह सोच रहा था, एक अवर्णनीय भयानक हत्या का इरादा अचानक उसके पूरे शरीर में फैल गया। माना जैसे ही यह शब्द बोला गया, रानी मेडुसा पागल हो गई और उसने जियोयान पर उन्मत्त होकर हमला कर दिया। यदि याओ लाओ इस समय उसके शरीर को नियंत्रित नहीं कर रहे होते तो वह गंभीर रूप से घायल हो चुका होता। क्या रानी मेडुसा पागल है? जियोयान घबरा गया क्योंकि रानी मेडुसा अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी, मानो उन दोनों के बीच कोई गहरी नफरत थी। सांप जनजाति के योद्धाओं, इस आदमी को मारने के लिए एक साथ काम करो। रानी की ठंडी आवाज पूरे प्राचीन शहर में गूंज उठी। एक क्षण में ही अनेक पुरुष लड़ते राजा दौड़े चले आए। जियोयान अचानक एक अंतहीन घेराबंदी में फंस गया था। क्या तुम्हारे जियो परिवार ने उसके साथ कुछ किया? वह पागल क्यों है और तुम्हें मारना चाहता है? याओ लाओ भी थोड़ा परेशान हो गया और असहाय होकर पूछा। रानी मेडुसा और कई युवान की घेराबंदी से निपटना पहले से ही काफी मुश्किल था। सांप लोगों के हृदय क्षेत्र में उसने कई युवान स्तर की आभाओं को भी महसूस किया जो पुनर्जीवित हो रही थी। मुझे लगता है कि उन्हें जल्दी ही यहाँ आ जाना चाहिए। मुझे नहीं पता। जियोयान रोने ही वाला था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उसे पूरे सांप कबीले ने शिकार बना लिया। इस तरह का अन्याय कौन सहन कर सकता है? वैसे भी याओ लाओ और अधिक समय तक टिक नहीं सकता। चलो पहले चलते हैं, हम बाद में विभिन्न कारणों के बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद याओ लाओ ने निर्णायक रूप से पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि आत्मा की शक्ति सचमुच बर्बाद नहीं हो सकती। याओ लाओ ने अपने चारों ओर से लड़ रहे लोगों को देखा, अपनी आस्तीनें लहराईं और उसकी आस्तीनों से सफेद ज्वाला का एक बड़ा गोला फूट पड़ा, जिसने तुरंत सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तभी जियोयान का शरीर अचानक कांपने लगा और फिर रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो गया। याओ लाओ के गायब होने से रानी मेडुसा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली, अपने हाथों को धनुष के आकार में रख लिया और फिर धीरे-धीरे अपने शरीर को घुमाया, जैसे कि वह हमला करने के लिए लक्ष्य खोजने के लिए अपनी धारणा पर भरोसा कर रही हो। आकाश में अचानक शांति छा गई। हालांकि ये चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। यह अचानक टूट गई। रानी मेडुसा, जिसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली थी, ने अचानक उन्हें खोला और ठंडी आवाज में कहा, प्राचीन संरचना के साथ वह बाहर नहीं निकल सकता। सभी लोग पूरे शहर की तलाशी लें। हाँ, इस दिन पूरी सब जनजाति ने एक साथ मिलकर प्राचीन रेगिस्तानी शहर को लगभग उलट कर दिया था। जियोयान एक कोने में छिप गया, अपनी सांस को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। याओ लाओ की कमजोर आवाज धीरे से निकली, मेरी शक्ति केवल आधे महीने तक आपकी आभा को छिपा सकती है। भविष्य में इस शहर से भागने के लिए आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। उसने पहले लिंगियम को दबाया और उसकी कुछ आत्मा शक्ति का उपभोग किया और फिर जियोयान के शरीर को नियंत्रित करके जियाओबाई को बचाने के लिए मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में गया। हालांकि वह उसे बचाने में विफल रहा, फिर भी उसकी आत्मा शक्ति का उपभोग किया गया। उसके बाद उसने अपनी आधी ऊर्जा जियोयान के साथ उसके प्रशिक्षण में खर्च कर दी थी और अब उसे पीटा जा रहा था। वह कैसे टिक सकता था? केवल आधा महीना। जियोयान ने अजीब तरीके से सिर हिलाया, उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। यदि वह आधे महीने के भीतर बच नहीं पाया तो संभवतः उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह ये नहीं समझ पाया कि रानी मेडुसा क्यों पागल हो गई जब उसने सुना कि वह बुतान शहर के जियो परिवार से है। 50 अध्याय 50 मेडुसा के विचार, सर्वोच्च अस्थि का सम्मेलन। रानी, हमें बुतान शहर में जियो परिवार के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। एक सुंदर आकृति जो थोड़ी थकी हुई लग रही थी, बिजली की तरह हॉल के बाहर से अंदर आई। वही घुटने पर बैठ गई और रानी मेडुसा को आदरपूर्वक प्रणाम किया, जो मंच पर बैंगनी क्रिस्टल सिंहासन पर आसी हंस से झुकी हुई थी। जो व्यक्ति आया था वह सर्प लोगों के 8 आदिवासी नेताओं में से एकमात्र महिला थी, जिसका नाम यूमेई था। इस बार उन्हें रानी मेडुसा द्वारा बुतान शहर में जियो परिवार के बारे में जानकारी की जांच करने का काम सौंपा गया था। रानी मेडुसा ने अपनी कमर को थोड़ा सीधा किया और उसका मोटा शरीर तुरंत एक आकर्षक रूपरेखा के साथ उजागर हुआ। उसने आलस से हिलाया, फिर यूमेई द्वारा उसे दिया गया लिफाफा ले लिया। बुतान शहर में जियो परिवार के बारे में जानकारी को संक्षेप में ब्राउज करने के बाद उसकी खूबसूरत आंखों में संदेह का एक संकेत दिखाई दिया। यदि उसके द्वारा प्राप्त प्राचीन पुस्तक के अभिलेखों का पालन किया जाता तो भी जियोयान को सिर्फ एक बेकार चीज ही माना जाता, जिसका सभी द्वारा उपहास किया जाता। वह स्तर का योद्धा कैसे हो सकता है और बुतान शहर में जियो परिवार का मुखिया बदल गया लगता है। एक लंबी चुप्पी के बाद रानी मेडुसा ने खुद से कहा, जियोबाई, क्या यह उससे संबंधित हो सकता है? अल्पविराम। अगले दिन सूर्य में 3 ध्रुव। जियोबाई अचानक नींद से जाग उठा। न केवल उसके शरीर की सारी थकान गायब हो गई थी, बल्कि वह चमक भी महसूस कर रहा था। आसपास का वातावरण नहीं बदला है और यह अभी भी एमेथिस्ट विंगलांड किंग की गुफा में है, लेकिन छोटी मेडिकल परी गायब हो गई है। क्या वह अकेला चला गया? जियोबाई ने अनुमान लगाया। अचानक उसे अपने शरीर में एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का संचार महसूस हुआ। मैं 3 सितारा रूलिंग स्तर तक पहुंच गया। क्या हो रहा है? जियोबाई थोड़ा उलझन में था। यह कैसे वह बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार 3 छोटे क्षेत्रों में सेंध लगाने में कामयाब हो गया? इसके अलावा उसे अपनी छाती में एक अत्यंत शक्तिशाली बल महसूस हुआ, जैसे कि किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो। संदेह से भरे मन से जियोबाई ने सिस्टम खोला। तभी मुझे एहसास हुआ कि सिस्टम पेज पर वास्तव में कई अपरिचित संदेश प्रदर्शित हो रहे थे। जियोबाई ने हाथ बढ़ाकर जांचने के लिए क्लिक किया और वे सभी तुरंत सामने आ गए। डिंग, जहरीली गोली को गाढ़ा करने और छिपे हुए मिशन को पूरा करने में जियाओ की मदद करने के लिए मेजबान को बधाई। छिपा मिशन पुरस्कार 1, सुप्रीम बोन। हिडन मिशन रिवॉर्ड 2, फाइट्स ब्रेक्सपियर के मूल उपन्यास का पहला खंड। डिंग, सुप्रीम बोन का स्वचालित सम्मेलन शुरू होता है। प्रगति 50% तक पूरी हो चुकी है। क्या आप एकीकरण जारी रखना चाहते हैं? सुप्रीम बोन, जियाओबाई दंग रह गई। आखिर यह उसी आयाम से आया साधारण काया कैसे है? तथाकथित सर्वोच्च अस्थि कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को संदर्भित करती है, जिनके जन्म के समय उनकी हड्डी उनसे ढकी होती है। यह हड्डी अंततः अपने मालिक को एक जादुई शक्ति प्रदान करेगी जो उसे प्राचीन पौराणिक जानवरों की शक्ति से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। जिस किसी के पास यह हड्डी होगी वह अवश्य ही मानव जाति का सर्वोच्च नेता होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन पवित्र शरीर प्राप्त करने के बाद वह वास्तव में खुद को सर्वोच्च अस्थि का एक टुकड़ा प्राप्त करेगा। यह वास्तव में बहुत बढ़िया है। जियोबाई की नजरें नीचे झुक गईं और जब उसने फाइट्स ब्रेक्सपियर के मूल उपन्यास के पहले खंड के लिए नाम देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। मूल रूपों कैंटियों के प्रथम खंड के लिए यह क्या इनाम है? इस चीज से मुझे क्या फायदा? जियाओबाई अवाक रह गई। उन्हें फाइट्स ब्रेक्सपियर का सामान्य कथानक याद था और उन्हें मूल उपन्यास को दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उनके आगमन के कारण कथानक में पहले से ही कई परिवर्तन हुए हैं और तितली प्रभाव शुरू हो गया है।
फाइट्स ब्रेक स्फीयर के मूल उपन्यास का पहला खंड पूरी तरह से बेकार है। डिंग, सिस्टम ने पहले ही पता लगा लिया है कि होस्ट को इसकी आवश्यकता नहीं है और इसे पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिया है जिसे इसकी आवश्यकता है। किसी को जरूरत है, तुम इसे जियाओ यान को नहीं दोगे, है ना? जियाओ बाई हैरान रह गया। अगर जियाओ यान ने वास्तव में यह मूल पुस्तक देखी तो उसका आक्रोश असहनीय हो जाएगा। भले ही वह लंबे समय से भाग्य के बच्चे द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन घृणा को चरम पर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? आखिर अब वह नायक है, अगर उसकी प्रतिभा अचानक फूट पड़ी तो उसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही जियाओ बाई दिवास्वप्न देख रही थी, सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से बज उठा। डिंग, ट्रांसमिशन का लक्ष्य है रानी मेडुसा, तुमने इसे मेडुसा को दे दिया। जियाओ बाई दंग रह गई और खुद को ये पूछने से नहीं रोक सकी उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। इस समय वे जियो यान का शिकार कर रहे हैं। पफट, हा। जियाओ बाई खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उन्हें गंभीरता से संदेह था कि प्रणाली ने मूल फाइट्स ब्रेक स्फीयर के पहले खंड को केवल रानी मेडुसा और जियाओ यान के बीच संघर्ष को तीव्र करने के लिए पुरस्कृत किया था। दोस्ताना अनुस्मारक, रानी मेडुसा ने आप पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं क्या? जियाओ बाई को भ्रम हुआ और उसने पूछा, मूल उपन्यास पढ़ने के बाद वह मुझे क्यों निशाना बना रही है? सिस्टम जवाब नहीं देता। जियाओ बाई के पास इसके बारे में खुद सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक क्षण के बाद जियाओ बाई को धीरे धीरे होश आया। वास्तव में वह रानी मेडुसा है, मूर्ख नहीं। क्या वह उपन्यास में लिखी किसी बात पर विश्वास करेगी? इसकी निश्चित रूप से पुष्टि की जानी चाहिए। सत्यापन के बाद यदि समस्या आप में ही पाई जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कोई बात नहीं, बस अपनी नजर मुझ पर रखो। जियाओ बाई ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया और कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे रानी मेडुसा को ठीक होने में मदद करनी होगी। ये झगड़ा तो बनना ही है, चाहे कुछ भी हो। जियो बाई ने अपना ध्यान फिर से सिस्टम पेज की ओर लगाया। सर्वोच्च हड्डी केवल आधी जुड़ी हुई है, इसलिए इसे एक चरण में पूरा किया जाना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ बाई ने सीधे कहा, जारी रखें। चर्चा। एक शानदार दिव्य प्रकाश फूट पड़ा जिसने जियाओ बाई के शरीर को घेर लिया, अपने साथ एक भव्य आभा और राजसी शक्ति लेकर आया। प्रकाश ने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। एक पल में जियाओ बाई के सामने चीजें काफी बदल गईं। जो दुनिया सामने आती है उसे 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी कहा जाता है। स्वर्ग का मार्ग शून्य के ऊपर प्रकट हुआ और सर्वोच्च दिव्य प्रकाश भेजा जिसने जियाओ बाई के शरीर के हर हिस्से को ढक लिया। उसकी छाती में थोड़ी सी आदि ऊर्जा संघनित हो गई, मानो उसकी कुछ बची हुई हड्डियां परिपूर्ण हो रही हों। उसी दुनिया से स्वर्गीय दाव के आशीर्वाद के बिना परिणामी काया अपूर्ण होगी। डिंग, सर्वोच्च अस्थि संलयन शुरू होता है। भारी मात्रा में शक्ति एकत्रित होती रही और जियाओ बाई का आहामंडल बढ़ता रहा। वह स्वयं को धर्म में परिवर्तित कर लेता है। जियो बाई की आंखें चमक उठी और उसने अचानक महान परिवर्तन तकनीक का उपयोग करके एक मानव आकृति बनाई जो उसके बदले में बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। वह इस विकसित क्लोन का उपयोग करके इस दुनिया के दृश्यों की एक झलक लेना चाहता है। क्लोन जियो बाई ने बस अपने शरीर को इधर उधर घुमाया और धीरे धीरे अनुकूलित हो गया। शायद उसने अभी तक परिवर्तन के महान नियम में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी और उसके क्लोन की ताकत मुख्य शरीर की तुलना में केवल एक तिहाई थी। बूश, जियो बाई प्रकाश की धारा में बदल गई और नाकाबंदी क्षेत्र से बाहर निकल गई। अगले ही पल अचानक बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई। इसने अकल्पनीय गति से जियाओ बाई के क्लोन को टक्कर मारी। क्लोन बिना किसी रहस्य के धूल में बदल गया, आकाश में गायब हो गया। असफल। जियाओ बाई ने थोड़ा सा वहीं से कोड़ी। ऐसा लगता है कि मैं केवल एक सर्वोच्च काया प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति चुरा सकता हूं, लेकिन मैं वास्तव में सीमा को पार नहीं कर सकता और नीचे नहीं उतर सकता। या शायद मेरी अपनी ताकत पर्याप्त नहीं है। चूंकि कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जियो बाई केवल स्वर्ग की शक्ति को शांति से स्वीकार कर सकती थी। एक लंबे समय के बाद जियो बाई ने गुफा में धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके चारों ओर की आभा 5 सितारा रूलिंग के स्तर तक बढ़ गई थी। एक सर्वोच्च हड्डी को जोड़कर उसने सीधे आधे प्रमुख क्षेत्र को तोड़ दिया। कितनी तीव्र प्रगति। धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलकर चमकती धूप को देखकर उसका मूड भी काफी अच्छा हो गया। अच्छा नहीं है, अचानक उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी निगाह मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला के एक कोने की ओर मुड़ गई। छोटी मेडिकल परी को कुछ हो गया है। अल्पविराम।